पीडीटी उपन्यास में आपका स्वागत है। हम लोकप्रिय वेब उपन्यासों को ऑडियो बुक के रूप में जीवन में लाते हैं, जिससे आपके लिए कभी भी महान कहानियों का आनंद लेना आसान हो जाता है। नियमित अपलोड और इमर्सिव स्टोरी टेलिंग के लिए सदस्यता लें। अध्याय 251 शिक्षण चुंबन तकनीक। जब तक वह तियानही में नंबर 1 दानव राजा जिनपेंग से कुछ कदमों से बच सकता था, तब तक उसे अपने शरीर में जेनेक्सियन पैलेस को बुलाने और जिनपेंग पर एक चुपके हमला शुरू करने का अवसर होगा। आखिरकार वह युआन के लिए उसका सबसे शक्तिशाली हमला अब चेंग तियायाओ के क्लोन का उपयोग करने के लिए है, ताकि जेनेक्सियन महल को नियंत्रित किया जा सके और दुश्मन को आश्चर्य से भारी झटका दिया जा सके। इस तरह की सोच उन्होंने युआन ने अपनी आंखों में खुशी के संकेत के साथ लिन लायू को देखा और कहा, लैन्यू की मदद से हम निश्चित रूप से इस बार तियानही में गोल्डन विंग डापेगबर्ड कबीले के लिए अशांति पैदा करने में सक्षम होंगे। लिन लानी ने उसे सोच समझकर देखा और कहा, मुझे तियानही के राक्षसों से निपटने पर कोई आपत्ति नहीं है, हालांकि मैं थोड़ा उत्सुक हूँ। ऐसा लगता है कि वह युआन आप किंगुयू फॉक्स कबीले के लोमड़ी के बारे में थोड़ा चिंतित हैं, आप नहीं हैं? हाँ। वह युआन थोड़ा स्तब्ध था, नए पेंगलाई मंडप मास्टर के शब्दों के अर्थ को समझने का नाटक करते हुए, और कहा, लैन्यू आप हम क्या आप थोड़े संवेदनशील हैं? हाँ। ये सुनकर लिन लानी ने अपने कंधों को हिला दिया, लेकिन इस मुद्दे के बारे में युआन को पेशर करना जारी नहीं रखा। वास्तव में बुद्धिमत्ता के संदर्भ में वह पेंगलाई मंडप की नई नेता किसी भी तरह से यूनिहाई पीक के नेता फेयरी लिंगमियाओ से हीन नहीं है। इसलिए फेयरी लिंगमियाओ वह युआन के कुछ शब्दों से बता सकते थे कि इस आदमी का तुशन्या के प्रति एक अजीब रवैया था। लिन लान्यू इसे कैसे नहीं देख सकता है, लेकिन यही वह जगह है जहां उसकी चतुराई है। ये स्पष्ट था कि ऐसा लग रहा था कि वह युआन और किंगक्यू फॉक्स लॉर्ड के बीच कुछ गड़बड़ कर रहा था, लेकिन उसने इसे इंगित करने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि उसकी राय में जिस व्यक्ति ने युआन और किंगक्यू फॉक्स लॉर्ड के बीच संबंध को इंगित किया, वह एक महिला होनी चाहिए जो युआन के करीब हो। उसके लिए यह बेहतर है कि वह उसके जैसे विश्वासपात्र पर बहुत अधिक ध्यान न दे जो बाहर से है। तब अगले क्षण उसने इस विषय को बदल दिया और पूछा, अब जबकि अमर मार्शल आर्ट्स सम्मेलन खत्म हो गया है, तो क्या आप पेंगलाई द्वीप के आसपास घूमना जारी रखने और कुछ दिनों के लिए आराम करने की योजना बना रहे हैं, या आप तुरंत असंख्य अमर संप्रदाय में वापस जा रहे हैं? उन्होंने युआन ने अपनी नाक की नोक को छुआ और कहा, ये अभी तक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इससे पहले कि मैं संप्रदाय में लौटने के लिए छोड़ दूं, मैं आऊंगा और आपको अलविदा कहूंगा। लान्यू क्या ऐसा है? जैसे कि उसने जो जवाब चाहा उसे मिल गया था। लिन लैन्यू ने उस पर थोड़ा सिर हिलाया और कहा, उस मामले में साथी डोइस्ट वह, क्या आपके पास कहने के लिए कुछ और है? यदि नहीं, तो लैन्यू मेरे पेंगलाई मंडप के सरकारी मामलों से निपटने के लिए पहले छोड़ देगा। वह युआन एक पल के लिए चुप था, बिना जवाब दिए उसे घूर रहा था। ये देखकर लिन लैन्यू ने थोड़ा डूब गया, फिर उसे नजरअंदाज कर दिया और उसकी पतली कमर को घुमाया, जिससे उसके 3000 काले बाल और हवा में नीले रंग की स्लिम स्कर्ट नृत्य हो गया। वह अपने कमर के पैरों को स्थानांतरित करने और इस प्राचीन मंदिर को छोड़ने वाली थी, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद वह फिर से रुक गई, फिर भी अपने पतले और सुंदर को वापस युआन में बदल दिया और कहा, यह मेरे पेंगलाई मंडप का दिल है। आपको बाग में खो जाने से रोकने के लिए लैन्यू व्यक्तिगत रूप से आपको दूर ले जाएगा। कोई जल्दी नहीं, उन्होंने युआन ने कहा, मुझे पहले प्रबुद्ध चाय के पेड़ से कुछ चाय के बीज लेने दें और फिर उन्हें प्रभाव को देखने के लिए हमारे वानक्सियन संप्रदाय के पहाड़ के पीछे निषिद्ध क्षेत्र में रोपण करें। खत्म। वह चाय के पेड़ के नीचे झुक गया और कुछ चाय के बीज की तलाश की, जिसे उसने एक चमकदार सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन की बोतल में रखा। तब उन्होंने लिन लैन्यू का आज्ञाकारी रूप से पीछा किया और उनके मार्गदर्शन में उन्होंने पेंगलाई मंडप को पार किया और सीधे मुख्य हॉल की ओर बढ़े। मुझे नहीं पता कि यह इसलिए था क्योंकि लिन लॉयू अपने सिर के साथ कुछ के बारे में सोच रहा था या क्या, लेकिन किसी भी मामले में लिन लानी, जो रास्ते का नेतृत्व कर रहा था, तेजी से नहीं चलता था, ताकि वह युआन, जो पीछे पीछा कर रहा था, ने बड़े कदम नहीं उठाए। कई महलों के माध्यम से गुजरते हुए जब मुख्य महल दृष्टि में था, लिन लानियू अचानक रुक गया और एक ठंडी आवाज में कहा, वह युआन, क्या आपके पास वास्तव में लिनी को कहने के लिए कुछ नहीं है? कारण मैं यहाँ रुक गया। एक और यह इसलिए था क्योंकि मुख्य हॉल में पहुंचने के बाद अगला कदम पेंगलाई मंडप के पहाड़ के गेट को छोड़ना और सीधे पेंगलाई फेयरी माउंटेन में जाना था। दूसरी ओर ये दो महलों के बीच एक कोना है और मंडप में कुछ शिष्य पास हो जाएंगे। यहाँ पुकारना। उन्होंने युआन ने एक गहरी सांस ली, एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया और सीधे पेंगलाई मंडप के नए नेता के नाजुक शरीर में आ गए। उसने तुरंत अपनी बाहों को उसकी पतली कमर के चारों ओर रख दिया और फिर उसे अपनी बाहों में हवा में पकड़ लिया, उसे चारों ओर घुमाया और उसे सामने से उसकी बाहों में गिरने दिया। विज्ञापन। आप। लिन लान्यू का सुंदर चेहरा मामूली आश्चर्य में एक ओ आकार में खोला गया। सौभाग्य से उसे समय में एहसास हुआ कि वे अब पेंगलाई मंडप में थे। अगर उसने जोर से शोर मचाया तो वह शायद मंडप में बुजुर्गों का ध्यान तुरंत आकर्षित करेगी, इसलिए उसने सिर्फ आप शब्द कहा और बात करना बंद कर दिया। अभी पेंगलाई मंडप के नए मंडप मास्टर ने उसके नाजुक सिर को थोड़ा ऊपर उठाया, उसका सुंदर चेहरा उसके कानों तक पहुंच गया। उसकी आंखें शर्म और समय से भरी हुई थीं, फिर भी उसने गरिमापूर्ण दिखने की कोशिश की क्योंकि वह उस पर घबरा गई थी। उसने कहा, वह युआन, ये पेंगलाई मंडप है। क्या आप मुझे क्या करना चाहते हैं, मंडप मास्टर? ये सुनकर वह युआन ने गैर हंसी से कहा और कहा, अभी लानू, क्या आपने मुझसे यह नहीं पूछा कि क्या मेरे पास आपसे कुछ भी कहने के लिए कुछ है? यह वही है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बू। बोलने के बाद उन्होंने लिन लैन्यू को प्रतिक्रिया देने के लिए समय नहीं दिया। वह अचानक लाइटनिंग की तरह लिन लैन्यू के सुंदर चेहरे के करीब चला गया और उसके चेरी होठों को चूम लिया, जैसे कि एक ड्रैगन फ्लाई पानी को छू रहा था। स्विश। इस समय लिन लैन्यू का सुंदर चेहरा अचानक खून की तुलना में भी लाल हो गया। जाहिर तौर से उसने कभी नहीं सोचा था कि वह युआन पेंगलाई मंडप में पेंगलाई मंडप के नए नेता उसके साथ इश्कबाजी करने के लिए इतना बोल्ड था। लेकिन यह अजीब है, यदि किसी अन्य व्यक्ति ने उसके लिए इतना तुच्छ होने की हिम्मत की तो लिन लायू ने उसे एक गूदा में थप्पड़ मारा। हालांकि अब जब वह युआन ने उसका फायदा उठाया था तो उसे लगा जैसे उसकी सारी ताकत उसके शरीर से निकली हो गई हो। वह नर्म और कमजोर महसूस करती थी और लगभग युआन की बाहों में ढह गई। पिछली बार लिन चयंग द्वारा खोले गए छोटे से दुनिया में लकड़ी के घर में वह बहुत सचेत नहीं थी, क्योंकि उसे ड्रैगन किंग के कामोत्तेजक द्वारा जहर दिया गया था। जब वह युआन के साथ एसेक्स कर रही थी तो वह बहुत गहराई से महसूस नहीं करती
थी और अब वह बहुत सचेत थी, इसलिए उसने इतनी दृढ़ता से प्रतिक्रिया व्यक्त की जब उसने युआन ने अपने होठों को अचानक से पीटा। इसके अलावा ये पेंगलाई मंडप का इंटीरियर है और उसने कभी सपना नहीं देखा कि वह युआन इतना बोल्ड होगा। लेकिन वह कभी भी उम्मीद नहीं थी कि यह सिर्फ शुरुआत थी। अगला, वह युआन के उसके प्रति कार्यों को वास्तव में उसे बहुत शर्म और गुस्सा दिलाता था। वह युआन के हाथ, जो उसकी पतली कमर के आसपास थे, धीरे धीरे उसके नितंबों तक फिसल गए, उसके बाएं और दाहिने नितंबों का समर्थन करते हुए, और वास्तव में उसके पूरे शरीर को उठा लिया। तब फिर उसने अपने पतले पैरों को अलग किया और उसे अपनी कमर के चारों ओर अपने पैरों को जकड़ दिया। इस समय दोनों का आसन बेहद अस्पष्ट है। लिन लानी इतनी शर्मिंदा थी कि उसने अपना सिर युआन की छाती में दफन कर दिया। उसकी आवाज कमजोर थी और उसने कहा, वह युआन, तुम मुझे मारने जा रहे हो। यदि मेरे किसी भी पेंगलाई मंडप शिष्यों को पता चला कि मैं आपके साथ इस तरह की अंतरंग स्थिति में था, तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। आप किस बात से भयभीत हैं? वह युआन ने अपनी कमर को एक साथ दबाकर दबा दिया। उन्होंने कहा, आप लिन लानी अब पेंगलाई मंडप के निर्विवाद नेता हैं। क्या आप अभी भी अन्य लोगों की निजी गपशप से डरते हैं? इसके अलावा पुरुषों और महिलाओं के बीच प्रेम मानव स्वभाव है। हमारे लिए खेती करने वालों के लिए हृदयहीन और प्रेमहीन होने का कोई नियम नहीं है ना? उद्धरण चिन्ह। लिन लेन्यू ने उस पर अपनी आंखें घुमाईं और कहा, ये सच है, लेकिन मैंने केवल पेंगलाई मंडप का नियंत्रण लिया है और अभी तक कई सकारात्मक योगदान नहीं दिए हैं। अगर शब्द ये हो जाता है कि मैं फिर से मंडप के बाहर पुरुषों के साथ घूम रहा हूँ, तो मुझे डर है कि पेंगलाई मंडप के भीतर मेरी प्रतिष्ठा गिर जाएगी, है ना? उद्धरण चिन्ह। वह युआन ने बेईमानी से हंसते हुए कहा, तो यह वही है जिसके बारे में आप चिंतित हैं। आखिरकार आपके पेंगलाई मंडप के बुजुर्गों ने सभी असाधारण प्रतिभा को देखा है जो मैंने अमर मार्शल सम्मेलन में प्रदर्शित किया था। इसलिए उन्हें हमें एक साथ देखने के लिए खुश होना चाहिए, है ना? यह एक निश्चित सीमा तक हमारे दो संप्रदायों के बीच शत्रुता के वर्षों को कम करने में भी मदद करेगा। क्यों नहीं करते? ये युआन के शब्दों को सुनने के बाद लिन लेन्यू एक पल के लिए चुप था। वास्तव में वह भी वर्षों से पेंगलाई मंडप और वानक्सियन संप्रदाय के बीच खुले और गुप्त संघर्षों से थोड़ा थक गई थी। यदि उसके और वह युआन के बीच का संघ दो संप्रदायों को अपने अतीत की कमी को अलग करने और एक दूसरे की मदद करने की अनुमति दे सकता है, तो यह एक अच्छा विकल्प होगा। केवल लिन लान्यू मदद नहीं कर सकता, लेकिन कड़वाहट से मुस्कुरा सकता है। उसने कहा, यदि आप और मैं एक सार्वजनिक युगल थे, तो शायद हम आपके द्वारा वर्णित प्रभाव को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन समस्या यह है, आप पहले से ही अपनी वरिष्ठ बहन से शादी कर चुके हैं। मुझे डर है कि हम खुले तौर पर एक युगल नहीं कह सकते हैं, है ना? विज्ञापन नहीं। उसने युआन ने एक हाथ से अपने कूल्हे को पकड़ लिया और दूसरे के साथ उसकी नाक की नोक को छुआ। उन्होंने कहा, ठीक है, क्योंकि हम अपने रिश्ते को खुले तौर पर व्यक्त नहीं कर सकते हैं, ये पेंगलाई मंडप के बुजुर्गों को आश्वस्त करता है। कम से कम इस तरह से उन्हें पेंगलाई मंडप के भविष्य के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। वह जारी रखने से पहले रुक गया। लान्यू, इस बारे में सावधानी से सोचें। यदि हम एक भव्य शादी करते हैं और मेरी खेती छलांग और सीमा से आगे बढ़ती है, तो इतना शक्तिशाली हो जाता है कि पेंगलाई मंडप भी मुझे देखेंगे। वे कैसे चिंता नहीं कर सकते कि पेंगलाई मंडप को वानक्सियन संप्रदाय में अवशोषित किया जा सकता है। लिन लानी ने अपने पैरों को युआन की कमर और पेट के चारों ओर घुमाया, आधा हवा में लटका। वह हमेशा महसूस करती थी कि आसन बहुत अजीब था, इसलिए वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन संघर्ष और उस पर मोड़ दे। उसने उस पर अपनी आंखें घुमाईं और कहा, वैसे भी लान्यू जानता है कि आप बहुत वाकपटु हैं। इस संबंध में लान्यू केवल हार मान सकता है। वह युआन को लिन लेन्यू के नाजुक शरीर द्वारा इस तरह से घुमाया गया था और उसके पेट में बुराई की आग बुदबुदा रही थी। उन्होंने कहा, LANYUE, नहीं, इतना अजीब मत बनो, अन्यथा मुझे डर है कि मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर पाऊंगा और आपके लिए और भी अधिक अपमानजनक कुछ नहीं कर पाऊंगा। लिन, लान्यू ने एक प्रकाश रोने दिया और जल्दी से बंद कर दिया कि वह क्या कर रही थी। उसका सुंदर चेहरा बह गया क्योंकि वह युआन के सुंदर चेहरे को देखती थी, जो उससे केवल आधा फुट दूर थी। उसकी आंखों में एक चेतावनी दी गई थी। वह युआन, तुम कुछ भी लापरवाह नहीं करना चाहिए। वह चुंबन अभी ठीक है, लेकिन अगर आप मेरे लिए और अधिक अपमानजनक करने की हिम्मत करते हैं, तो लैन्यू निश्चित रूप से आपको माफ नहीं करेंगे। उन्होंने युआन ने पेंगलाई मंडप के नए सिर को देखा, जो उसे घूरते हुए घूर रहा था। डरता था कि वह अचानक अपने जानवर को खो देगा और उसके लिए कुछ अनुचित होगा। वह अचानक हंस गया और कहा, लान्यू, तुम क्या सोच रहे हो? मैं अभी तुम्हें सिर्फ चिढ़ा रहा था। उन्होंने हमेशा पुरुषों और महिलाओं के बीच मामलों में आपसी सहमति में विश्वास किया है और कभी किसी को मजबूर नहीं करेंगे। उद्धरण चिन्ह। इसलिए वह अचानक सिकुड़ गया और कहा, जब तक आप, लायू, अपने शरीर को मुझे देने के लिए तैयार हैं, अन्यथा मैं निश्चित रूप से आप पर खुद को मजबूर नहीं करूंगा। ओह, ये सुनकर कि उन्होंने युआन ने क्या कहा, लिन लायू मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसे गहराई से देख सकता था। हालांकि वह शायद ही कभी पेंगलाई द्वीप को छोड़ देती थी, लेकिन उसने युआन की पिछली प्रतिष्ठा को एक प्लेबॉय के रूप में सुना था। सबसे व्यापक रूप से प्रसारित अफवाह ये थी कि वह युआन वानसियन संप्रदाय के नेता के इकलौते बेटे के रूप में अपनी स्थिति पर भरोसा करते हुए कई जघन्य कार्य किए थे, जैसे कि लोगों से महिलाओं का अपहरण करना। लेकिन अब जब उसने देखा कि वह युआन ने वास्तव में अपनी इच्छाओं का सम्मान किया और खुद को मजबूर करने से इनकार कर दिया, तो उसने अधिक से अधिक महसूस किया कि उसकी पसंद सही थी। उसके सामने वानक्सियन संप्रदाय का उभरता हुआ तारा उसके विश्वास के योग्य एक अस्तित्व है। इस तरह की सोच, उसने अपने सुंदर चेहरे पर एक बेहोश लश के साथ उस पर नजर डाली और कहा, अगर ऐसा है तो आप लैन्यू को जाने क्यों नहीं देते? कोई जल्दी नहीं। हालांकि उन्होंने युआन ने इस बार उसकी बात नहीं सुनी। इसके बजाय उसने अपने दोनों हाथों से उसे तंग किया और एक शैतानी मुस्कान उसके होंठों के कोने पर दिखाई दी, जैसा कि उसने कहा, हालांकि मैं आपको अपने शरीर लैन्यू के लिए मजबूर नहीं करूंगा। मैं अभी भी आपको कुछ रुचि दे सकता हूँ। दिलचस्पी। लिन लानी ने भ्रम की स्थिति में उसे देखा, लेकिन फिर उसे बोलने का मौका दिए बिना वह युआन अचानक अपना सिर उसकी ओर ले गया और उसके नर्म होठों को बिट कर दिया। लेकिन इस बार उन्होंने युआन ने केवल सतह को नहीं छुआ, उन्होंने अपनी जीभ की नोक का इस्तेमाल धीरे धीरे लिन लेन्यू के चेरी होठों को खोलने के लिए किया, जो उसके दांतों से कसकर जकड़े हुए थे। जल्द ही उसने अपनी जीभ उसके साथ उलझा और उस पर हमला करने लगा। ये किस? वह युआन लगभग समय की एक धूप की छड़ी तक चला, जब तक कि लिन लानी, जिसकी जीभ और चेरी के होठों को कसकर उसके द्वारा पकड़ लिया गया था, थोड़ा बेदम था और उसने आखिरकार पेंगलाई मंडप के नए नेता को जाने दिया।
तब उसने धीरे से प्यारी लड़की को अपनी बाहों में डाल दिया। अभी चुंबन के बाद लिन लेन्यू पूरी तरह से चकित हो गया था और उसके पैर गले में थे। युआन द्वारा नीचे रखे जाने के बाद आखिरकार उसे ठीक होने से पहले उसे एक लंबा समय लगा और मजबूती से खड़े होने में कामयाब रहा। उसने युआन को जमकर देखा और कहा, वह युआन, क्या आप जानते हैं कि अगर लेन्यू ने मेरी जिंदन स्टेज पावर का इस्तेमाल किया था तो अभी तक आपकी जीभ से मुक्त होने के लिए, जबरन अपनी जीभ से मुक्त होने के लिए, मुझे डर है कि आप अपने मुंह से खून बह रहे होंगे और बोलने में असमर्थ होंगे। उन्होंने युआन ने अपने हाथों को फैलाया और कहा, यदि आप अपनी जीभ की नोक को काटते हैं तो लान्यू, इसका मतलब है कि चुंबन कौशल जो मैंने सिखाया था वह आप पर नहीं थे। आपको इस पर काम करते रहने की आवश्यकता है। लिन लान्यू, वह लगभग मदद नहीं कर सकती लेकिन ऊपर उठती है, आदमी के कॉलर को मोड़ देती है और उसे सीधे पेंगलाई पर्वत से बाहर फेंक देती है। विज्ञापन अध्याय 252 फिर से लुओ बिंग से मिलना। ये वास्तव में था क्योंकि उसने युआन ने जो कहा था वह बहुत बेशर्म था कि लिन लेन्यू का सुंदर चेहरा शर्म के साथ लाल हो गया और वह इस बी तारांकन डी को मौके पर पेंगलाई पर्वत से थप्पड़ मारना चाहती थी। अगर मैं आपकी जीभ की नोक को काटता हूं तो आपका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक मास्टर के रूप में आपके द्वारा सिखाए गए चुंबन कौशल काफी अच्छे नहीं है और आपको इस पर काम करने की आवश्यकता है। क्या इस तरह के शब्दों को एक महिला के सामने इतनी आसानी से कहा जा सकता है? लिन लायू ने इस समय अपनी मुट्ठी को कसकर पकड़ लिया। अगर उसने यह नहीं माना कि यह जगह अभी भी पेंगलाई मंडप के दायरे में थी तो उसका कोई भी अभद्र व्यवहार मंडप में उसके साथी शिष्यों का ध्यान आकर्षित कर सकता है। वह अपना धैर्य खो देती थी और उसके सामने युआन पर हमला करती थी। उन्हें लगता है कि युआन ने निर्धारित किया था कि लिन लेन्यू उस पर हमला करने के लिए बहुत सतर्क थे, इसलिए उन्होंने पेंगलाई मंडप के नए नेता के सामने इतनी बेईमान काम किया। उन्होंने कहा और कहा, लायू, क्या आप गर्म हैं? आपका चेहरा इतना लाल क्यों है? पुकारना। लिन लान्यू ने एक लंबी आह भरी, खुद को अपना आपा नहीं खोने के लिए मजबूर किया। एक लंबे समय के बाद वह आखिरकार शांत हो गई और कहा, ये गर्म नहीं है, लेकिन अगर कोई मुझे बेशर्मी से उकसाता रहता है तो मुझे डर है कि मैं मदद करने में असमर्थ हो जाऊंगा, लेकिन उसे हराऊं। कुआ। उन्होंने युआन को थोड़ा शर्मनाक अभिव्यक्ति के साथ अपना सिर खरोंच दिया और अंत में पेंगलाई मंडप के नए नेता को छेड़ना बंद कर दिया। उन्होंने लिन लनी को अपनी बाहों से जारी किया और गंभीरता से कहा, एक लंबा रास्ता तय करना है। कुछ चीजें अपरिहार्य हैं क्योंकि वे आपकी पहली बार उनका अनुभव कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप अधिक अभ्यास करते हैं तो आप धीरे धीरे उनकी आदत डालेंगे। लिन लनियू थोड़ा स्तब्ध था और यह काफी समझ में नहीं आया कि वह युआन का क्या मतलब है, लेकिन जब उसने देखा कि वह युआन उसके सामने है और उसने अचानक उसके होंठों पर इशारा किया तो उसने एक पल में प्रतिक्रिया व्यक्त की। ये पता चला कि वह युआन इस तथ्य का जिक्र कर रहा था कि उन्होंने सिर्फ चूमा था और उसके चुंबन कौशल बहुत अच्छे नहीं थे। वह लगभग मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके दिल में बेतहाशा आश्चर्य की बात है। ये भी तारांकन दी, वह इस बारे में हमेशा के लिए बात करने जा रहा है ना? स्विश। एक पल में लिन लनी की आभा अचानक बढ़ गई। वह अपनी फीनिक्स की आंखों से युआन को जमकर देखती थी और एक भयंकर आसन पर रखती थी जैसे कि वह निडर होने वाली थी। उन्होंने युआन ने देखा कि स्थिति अच्छी नहीं थी और जल्दी से पेंगलाई मंडप के नए नेता को अपना हाथ लहराया, ये कहते हुए, ठीक है, देर हो रही है, मुझे अलविदा कहना चाहिए और सराय में लौटना चाहिए। अगली बार देखें कि हमने अपनी वापसी यात्रा की योजना बनाई है। विदाई। ऐसा कहने के बाद अचानक उसका शरीर अचानक एक बंदर की तरह मुख्य हॉल की ओर कूद गया और फिर वह मुख्य हॉल गेट के सामने ब्लूस्टोन रोड के साथ सीधे पहाड़ के नीचे भाग गया। पूरी प्रक्रिया ने 10 से कम सांसें ली, इतनी तेजी से कि लिन लानी, जो उसके पीछे खड़े थे, दंग रह गए। तुरंत जब उन्होंने देखा कि उन्होंने युआन की पीठ धीरे धीरे पेंगलाई फेयरी माउंटेन के नीचे गायब हो गई तो पेंगलाई मंडप के नए नेता अचानक हंसते हुए फट गए। उस सुंदर चेहरे पर खुशी की अभिव्यक्ति थी, लेकिन गुस्से का निशान कहाँ था? अगला पल उसने अपने दाहिने हाथ को सफेद और कोमल त्वचा के साथ एक वसंत प्यास के रूप में सफेद किया और उसके चेरी होठों को छुआ जो कि डंकों के रूप में नाजुक और लुभावना था। उसके दिमाग में वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन युआन के चेरी होठों को पकड़े हुए और उसे जमकर चूमने के दृश्य को याद करती है। अचानक उसने अपना सुंदर चेहरा महसूस किया जल रहा है और उसने जल्दी से अपने हाथों को बाहर निकाल दिया और उसके नाजुक चेहरे को रगड़ दिया, जो इतना सुंदर था कि कोई भी पेंटिंग इसकी नकल नहीं कर सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने गालों पर शर्मिंदगी को दूर करना चाहता है। कौन जानता है, उस खूबसूरत चेहरे पर ब्लश अधिक से अधिक तीव्र हो गया जब तक कि उसके कानों की जड़ें भी लाल हो गईं। लिन लनियू ने अपने कमल के पैरों को मुश्किल से टपकाया। वह हताशा में खुद को म्यूट कर रही थी। लिन लनियू, ओह लिन लनी, उस बदमाश ने कहा कि वह आपसे 1 दर्जन साल छोटा है। आप कैसे एक बवा की हिम्मत करते हैं जैसे कि आपके दिल को हिलाओ? आपको वास्तव में कोई शर्म नहीं है? टकराना। अचानक पेंगलाई मंडप के एक शिष्य लिन लानियू से बहुत पीछे नहीं, जिन्होंने देखा कि नए मंडप के गुरु ने गुस्से में अपने पैरों को छेड़ते हुए अपने पैरों को जमीन पर हाथ में एक ट्रे गिरा दिया। ट्रे पर कुछ चाय के कप थे। इस समय चाय पत्ती गिर गई और जमीन पर चकनाचूर हो गई। विज्ञापन। ये देखकर लिन लनी ने जल्दी से नीले दुपट्टे पर डाल दिया, उसकी आश्चर्यजनक सुंदरता को कवर किया जो सभी को मोहित कर सकता है, और कहा, जूनियर भाई ली, आपने क्या देखा? ये सुनकर जूनियर भाई ली को लग रहा था कि वह सिर्फ अपने होश में आ गया है और जल्दी से अपना सिर हिलाया, ये कहते हुए संप्रदाय के मास्टर को जवाब देने के लिए, मैंने कुछ भी नहीं देखा। लिन लानी ने अपने कंधों को हिलाया, संतुष्टि के साथ सिर हिलाया और कहा, ठीक है, अगर ऐसा है तो आप व्यस्त हो सकते हैं। हाँ, संप्रदाय मास्टर। जब जूनियर भाई ली ने ये सुना तो उसने जल्दबाजी में समझौते में सिर हिलाया, फिर जल्दी से जमीन पर चाय के टूटे हुए टुकड़ों को लेने के लिए नीचे झुका, फिर उसने जल्दी में जगह छोड़ दी। इसके लिए लिन लान्यू को अब इसकी परवाह नहीं थी। भले ही जूनियर भाई ली ने उसके और वह युआन के बीच अस्पष्ट बातचीत पर ध्यान दिया, लिन लान्यू वास्तव में ज्यादा परवाह नहीं करता था। उसने अब इसका पता लगा लिया है। जिस तरह उन्होंने युआन ने पहले कहा था, भले ही पेंगलाई मंडप के बुजुर्ग उसके और उसके बीच के संबंध को जानते थे, वे गुस्से से अधिक राहत महसूस कर रहे थे। आखिरकार वह युआन के पास अब सभी आत्माओं का एक शरीर है और उसके पास 2 क्षतिग्रस्त अमर कलाकृतियां हैं, इसलिए उसकी भविष्य की उपलब्धियां असीम होंगी। यदि उनके पेंगलाई मंडप का इस भविष्य के सर्वोच्च पावर हाउस के साथ संबंध हो सकता है तो उसकी वजह से लिन लायू पेंगलाई मंडप के कई बुजुर्ग स्वाभाविक रूप से इसे देखकर खुश होंगे। अन्य पेंगलाई मंडप शिष्यों के लिए लिन लान्यू पेंगलाई मंडप का नया मंडप मास्टर है, तो वह अपनी
राय की परवाह क्यों करेगी? आइए इस बारे में बात न करें कि पेंगलाई मंडप में लिनलिनी ने अपने साथी शिष्यों के साथ कैसे प्रतिस्पर्धा की। अभी वह युआन जो अभी अभी पेंगलाई फेयरी माउंटेन छोड़ चुका था, होहाई शहर के द्वार पर पहुंचा जब वह अचानक लड़ाई की आवाज से आकर्षित हो गया। लड़ाई की आवाज होहाई शहर के बाईं ओर एक घने जंगल से आई, लेकिन उन्होंने जो आकर्षित किया वह युआन का ध्यान आकर्षित किया गया था, जिसमें अजीब जानवरों की बेहोश गर्जना थी, जिससे उन्हें कुछ परिचित महसूस हुआ, जैसे कि उन्होंने इसे पहले कहीं सुना था। दोनों तरफ के घने जंगल शहर के द्वार से केवल कुछ मील दूर थे। युआन ने तुरंत एक छलांग लगाई और जल्दी से उस दिशा में पहुंच गया। जब वह करीब आ गया तो उसने आखिरकार महसूस किया कि ये गर्जना किस तरह के अजीब जानवर से आई थी। ये स्पष्ट रूप से ग्लूटोनस तपिर था, जिसे उन्होंने शहर के लॉर्ड्स हवेली लियांगजी सिटी में देखा था। इस बारे में सोचते हुए युआन ने तुरंत अपनी गति तेज कर दी और जल्द ही घने जंगल के बाहर आ गए। घने जंगल के माध्यम से उन्होंने तुरंत एक विशाल तपेर जानवर को देखा जो 2 मीटर लंबा और कई मीटर लंबा था। ये और कौन हो सकता है, लेकिन जिस तपेर जानवर को उसने शहर के लॉर्ड्स हवेली में लियांगजी सिटी में देखा था। चूंकि तपीर जानवर यहाँ है, एक जंगल में किसी के साथ लड़ने वाला लुओ चेंग लियांगजी सिटी के भगवान हो सकता है। इस तरह की सोच युआन फिर जल्दी में घने जंगल में भाग गया। आशा के अनुसार एक आदमी, एक महिला और जंगल में एक तपीर को घेर लिया गया और एक दर्जन रहस्यमय पुरुषों द्वारा काले रंग के साथ हरे रंग के मुखौटे पहने हुए थे। वह आदमी लगभग 40 साल का था, जिसमें एक चौकोर चेहरा और सुंदर विशेषताएं थीं। वह कोई और नहीं, लुओ चेंग लियांगजी सिटी के स्वामी थे। महिला लगभग 28 साल पुरानी लग रही थी, एक बेज लंबी स्कर्ट पहने हुए, एक सुंदर चेहरा, लंबा आंकड़ा और उसके चेहरे पर एक डरपोक नजर के साथ। वह लुओ चेंग के पीछे छिपी हुई थी। और कौन हो सकता है, लेकिन लुओ बिंग, शहर के भगवान की बेटी, जिसका तपेदिक उसके द्वारा ठीक हो गया था। युआन काले रंग के उन रहस्यमय पुरुष जिन्होंने पिता और बेटी को घेर लिया था, लुओ चेंग की तुलना में कम शक्तिशाली लग रहे थे। मूल रूप से लुओ चेंग की छठी जिंदन मंच के खेती के स्तर के साथ उसके लिए दर्जन या इतने पुरुषों की घेराबंदी से बचना आसान होता। हालांकि क्योंकि उन्हें हर समय अपनी बेटी लुओ बिंग की रक्षा करनी थी, इसलिए उन्हें इन पुरुषों के साथ काले रंग में व्यवहार करने में संयमित किया गया था और वह अपनी सामान्य ताकत का 70% भी नहीं कर सकते थे। काले रंग के उन लोगों ने लुओ चेंग की महिला रक्षक की इस कमजोरी पर जब्त कर लिया और लुओ बिंग पर अपने सभी हमलों पर ध्यान केंद्रित किया जो उनके पीछे थे। नतीजतन लुओ चेंग को हर समय अपने पीछे अपनी बेटी की रक्षा करने के लिए सावधान रहना पड़ा और वह कई बार उन पुरुषों द्वारा लगभग आहत था। सौभाग्य से महत्वपूर्ण क्षण में तपीर जानवर ने भी एक निश्चित भूमिका निभाई, जिससे लुओ चेंग पर बहुत दबाव को दूर करने और काले रंग के पुरुषों से बहुत सारे हमलों को अवशोषित करने में मदद मिली। अन्यथा मुझे डर है कि यह पिता और बेटी पहले से ही काले रंग में इन दर्जन रहस्यमय पुरुषों के शातिर हमले की रणनीति से गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ब्लैक में एक और आदमी को एक स्किमिटर पकड़े हुए देखा गया था, लुओ बिंग की पीठ को काटने के बारे में विज्ञापन। युआन ने बिजली की तरह एक उंगली की फोर्स को गोली मार दी, जो काले रंग के आदमी के हाथ में स्किमिटर पर हमला करती है। काटना वह युआन की फिंगर फोर्स ब्लैक क्लॉथेड मैन के स्किमिटर से टकरा गया और धातु के टकराव की एक कुरकुरा आवाज की। काले रंग के आदमी ने कराह कर दिया और उसकी स्किमिटर को उसकी उंगलियों के बल से दस्तक दी गई। एक पैर दूर जा रहा था और लगभग एक और आदमी को काले रंग में मार रहा था, जो लुओ बिंग पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर काले रंग के आदमी ने जल्दी से वापस कदम रखा, लेकिन ये ब्लैक रिट्रीटिंग में आदमी का ये कदम था जो एक दर्जन लोगों द्वारा स्थापित गठन को तोड़ने के लिए लग रहा था। आखिरकार लुओ चेंग गोल्डन कोर्ट क्षेत्र के छठे स्तर पर एक शक्तिशाली व्यक्ति है। वह इस स्पष्ट दोष को पकड़ने में कैसे विफल हो सकता है? तुरंत लियांगजी सिटी के मेयर ने मध्य हवा में रिट्रीटिंग मैन को काले रंग में थप्पड़ मारा। भयंकर ताड़ की हवा एक शक्तिशाली अदृश्य लहर की तरह काले रंग में आदमी की ओर कुचल दी गई। काले रंग के आदमी ने अचानक खून का एक माउथ आउट किया और मदद नहीं कर सकता, लेकिन बार बार पीछे हट गया। आनंद का एक संकेत अचानक लुओ चेंग की आंखों में दिखाई दिया। फिर उसने अपने होंठों को शुद्ध किया और एक बहरा गर्जना छोड़ दी। उसने अपनी बेटी लुओ बिंग को पकड़ लिया और जल्दी से उस दिशा में भाग गया जहां ब्लैक इन ब्लैक रिट्रीट हो गया था। उसने कहा, जल्दी करो। ग्लूटोनस तपेर भी बहुत मानवीय है। जिस क्षण लुओ चेंग की आवाज गिर गई, ये देखा गया कि इसने सभी 4 पैरों के साथ जमीन को लात मारी और सीधे 10 फीट से अधिक ऊंची हवा में उड़ान भरी। जल्दी से दर्जनों या इसलिए काले रंग के पुरुषों के घेरने से दूर हो गया और लुओ चेंग और उसकी बेटी के बाद पीछा किया। ये सिर्फ एक पलक झपकते था। लुओ चेंग पहले से ही अपनी बेटी लुओ बिंग और लुओ बिंग के साथी जानवर को लाया था और जल्दी से वह युआन के पक्ष में आया था। भाई वह जब लुओ बिंग ने पहली बार युआन को देखा तो असंबद्ध आनंद का एक संकेत अचानक उसके सुंदर चेहरे पर दिखाई दिया। वह खुशी से उसके पास पहुंची और कहा, आपको फिर से देखना बहुत अच्छा है। आप नहीं जानते कि इस समय के दौरान जब आप लियांगजी शहर में नहीं थे तो बिंगर भोजन या नींद की खुशबू को भी सूंघ नहीं सकते थे। इस समय लुओ चेंग इसे अब और नहीं खड़ा कर सकता था। उन्होंने लुओ बिंग को सावधान रहने के लिए याद दिलाने के लिए 2 बार अपना गला साफ किया और कहा, बिंगर, हम अभी भी खतरे में हैं। यदि आपके पास कुछ भी कहने के लिए है तो प्रतीक्षा करें जब तक कि ये लोग काले रंग में दूर न हो जाएं। ओह हाँ, ये सुनकर लुओ बिंग ने अपनी जीभ को बाहर कर दिया और जल्दी से बात करना बंद कर दिया। वह उन दोनों के पीछे आज्ञाकारी रूप से छिप गई और अपने दाहिने हाथ को सूचकांक और मध्य उंगलियों के साथ वसंत प्यास के रूप में पतली के रूप में फैलाया और धीरे से वह युआन के कपड़े के एक कोने को पकड़ लिया। ऐसा लगता था कि इससे उसे सुरक्षा की भावना मिलेगी। युआन ने छोटी लड़की के कार्यों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह मुस्कुराया और एक प्रतिक्रिया के रूप में लुओ बिंग में सिर हिलाया। फिर उसने अपना सिर घुमाया और काले रंग के कई लोगों को उसके पास पहुंचा, उनमें से 3 और जानवर। उन्होंने कहा, लॉर्ड लुओ, इन लोगों के साथ काले रंग में क्या हो रहा है? वे होहाई शहर के बाहर आपका पीछा क्यों कर रहे हैं? लुओ चेंग ने अपने बचाव को तैनात किया। 16 रहस्यमय काले पहने पुरुषों में हरे भरे फैंग कवर मास्क पहने हुए ठंड से घूरते हुए। उन्होंने कहा, वे गोल्डन विंग आरोसी कबीले से पक्षी राक्षस हैं, जिन पेन की कमान के तहत उन्हें सामूहिक रूप से 16 धर्म रक्षक के रूप में जाना जाता है। जब से लुओ और बिंगर ने लियांगजी शहर को छोड़ दिया है, वे हमारा पीछा कर रहे हैं। हम दोनों को मारने का इरादा रखते हैं। उद्धरण चिन्ह जिन पेन के तहत 16 अभिभावक। उन्होंने ये सुनकर युआन को गहराई से उकसाया और कहा, फिर तो शान फॉक्स, लॉर्ड, आपको और आपकी बेटी और लियांगजी सिटी के नागरिकों की रक्षा करने के लिए, यहाँ तक कि एक दहेज के रूप में गोल्डन विंग दापे कबीले को किंग क्यों के
अधिकांश को देने के लिए सहमत हुए। मूल रूप से गोल्डन पेंग ने पहले ही आपको माफ करने का वादा किया था, लेकिन कौन जानता था कि वह अपने शब्द पर वापस जाएगा और अपने 16 अभिभावकों को आपको शिकार करने के लिए भेज देगा। लुओ चेंग ने कहा, जिनपेंग बेहद महत्वाकांक्षी है। उनकी खेती तियानी के दानव जनजातियों के बीच पहले से ही नंबर 1 है। पूरे तियानही को देखते हुए कुछ बड़े दानव जनजातियों के अलावा, जो कि कई वर्षों से पारित हो चुके हैं, और जिन पेंग अन्य सभी दानव जनजातियों, बड़े और छोटे, मूल रूप से उन्हें अपने नेता के रूप में देखते हैं। उद्धरण चिन्ह, हमारा लियांगजी शहर दानव दौड़ और मानव जाति के बीच स्थित है। प्राचीन काल से ये दोनों दौड़ के साथ संघर्ष करने के लिए एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसलिए जिनपेंग ने लंबे समय से लियांगजी शहर को प्रतिष्ठित किया है। इस बार मेरे पिता और मैं आपके करीब हो गए हैं, आपकी तरह एक मानव यह उसके लिए एक आदर्श बहाना होगा कि हम हमें मारें और पूरे लियांगजी शहर को जब्त कर सकें। जबकि दोनों बात कर रहे थे, काले रंग के 16 लोगों ने उन्हें फिर से घेर लिया था। लेकिन अगले पल उन्होंने युआन ने उन पर अपनी आंखें संकुचित कर दी और एक ठंडी आवाज में कहा, एक दानव के रूप में आपने वास्तव में हमारे मानव क्षेत्र में टूटने और लोगों को मारने की हिम्मत की। आपको साहस किसने दिया? फिर वह अचानक चिल्लाया, मंडप मास्टर लिन, आपके पेंगलाई परिद्वीप पर अपराध करने वाले दानव हैं। क्या आप हस्तक्षेप करेंगे या नहीं? उनके चिल्लाहट ने उनके डेंटियन में विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा को जोड़ा, इसलिए ध्वनि तरंगों ने बहुत दूर तक यात्रा की। हालांकि वह गारंटी नहीं दे सकता था कि निलंबित पेंगलाई फेयरी माउंटेन के मुख्य हॉल में लिन लेन्यू इसे सुन सकते हैं, वह युआन ये सुनिश्चित कर सकता है कि होहाई शहर में मानव स्वामी इसे सुन सकते हैं। ये पर्याप्त होगा। आशा के अनुसार युआन के चिल्लाहट के कुछ समय बाद ही होहाई शहर के भीतर शक्तिशाली जिंदन स्टेज मास्टर्स की आवाज अचानक उठी और गिर गई। चिल्लाया, आप कहां से आए थे? आप दानव जनजाति, अपने तियानही में वापस जाओ। कैसे एक मात्र दानव जनजाति हमारे मानव क्षेत्र में अत्याचार करने की हिम्मत करता है? भाई युआन, मानव जाति के शक्तिशाली जिदान स्वामी के रूप में ये हमारे लिए डाओ की रक्षा करने का समय है। तब हवा के माध्यम से टूटने की आवाजों की लहरें होहाई शहर से बहुत दूर नहीं थीं। विज्ञापन, अध्याय 253। बिग ब्रदर, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। इस समय काले रंग के लोग हरे भरे और फन सामना किए गए मास्क पहने हुए लुओ चेंग और लुओ बिंग पिता और बेटी का पीछा करना बंद कर देते हैं। इन लोगों ने एक दूसरे को देखा, फिर चारों ओर मुड़कर तीर में बदल गए, जल्दी से जंगल की गहराई में गायब हो गए। थोड़ी देर में वह युआन और लुओ चेंग और उनकी बेटी घने जंगल में केवल बचे थे। सांस उसी समय हवा की आवाज को तोड़ने के फटने से होहाई शहर की दिशा से आया। तेज गति के साथ एक शक्तिशाली जिदान मंच मास्टर सबसे पहले वह युआन और अन्य 2 के आंकड़ों की खोज करने वाला था। वे सभी ने देखा था कि वह युआन को अमर मार्शल आर्ट सम्मेलन में अपनी पहचान बना रहा है, इसलिए जब उन्होंने पहली बार 10,000 अमर संप्रदायों से इस अद्वितीय प्रतिभा को देखा तो वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन स्तब्ध रह सकते थे। जल्द ही किसी ने उन राक्षसों के ठिकाने के बारे में पूछा। उन्होंने युआन ने तुरंत उस दिशा को इंगित किया जिसमें गोल्डन विंग डापेक कबीले के 16 अभिभावक भाग गए और कहा, ये सभी गोल्डन विंग डापेक कबीले से राक्षस हैं। उनमें से प्रत्येक में मानव के गोल्डन कोर के दूसरे और तीसरे स्तर के बीच एक खेती का स्तर है। एक दूसरे के साथ समन्वय करने के लिए वे जो संरचनाएं उपयोग करते हैं वे बेहद अजीब हैं, इसलिए आपको उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये सुनकर इन शक्तिशाली लोगों ने तब कहा कि वह एक के बाद एक युआन को अलविदा कहे, अपने कौशल का इस्तेमाल किया और जल्दी से उस दिशा में पीछा किया जहां 16 पंखों वाले डापेक कबीले के 16 अभिभावक भाग गए। उनमें से कई ने लुओ चेंग और उनकी बेटी के साथ ग्लूटोनस तपेर को आश्चर्यचकित कर दिया, जो एक बाघ के आकार में वापस आ गया था, यातेदुआ और उनके पैरों पर झूठ बोल रहा था। हालांकि उन्होंने युआन को लुओ चेंग और उनकी बेटी के साथ चैट करते हुए और हंसते हुए देखा, उन्होंने अब इस पर ध्यान नहीं दिया। सबके बाद इससे पता चलता है कि वह युआन का उनके साथ एक अत्यंत परिचित संबंध है। सभी जिंदन स्टेज मास्टर्स के बाद जो होहाई शहर से बाहर निकल गए थे, वे घने जंगल में पीछे हट गए थे। उन्होंने युआन ने लुओ चेंग और उनकी बेटी को आमंत्रित करते हुए कहा, हालांकि आप दोनों ने तियानही दानव दौड़ के साथ संबंध अलग कर लिए हैं, आप अभी भी अंत में राक्षस हैं। तो अब जब आप हमारे मानव क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं, तो आपको हमारे प्रति हमारी शत्रुता का ध्यान रखना चाहिए। उद्धरण चिन्ह, एक विराम के बाद उन्होंने जारी रखा, ठीक है, आप बाद में मेरे साथ शहर में आ जाएंगे। इस तरह जब वे आपको मेरे साथ देखते हैं तो वे कमोबेश 10,000 अमर संप्रदायों के एक शिष्य के रूप में मेरी पहचान के बारे में जानते होंगे और आपको शर्मिंदा नहीं करेंगे। युआन के शब्दों को सुनने के बाद लुओ चेंग ने जल्दी से युआन को झुकाया और ईमानदारी से कहा, उस मामले में मैं श्री उन्हें उनकी मदद के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। लुओ बिंग ने अपनी निर्दोष आंखों को झपकी ली, सीधे वह युआन को उसके पार से घूरते हुए और कहा, बड़े भाई, शहर में प्रवेश करने के बाद क्या हम आपके वांसियन संप्रदाय के शिष्यों के साथ रह सकते हैं? कुआ, उन्होंने युआन ने एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ अपने सिर को खरोंच दिया और असहाय रूप से कहा, मुख्य कारण ये है कि हम जिस सराय में रह रहे हैं वह लगभग पूरी तरह से भरा हुआ है। मुझे डर है कि आप दोनों के लिए जगह बनाना मुश्किल होगा। एक और बात, ये कहने के बाद उन्होंने अपने पैरों पर ग्लूटोनस तपेर में असहाय रूप से नजर डाली और कहा, मुझे डर है कि मिस लुओ शहर में इस बात को सराय में नहीं ला सकता है ना? क्या ऐसा है? लुओ बिंग ने ये सुना और नुकसान की एक नजर अचानक उसके सुंदर चेहरे पर दिखाई दी। उसके गाल फुफकारते हैं और उसके होंठ मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन पाउच। उसने कहा, यह एक अफसोस की बात है, मैं मूल रूप से आपके साथ रहना चाहती थी भाई, वह आज रात और एक लंबी चैट। वह युआन, ये सुनकर उन्होंने लुओ चेंग में असहाय रूप से सिकुड़ लिया, जिनकी आंखें उनसे बेतहाशा घूम रही थीं। ये दर्शाता है कि उनके पास लिंक किंजिन के प्रति कोई बुरे विचार नहीं थे, और ये शब्द पूरी तरह से लिंक किंजिन के अपने विचारों से आए थे। लुओ चेंग ये स्पष्ट रूप से जानता था, इसलिए अपनी बेटी के साथ एक युवा व्यक्ति के साथ लंबी बातचीत करने के बारे में चौंकाने वाली टिप्पणी करने के बाद उसे युआन के प्रति बहुत नाराजगी महसूस नहीं हुई। सबके बाद ये सब सिर्फ उसकी बेटी की इच्छाधारी सोच है कि वह युआन के बारे में है। वास्तव में लियांगजी माउंटेन से शुरू करते हुए उन्होंने युआन को बार बार दिखाया है कि उनकी बेटी लुओ बिंग के प्रति उनका रवैया विशुद्ध रूप से एक मरीज का इलाज करने वाले डॉक्टर का है, और इसके अलावा उनके पास कोई अन्य अतिरिक्त विचार नहीं है। लेकिन उसकी अपनी बेटी को लगता था कि वह युआन उसका उद्धार करता था, इसलिए उसे युआन के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। इसे स्पष्ट रूप से रखने के लिए उसकी अपनी बेटी खुद को युआन को देना चाहती थी, लेकिन वह युआन उसे नहीं चाहती थी। कुआ, लुओ चेंग मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अपने दिल में गहराई से आहें भरते
हुए ये सोचकर कि बेटी को पालना वास्तव में मुश्किल था। जब वह छोटी थी तो उसे चिंता थी कि उसकी मां जल्दी मर जाएगी और उसका समर्थन करना मुश्किल होगा। जब वह बड़ी हुई तो वह चिंतित थी कि उसे अन्य पुरुषों द्वारा ले जाया जाएगा। सफलतापूर्वक शादी करने के बाद वह डरती है कि वह गलत व्यक्ति से मिलेंगी। हालांकि लियो बिंग को स्पष्ट रूप से इसका एहसास नहीं था। उसने देखा कि उसके शब्दों को युआन से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, इसलिए उन्होंने जारी रखा, भाई वह भले ही हमारे पास एक लंबी चैट नहीं हो सकती है, हम कम से कम एक ऐसी जगह पा सकते हैं जहां हम एक दूसरे से दिल से बात कर सकते हैं। है ना? हाँ, विज्ञापन। जब उन्होंने युआन ने ये सुना तो उन्होंने लगभग मौके पर लार का एक मुंह थूक दिया। क्या ये शब्द एक दूसरे में विश्वास कैसे किया जाता है? अहम। इस समय लियो चेंग इसे अब और नहीं खड़ा कर सकता था। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन 2 बार खांसी कर सकता है। अपना गला साफ किया और अनिच्छा से अपनी भोली बेटी को समझाया, बिंग, किसी की सच्ची भावनाओं को स्वीकार करना एक मुहावरा है जिसका उपयोग केवल एक ऐसे दंपति के बीच किया जा सकता है जो एक दूसरे से प्यार करते हैं। अभी आप इसे लापरवाही से उपयोग नहीं कर सकते। कौन जानता है? लियो चेंग के शब्दों को सुनने के बाद लियो बिंग ने अपने कंधों को जैसे कि स्वाभाविक था और कहा, हाँ, मेरी बेटी लंबे समय से भाई के साथ प्यार में रही है। ये कहना गलत नहीं है कि उसने उसमें विश्वास किया है। लियो चेंग, वह अब सिरदर्द भी महसूस करता है। उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि उनकी बेटी कुछ शब्दों के अर्थ के बारे में भ्रमित हो गई थी, क्योंकि वह कई वर्षों से बिस्तर पर थी बीमारी। जाहिर तौर से ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने कई वर्षों तक बाहरी लोगों के साथ संवाद नहीं किया है, इसलिए गलत मुहावरे का उपयोग करने की हास्यास्पद स्थिति हुई। शायद, लियो चेंग ने खुद को सोचा, शायद उनकी कीमती बेटी भी यह नहीं समझती थी कि युआन के साथ एक लंबी बातचीत करने और अपनी हार्दिक भावनाओं को साझा करने का क्या मतलब है। लेकिन अगर लियो बिंग को वास्तव में कुछ भी नहीं पता था तो लियो चेंग को लगा कि यह संभावना नहीं है। आखिरकार उसकी अपनी बेटी ने उसे स्पष्ट रूप से बताया था कि वह पहले से ही युआन के साथ प्यार में पड़ गई थी, इसलिए ये मुहावरे जो उसके लिए कोई अर्थ नहीं लगते थे, वास्तव में छोटी लड़की के दिल में वास्तविक विचार हो सकते हैं। इसे ध्यान में रखें। लियो चेंग ने तब अस्थायी रूप से अपनी कीमती बेटी से पूछा, बिंग, क्या आप जानते हैं कि आपका सबसे बड़ा भाई उसने अपनी सबसे बड़ी वरिष्ठ बहन से बहुत पहले शादी नहीं की थी, इसलिए उसे अपनी नई पत्नी के साथ अपना अधिकांश समय बिताने की जरूरत है। मुझे डर है कि उससे बात करना उसके लिए मुश्किल है। ये सुनकर लियो बिंग ने निश्चित रूप से एक बात के रूप में कहा, मैंने स्वाभाविक रूप से इस बारे में बहुत पहले पूछताछ की है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैंने बड़े भाई से यह पूछने के लिए असंख्य अमर संप्रदाय के लिए एक विशेष यात्रा नहीं की होती तो वह उस बड़ी बहन को नाराज नहीं करता था। है ना? लियो चेंग के भौंक अचानक गहराई से गिर गए। उसे क्यों लगा कि उसकी बेटी ने जो कहा वह थोड़ा असामान्य है? इसका क्या मतलब है कि अगर मैं इन चीजों पर सलाह के लिए युआन से पूछने के लिए वांसियन संप्रदाय के लिए एक विशेष यात्रा नहीं करता हूं, तो मैंने वह युआन की वरिष्ठ बहन की घृणा नहीं कर पाया। पृथ्वी पर आप युआन से क्या सीखना चाहते हैं? क्या ये हो सकता है कि आप एक लंबी चैट करना चाहते हैं और एक दूसरे के लिए अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं? लेकिन इस मामले में इसका मतलब यह नहीं है कि आप जानते थे कि वह युआन के पास पहले से ही एक दोहरी खेती भागीदार था और फिर उसकी उपपत्नी बनने की योजना थी। यह अभ्यास अनैतिक है ना? वह युआन लियो बिंग के शब्दों से और भी अधिक हैरान था, क्योंकि इस छोटी लड़की का विचार बहुत खतरनाक है और उसे सच्चाई को जानने और उसे अपने रूप में लेने का संदेह हो सकता है। उन्होंने युआन ने अपनी नाक की नोक को छुआ और असहाय रूप से कहा, क्या हम थोड़ा दूर विषय प्राप्त कर रहे हैं? अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप और आपकी बेटी को समायोजित करने के लिए एक जगह ढूंढें और इस ब्यूटोनस स्टे पर, है ना? ये सुनकर लियो चेंग और उनकी बेटी लियो बिंग इसके साथ सहमत हुए और फिर वह युआन के नेतृत्व में सीधे होहाई शहर में चले गए। आशा के अनुसार जब होहाई सिटी के गार्डों ने देखा कि लोगों को युआन द्वारा लाया गया था तो उन्होंने उनके लिए चीजों को मुश्किल नहीं बनाया, लेकिन उन्हें सीधे शहर में जाने दिया। यहाँ रास्ते में वह युआन को पहले ही पिता और बेटी से पता चला था कि जिस कारण से वे लियांगजी सिटी से पिंगलाई द्वीप तक सभी तरह से भाग गए थे, क्योंकि उन्हें पता चला कि पेंगलाई द्वीप पर एक परी मार्शल आर्ट सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तियानुआन महाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई जिंदन स्टेज पर स्नातक सम्मेलन में मौजूद होंगे, जो कि गोल्डन विंग डापेक बट कबीले के 16 अभिभावकों को गहराई तक जाने से डरेंगे। इस तरह वे गोल्डन विंग आरोसी कबीले के महान राक्षसों द्वारा शिकार किए जाने से बच सकते हैं। हालांकि उनकी योजना थोड़ी विफल रही। जब वे अभी भी पेंगलाई फेयरी द्वीप के होहाई शहर से कई मील दूर थे तो उन्हें गोल्डन विंग आरोसी कबीले के 16 अभिभावकों द्वारा पकड़ा गया था और फिर दोनों पक्ष एक भयंकर लड़ाई में लगे हुए थे। अगर वह युआन समय पर दिखाई नहीं देता तो मुझे डर है कि पिता और बेटी की आज होहाई सिटी के बाहर मर गया होगा। विज्ञापन। उसकी बात करें तो उन्होंने युआन ने एक बार फिर पिता और बेटी की जान बचाई। आखिरी बार लियांगजी सिटी में था। उस समय तू शान को जमा करने के लिए मजबूर करने के लिए जिनपेंग ने पिता और बेटी और लियांगजी सिटी के सभी नागरिकों का उपयोग करने की योजना बनाई, जो कि युआन यिन शरीर को जब्त करने के लिए तू शान या की घृणा का बदला लेने के लिए बलिदान के रूप में है। उस समय उन्होंने युआन और तू शन्या को आगे बढ़ाया और अगले आधे वर्ष के लिए जिनपेंग के साथ एक समझौता किया जिसने उन्हें, पिता और बेटी और जिनपेंग के क्लच से लियांगजी सिटी के नागरिकों को बचाया। कुआ, सच कहूं तो अगर ये इस तथ्य के लिए नहीं था कि वह युआन ने पहले से ही अपनी वरिष्ठ बहन के साथ एक दोहरी खेती की साझेदारी बना ली थी, लियो चेंग ने वास्तव में उम्मीद की थी कि उनकी बेटी युआन से शादी कर सकती है। आखिरकार एक दुर्लभ प्रतिभा जैसे वह युआन कुछ ऐसा था जिसका सामना केवल सामना किया जा सकता था संयोगवश। उनके जैसे एक पियरलेस जीनियस लुचेंग में अकेले जाने दें। दुनिया के अधिकांश माता पिता उम्मीद करेंगे कि उनकी बेटियां इस तरह की प्रतिभाशाली प्रतिभा से शादी कर सकती हैं, है ना? लेकिन समस्या यह है कि वह युआन पहले से ही शादीशुदा है और यह बहुत पहले नहीं था। अगर वह अपनी बेटी को युआन के पास लाने के लिए भागता रहा तो यह निस्संदेह अपनी बेटी को युआन की मालकिन बनाने के बराबर होगा। आम लोगों के लिए इस स्थिति का मतलब होगा कि वह बिना किसी स्थिति के एक उपपत्नी होगी। इस स्थिति में लियो चेंग स्वेच्छा से कैसे सहमत हो सकता है? लेकिन उनकी कीमती बेटी को इस बात की परवाह नहीं थी कि वह मुख्य पत्नी थी या एक उपपत्नी। उसने उसे यह महसूस किया कि वह सिर्फ युआन के साथ रहना चाहती थी, भले ही वह बिना किसी नाम या स्थिति के था। कुआ, लियो चेंग मदद नहीं कर सका, लेकिन फिर से आहें भर सकता है। केवल 1 महीने में लियो चेंग ने महसूस किया कि पिछले 3 वर्षों की तुलना में उसके सिर पर अधिक सफेद बाल थे। हालांकि उन्होंने युआन ने अपनी बेटी के तपेदिक को सफलतापूर्वक ठीक कर दिया था।
लेकिन अब मैंने बिना प्यार की जिद्दी बीमारी विकसित की है। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि वे नहीं चाहते हैं कि लुओ चेंग चिंता मुक्त हो। बस जब लुओ चेंग ने अपनी बेटी के बारे में असहाय महसूस किया तो उन्होंने युआन को पहले से ही होहाई सिटी की मुख्य सड़क के माध्यम से नेतृत्व किया था और सीधे यूएली इन में आ गया जो लॉन्गमेन इन से सटे थे। उन्होंने कहा, वानक्सियन संप्रदाय के मेरे साथी शिष्य सभी लॉन्गमेन इन में रह रहे हैं, जो यहाँ से आधे मील से भी कम दूर है। अगर कुछ भी होता है तो हम सभी तुरंत एक दूसरे की देखभाल कर सकते हैं। उन्होंने एक पल के लिए विचार किया और कहा, अब जबकि अमर मार्शल आर्ट सम्मेलन का समापन हो गया है, द्वीप के बाहर के कई आगंतुक धीरे धीरे अपने संप्रदायों में लौट आए हैं। इसलिए द्वीप पर सुरक्षा 2 दिन पहले की तुलना में बहुत बेहतर है। अभी एकमात्र व्यक्ति जिसे आपको चिंता करनी चाहिए वह है जू जियांग, परित्यक्त शिष्य जो मेरे वानसियन संप्रदाय से निष्कासित कर दिया गया था। उद्धरण चिन्ह, यह आदमी मुझसे और वानसियन संप्रदाय के शिष्यों से बहुत ईर्ष्या करता है। वह अभी कुछ कोने में छिपा हुआ हो सकता है, चुपके से हमारे आंदोलनों को देख रहा है। अगर उसे पता चलता है कि मैं आपके और आपकी बेटी के बहुत करीब हूँ तो वह आप दोनों पर अपनी जगहें सेट कर सकता है। लेकिन अब ये जो आदमी एक परिया बन गया है, सार्वजनिक आक्रोश का एक लक्ष्य है। इसलिए अगर आपको किसी चीज का एहसास होता है तो बस इसे चिल्लाएं और होहाई शहर में सभी का ध्यान आकर्षित करें। तब आप किसी भी खतरे में नहीं होंगे। वास्तव में तलवार अमर के मूल पाठ में टाइम नोड्स के अनुसार इस मोड़ पर जू जियांग किस्मत के नायक के रूप में तियानही के दानव क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए दानव महिलाओं को नुकसान पहुंचाने के लिए जो बाद में उसके हरम में ले जाया गया था। सिर्फ युआन की उपस्थिति के कारण इस दुनिया का कथानक बदल गया है। इसलिए उन्हें यकीन नहीं था कि मूल मालिक के अनुसार भूखंड जारी रहेगा या नहीं। इस प्रकार लुओ चेंग और उनकी बेटी के लिए अभी भी अधिक सावधानी बरतने के लिए यह आवश्यक है। लुओ चेंग ने युआन को पूरी तरह से सिर हिलाया और कहा, हमने जू जियांग के बुरे कामों के बारे में रास्ते में सुना है, इसलिए हमें इस व्यक्ति के खिलाफ सावधानी बरतनी चाहिए जिसने अपने शिक्षक और पूर्वजों को धोखा दिया है और बुराई में गिर गया है। एक व्यक्ति जो मनुष्यों और देवताओं से नफरत करता है वह युआन, उन्होंने कहा और कहा, आखिरकार मैं लुओ चेंग गोल्डन कोर के 7वें स्तर पर भी हूँ। हालांकि मुझे केवल उस जिनपेंग द्वारा कुचल दिया जा सकता है, लेकिन जू जियांग का सामना करना पड़ रहा है जिसकी खेती का स्तर केवल गोल्डन कोर के पहले स्तर पर है। मुझे अभी भी विश्वास है कि मैं आसानी से उसे कुश्त कर सकता हूँ, है ना? कुआ, उन्होंने युआन ने असहाय रूप से कहा, लॉर्ड लुओ, कृपया इस लड़के को कम मत समझो। आपको ये जानना होगा कि यह बी तारांकन डी सुरमट जू लगभग हमारे गुरु को मिला जो गोल्डन कोर स्टेज के 9वें स्तर पर था, 2 बार परेशानी में। इसलिए उसे हराने के लिए एक साधारण गोल्डन कोर मंच मास्टर के लिए मुश्किल है। लुओ चेंग ने स्पष्ट रूप से पहली बार इसके बारे में सुना था। उनकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई क्योंकि उन्होंने पूछा, क्या ये वास्तव में सच है? उन्होंने युआन को तब संक्षेप में लियांगजी सिटी के लॉर्ड के बारे में 2 बार बताया कि परी लिंगमियाओ को दानव घाटी और तियानही द्वीप में जू जियांग द्वारा लगभग घात लगाए गए थे। निश्चित रूप से उनमें से कुछ में परी लिंगमियाओ के चेहरे के बारे में संवेदनशील विवरण शामिल थे, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से उन्हें छुपाया। फिर भी यह सुनने के बाद कि कैसे जू जिंग लिंगमियाओ परी के खिलाफ साजिश रचने में लगभग सफल रहा था जो गोल्डन कोर क्षेत्र के 9वें स्तर पर था, लुओ चेंग अभी भी बेहद था हैरान। विज्ञापन अध्याय 254, 2 साल का समझौता। फाउंडेशन की स्थापना के चरण में एक निम्न स्तरीय कल्टीवेटर लगभग लिंगमियाओ फेयरी को आउटमैन्यूवर करने में कामयाब रहा जो गोल्डन कोर स्टेज के 9वें स्तर पर था। ये वास्तव में लोगों को अविश्वसनीय महसूस कराता है। ये दर्शाता है कि ये जू जियांग एक अत्यधिक बुद्धिमान अपराधी होना चाहिए जो गणना करने में अच्छा है। लुओ चेंग ने इस बारे में सोचा और युआन पर भारी हिलाया। आपने जो कहा उसे सुनने के बाद श्री वह मुझे अब पता है कि जू जियांग किस तरह का व्यक्ति है, इसलिए जब मैं अगली बार उनसे मिलूंगा तो मैं सावधान रहूंगा। उन्होंने युआन ने सिर हिलाया और तलवार अमर के नायक से निपटने के अपने अनुभव को पारित किया। उन्होंने कहा, इसलिए यदि आप इस आदमी से निपटना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उससे मिलते ही उस पर एक भयंकर हमला करें। उसे प्रतिक्रिया देने या वापस लड़ने का कोई मौका न दें। अन्यथा, उन्होंने कहा, आप कभी नहीं जानते कि यह आदमी कब अचानक आपके खिलाफ एक शातिर योजना तैयार करेगा और आपके लिए एक पल में घूमना असंभव बना देगा। ये सुनकर लुओ चेंग ने समझौते में सिर हिलाया। लुओ बिंग का सुंदर चेहरा थोड़ा पीला हो गया और उसने युआन को थोड़ा डर के साथ देखा। उसने कहा, भाई, वह सुनने के बाद जो आपने कहा था मुझे अचानक ऐसा लगा जैसे मेरा पूरा शरीर एक बर्फीली गुफा में गिर गया है। मैं बहुत डर गई हूँ। एक विराम था। उसने अपना नाजुक चेहरा उठाया, अपनी मुट्ठी जकड़ ली, उसे दयनीय रूप से देखा और कहा, अगर तुम मेरे साथ यहाँ नहीं थे तो भाई मैं निश्चित रूप से आज रात सो नहीं पाऊंगा। वह युआन, वह कैसे नहीं जान सकता था कि लुओ बिंग का वास्तव में एक नाटकीय पक्ष था। मैं बस उन्हें याद दिला रहा था कि वह उस पापी आदमी जू जिंग से सावधान रहें जो गुप्त रूप से उन पर चालें खेल रहा था। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि छोटी लड़की लुओ बिंग कमजोर होने और मुझे शिकायत करने का नाटक करने का अवसर जब्त करेगी। भले ही आपकी खेती का स्तर कम हो, लुओ बिंग, आपके पास एक पिता है जो गोल्डन कोर के 6ठे स्तर पर है। आपके पिता वास्तव में आपको खजाना देते हैं। वह बस वहाँ कैसे बैठ सकता है और देख सकता है कि आप उस जू लुचा द्वारा तंग हो जाते हैं। ये शब्द वही थे जो उन्होंने युआन ने अपने दिल में व्यक्त किया था, लेकिन लुओ बिंग ने हर शब्द को सुना। लुओ बिंग ने उसके होंठों को शुद्ध किया और उसके होंठों के कोनों ने एक सुंदर चाप में थोड़ा ऊपर कर दिया। एक पल के बाद उसने अपनी जीभ को फिर से चिपका दिया। वह युआन पर हिलाया और कहा, भाई, आप अभी चुप हैं। क्या ये हो सकता है कि आप बिंग के अनुरोध के लिए सहमत हो? जब वह ये सुनता था तो वह युआन दंग रह गया था। फिर उसने तुरंत अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ अपना सिर हिलाया और कहा, मिस बिंग, आपको पता होना चाहिए कि मैं इस तरह की बात से सहमत नहीं हो सकता। आखिरकार हम अभी भी पुरुषों और महिलाओं के बीच मतभेद हैं। लेकिन इस बिंदु पर उन्होंने अचानक अपना सिर घुमाया और लुओ चेंग को एक गहरा लुक दिया, ये कहते हुए, आखिरकार आपके पिता गोल्डन कोर स्टेज के 6ठे स्तर पर एक शक्तिशाली कल्टीवेटर हैं। उसकी रक्षा करने के साथ आप स्वाभाविक रूप से नींव स्थापना के चरण के 9वें स्तर पर मेरे जैसे नीच कल्टीवेटर की तुलना में बहुत अधिक सुरक्षित होंगे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर लुओ बिंग ने अपने नाजुक सिर को हिला दिया। उसके होंठ 2 तेल की बोतलों को पकड़ने के लिए पर्याप्त है और कहा, लेकिन पिता पिता है और भाई वह भाई है। वह जो भावनाएं आप दोनों बिंग को देते हैं वे अंततः अलग हैं।
लुओ बिंग ने जो कहा उसे सुनने के बाद वह युआन अचानक कुछ भी नहीं कह सकता था। यह इसलिए था क्योंकि वह डरता था कि अगर उसने कुछ और शब्द कहा तो छोटी लड़की कुछ और भी चौंकाने वाली हो सकती है। उन्होंने अंत में महसूस किया कि एक छोटी लड़की से मिलना कितना मुश्किल था, जो बहुत प्यारी थी, अभिनय में अच्छा था और आप पर क्रश था। आप इस तरह की लड़की के लिए नहीं हो सकते और आप उसके सामने कठोर स्वर में बोलने की हिम्मत नहीं करते क्योंकि आप डरते हैं कि ऐसा करने से मौके पर रोने से इतनी प्यारी सी लड़की को डरा सकता है। इससे आप पाप की तरह महसूस करेंगे। इस तरह की सोच उन्होंने युआन ने लियांगजी सिटी के लिटिल डेमन प्रिंसेस में असहाय रूप से आह्वान किया, मिस बिंग, आप अभी भी युवा हैं। आप सच्चे प्यार और जीवन रक्षक एहसान को चुकाने के लिए एक सरल इच्छा के बीच के अंतर को नहीं समझते हैं। इसलिए उन्होंने कहा और कहा, अभी आप सबसे अधिक संभावना है कि आप एक रोमांटिक रिश्ते के लिए मेरे जीवन रक्षक अनुग्रह को गलत कर रहे हैं। शायद थोड़ी देर बाद ये भावना फीकी पड़ जाएगी और तब तक मेरे प्रति आपकी भावनाएं तदनुसार बदल गई होंगी। मूल रूप से उन्होंने युआन ने कहा कि ये शब्द लुओ बिंग को शांत करने और उनके बीच के संबंधों के बारे में ध्यान से सोचने के लिए। कौन जानता है, जब लुओ बिंग ने अपने शब्दों को सुना तो ये युआन से एक परीक्षण की तरह लग रहा था। तब अगला पल विज्ञापन लियांगजी सिटी की सुंदर छोटी राजकुमारी थोड़ा डूब गया। वह युआन को उसके पार से घूर रहा था। भाई वह, क्या आपको लगता है कि बिंग बहुत छोटा है, इसलिए आपके लिए आपकी भावनाएं सिर्फ अंधे प्रशंसा हैं? नहीं, उसने सपाट रूप से इनकार कर दिया। बिंग अब मानव वर्षों में 28 साल से अधिक पुराना है और उसका दिमाग लंबे समय से परिपक्व हो गया है। आप में से कई मनुष्य जैसे बिंग पहले ही शादीशुदा होंगे और उनकी उम्र के बच्चे थे, है ना? तो बिंग ने आपकी ओर व्यक्त की गई भावनाओं को उसकी सच्ची भावनाओं से आया है और अंधे पूजा का कोई इरादा नहीं है। इस समय साइड में लुओ चेंग आखिरकार इसे अब खड़ा नहीं कर सका। उन्होंने असहाय रूप से अपनी कीमती बेटी को देखा जिसने खुद को पूरी तरह से युआन को दे दिया था और असहाय रूप से कहा, बिंग, आप केवल श्री के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के बारे में परवाह करते हैं। वह, क्या आपने कभी माना है कि शायद मी वह आपके लिए भावनाएं हैं, बिना किसी वास्तविक रोमांटिक भावनाओं के बस सुरक्षा से बाहर हैं? उसके पिता ने जो कहा उसे सुनने के बाद लुओ बिंग के सुंदर चेहरे ने एक क्षणिक हिचकिचाहट दिखाई। लग रहा है कि यह ऐसा था जैसे इस समय लियांगजी सिटी के दानव कबीले की छोटी राजकुमारी अचानक 9 दिन की बिजली गिर गई थी। लंबे समय तक उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं हुआ। लुओ चेंग अपनी बेटी के अचानक व्यवहार से तुरंत भयभीत हो गया। वह गतिहीन लुओ बिंग को खाली कर दिया, फिर जल्दी से एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, बिंग, आपके साथ क्या गलत है? कृपया अपने पिता को डराएं नहीं। यह सुनकर लुओ बिंग को लग रहा था कि वह अपने होश में वापस आ गई है। उसने अपनी सुंदर आंखें घुमाईं और अपने पिता लुओ चेंग पर हल्के से नजर डाली जो उसके सामने खड़ी थी। एक पल के बाद तब वह बड़बड़ाया, हाँ, पिता सही है। शायद भाई वह वास्तव में बिंग के लिए कोई रोमांटिक भावना नहीं है, अन्यथा वह बिंग के अनुरोधों को उसके साथ अकेले रहने के अनुरोधों से इनकार क्यों कर रहा है? वास्तव में लुओ बिंग एक स्मार्ट लड़की है। वास्तव में जब उसने युआन का पीछा किया लेकिन उससे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो उसने लगभग अनुमान लगाया था कि उसके सामने बड़ा भाई जिसकी उसने प्रशंसा की थी उसके लिए कोई रोमांटिक भावना नहीं हो सकती है। लेकिन उसे अभी भी भ्रम था और उम्मीद थी कि यह सिर्फ उसकी गलत भावना थी। शायद ये बड़ा भाई वह मेरा सिर्फ मेरे प्रति बहुत उत्साह दिखाने के लिए अनिच्छुक था क्योंकि उसने अपनी सीनियर सिस्टर जू मियाजिन से शादी कर ली थी। ऐसा नहीं था कि वह वास्तव में मेरे लिए कोई भावना नहीं था। तथापि उनके पिता लुओ चेंग के शब्दों ने तुरंत उनकी सभी कल्पनाओं को चकनाचूर कर दिया। लुओ चेंग के शब्दों ने उसे याद दिलाया और उसे उसकी अवास्तविक कल्पना से जागृत किया। इसलिए बस अब उसने ऐसा अभिनय किया जैसे कि वह बिजली गिर गई हो और उसे ठीक होने में लंबा समय लगा। चलो वह युआन के बारे में बात करते हैं। अब जब उन्होंने इस समय लुओ बिंग के प्रदर्शन को देखा तो वह मदद नहीं कर सकते थे लेकिन कड़वाहट से मुस्कुराए। ऐसा लगा जैसे उसने छोटे दानव राजकुमारी के लिए इतना विनाशकारी कुछ किया है कि प्यारा लुओ बिंग इस व्याकुल और बीमार रूप में बदल गया। लेकिन भगवान ने हम पर दया की है। वह बस बहुत सारे भावनात्मक ऋणों में शामिल नहीं होना चाहता था। ऐसा न हो कि चीजें अंत में बुरी तरह से समाप्त हो जाए। आखिरकार तलवार अमर के मूल उपन्यास में नियति के स्वामी जू जियांग का सबक है। कारण उसे बताता है कि वह जितना अधिक भावनात्मक ऋण अर्जित करता है उतना ही कठिन होगा कि वह बाद में उनसे निपटे। लेकिन इस समय लुओ बिंग के अश्रुपूर्ण रूप को देखकर वह थोड़ा अनिच्छुक लगा। आखिरकार लुओ बिंग केवल 28 साल का है। इस उम्र में वह अभी भी अपनी पिछली दुनिया में हाई स्कूल में होगा। इसलिए वह इस लड़की के प्रति बहुत ठंडा और निर्णायक नहीं हो सकता है जिसने अभी भी एक छोटी लड़की के दिल को बनाए रखा है। कुआ, उन्होंने धीरे से आहें भरी, फिर अचानक अपना सिर दानव जनजाति की छोटी राजकुमारी के पास घुमाया और धीरे से फुसफुसाए, मिस बिंग, कृपया सुनो कि उसे क्या कहना है। ये सुनकर कि उन्होंने क्या कहा, लुओ बिंग, जो मूल रूप से खुद के लिए खेद महसूस कर रहे थे, ने तुरंत अपना ध्यान स्थानांतरित कर दिया। उन्होंने तुरंत जारी रखा, अब आप केवल 28 साल के हैं, इसलिए यह आपके लिए बहुत जल्दी है कि आप रोमांटिक रूप से शामिल हों। इसलिए क्या आप वास्तव में मेरे साथ प्यार करते हैं, भाई वह, या सिर्फ कृतज्ञता से बाहर हैं? हमारे बीच 2 साल के समझौते के बारे में कैसे? 2 साल का समझौता? उन्होंने युआन के शब्दों को स्पष्ट रूप से लुओ बिंग की रुचि को बढ़ाया। उसकी आंखें तुरंत जल गईं और उसे लग रहा था कि वह अपनी आत्मा को फिर से हासिल कर ले। उसने युआन को रुचि के साथ देखा और कहा, इस 2 साल के समझौते से आपका क्या मतलब है कि भाई ने उल्लेख किया है? विज्ञापन। उन्होंने युआन ने कहा, भाई वह इरादा है कि अगर 2 साल बाद बिंग आप अभी भी मेरे लिए उतने ही शौकीन हैं जितना आप आज हैं, तो भाई वह आपसे वादा करेगा कि तब तक भाई वह आपके प्यार को स्वीकार करेगा। निश्चित रूप से, उन्होंने कहा और कहा, अगर तब तक बिंग आपके दिल में एक और आदमी है, भाई वह भी आपको अपना आशीर्वाद व्यक्त करेगा। ये साबित करेगा कि हम एक साथ होने के लिए किस्मत में नहीं हैं। क्या ऐसा है? युआन के शब्दों को सुनने के बाद लुओ बिंग ने तुरंत अपनी मुट्ठी मार दी और खुद को प्रोत्साहित करते हुए कहा, यह केवल 2 साल का इंतजार है। बिंग अभी भी यह बर्दाश्त कर सकते हैं। बोलने के बाद वह सीधे उसके विपरीत युआन को घूरती रही और कहा, फिर भाई वह, चलो एक सौदा करते हैं। 2 साल, सिर्फ 2 साल के बाद, 2 साल बाद अगर बिंग ने फिर से अपनी प्रशंसा व्यक्त की तो आप उसे मना नहीं कर सकते। तब युआन के सकारात्मक सिर को प्राप्त करने के बाद खुशी का एक संकेत फिर से छोटे दानव राजकुमारी के सुंदर चेहरे पर दिखाई दिया। वह यूली सराय के पार छोड़ गई। जैसे ही वह मुड़ी और लुओ चेंग में लहराई, ये कहते हुए कि पिता, जल्दी से आओ।
चलो सराय में जाओ और 2 अच्छे कमरे बाहर निकालो, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी और अच्छे कमरे दूसरों द्वारा लिया जाएगा। पिछला लुओ चेंग और उन्होंने युआन ने एक दूसरे को देखा, उनके चेहरे पर असहायता के संकेत के साथ। उन्होंने युआन को यह भी संदेह किया कि क्या उन्हें इस छोटी लड़की लुओ बिंग ने धोखा दिया था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह जानबूझकर ऐसा काम करती है जैसे वह उसके सामने रोने वाली थी और उसके पिता उसके लिए उसकी दया को जगाने के लिए थे और फिर उसे उसके लिए कुछ वादा करने के लिए छल करते थे। लुओ बिंग की तेज आकृति को सराय की ओर बढ़ते हुए देखकर उन्होंने युआन को अधिक से अधिक महसूस किया कि उनका अनुमान सही था। हालांकि अब जब उन्होंने डेमन कबीले की छोटी राजकुमारी लुओ बिंग से एक वादा किया है तो उनके लिए अपने शब्द पर वापस जाना आसान नहीं है। उसने खुद से सोचा, शायद 2 साल बाद लुओ बिंग किसी और के साथ प्यार में पड़ जाएगा और मेरा पीछा करना छोड़ देगा, इसलिए उसके साथ 2 साल के समझौते का मेरा वादा जरूरी नहीं कि बुरी बात नहीं है। तथापि वह युआन को नहीं जानता था, उनके विचारों को लुओ बिंग द्वारा शब्द के लिए शब्द सुना गया था जो उसके सामने युयाले इनकी ओर खुशी से चल रहे थे। अगला पल छोटे दानव राजकुमारी के होंठ थोड़े से घुमावदार हो गए और उसने खुद को सोचा, भाई वह भले ही आप अविश्वसनीय रूप से चतुर हैं, आप अभी बिंगर की चाल से बच नहीं सकते हैं। 2 साल बहुत लंबे जीवनकाल के साथ हमारे लिए राक्षसों के लिए एक पलक झपकते हैं। बस 2 साल तक प्रतीक्षा करें कि अपने वादे को पूरा करने के लिए और फिर उसे स्वीकार करने के लिए स्वीकार करें। सौभाग्य से वह युआन के पास दानव राजकुमारी के विचारों पर विचार करने का कोई तरीका नहीं था। अन्यथा अगर वह जानता था कि लुओ बिंग जैसी लड़की जो एक बेहद शुद्ध दिमाग लगती थी, एक शुद्ध सफेद कमल की तरह वास्तव में योजना बना सकती है और उसे धोखा दे सकती है, तो वह शायद इतना उदास होगा कि वह मौके पर खून की उल्टी कर देगी। वास्तव में एक पुरानी कहावत है जो इस तरह से जाती है, एक महिला जितनी अधिक सुंदर है उतनी ही अधिक संभावना है कि वह झूठ बोलने की संभावना है। लुओ चेंग और उनकी बेटी को यूयुएलई सराय में प्रवेश करते हुए देखने के बाद वह युआन ने मुड़कर पास में लॉन्गमेन की ओर चला गया, लेकिन जैसे ही वह अपने कमरे में प्रवेश किया उसने पाया कि उसके बिना कमरे में एक अतिरिक्त व्यक्ति था। यह उनका खूबसूरत मास्टर फेयरी लिंगम याओ था। जब फेयरी लिंगम याओ ने उसे देखा तो उसने ये कहने से पहले एक पल के लिए उसे गहराई से देखा, उस पिता और बेटी को लियांगजी सिटी से स्नो डेमन्स होना चाहिए। आपको लगता है कि उनके साथ एक गहरा संबंध है और आप वास्तव में उन्हें व्यक्तिगत रूप से शहर में लाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने युआन और लुओ चेंग के पिता और बेटी ने शहर के बाहर बहुत शोर मचाया, इसलिए जब उन्होंने सुंदर गुरु को इस मामले का उल्लेख करते हुए सुना तो वह युआन आश्चर्यचकित नहीं थे। इसके बाद उन्होंने फेयरी लिंगम याओ को लियांगजी सिटी में एक वैद डॉक्टर होने और लुओ बिंग के तपेदिक को ठीक करने के लिए अपने अनुभव के बारे में बताया। ये सुनने के बाद फेयरी लिंगम याओ को अचानक एहसास हुआ, तो ये है कि यह कैसा है। लेकिन मैंने सुना है कि आपने आखिरकार उस छोटी लड़की को 2 साल के अनुबंध का वादा किया। क्या ऐसा हो सकता है कि 2 साल बाद उस छोटी लड़की को अभी भी आपसे प्यार है और आप उसे अपने 3 हरे और 6 आंगन में ले जाएंगे जैसा कि वादा किया गया है? क्या 3 महलों और 6 आंगन हैं? जब वह ये सुनता है तो वह लगभग एक मुंह से लार का एक मुंह बाहर थूक देता है। उनके इस खूबसूरत गुरु को क्या कहना था? उन्होंने उन्हें अपने हरम में 3000 सुंदरियों के साथ एक सम्राट के रूप में माना। समस्या यह है, अभी उनके पास केवल वरिष्ठ बहन जू मियाजिन, यू जियाक्सियाओ और अधिकांश तुशन्या 3 महिलाओं में हैं। यह अभी भी उन सम्राटों से एक लंबा रास्ता है जिनके पास हर मोड़ पर 3000 सुंदरियां हैं। विज्ञापन अध्याय 255 शान्युम परिवार। वह युआन ने 2 बार खांसी की, अपना गला साफ किया और कहा, मास्टर मैं निर्दोष हूँ। जिस कारण से मैंने मिस लुओ को 2 साल का अनुबंध दिया था वह वास्तव में था क्योंकि मैं चाहता था कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढे जिसे वह इन 2 वर्षों के दौरान पसंद करता है और फिर मेरे बारे में पूरी तरह से भूल गया। ओह, ये सुनकर फेयरी लिंगम याओ ने अपने कंधों को झकझोर दिया, उसे सहवास करते हुए देखा और कहा, मुझे डर है कि केवल आप ऐसे शब्दों पर विश्वास करेंगे। मैंने देखा है कि मिस लुओ की भौहों के बीच एक मजबूत तप है। हालांकि वह सतह पर एक कमजोर छोटी लड़की प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में उसकी अपनी राय है। मुझे डर है कि उसके लिए अपना मन बदलना मुश्किल है कि उसने अपना मन बना लिया है। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद उसने अचानक अपने नाजुक सिर को उठाया और अपने छोटे शिष्य को सार्थक रूप से देखा। मुझे एहसास नहीं था कि आप महिलाओं के साथ बहुत लोकप्रिय थे। हाँ, मैंने आपको पहले कम करके आंका था। वह युआन, वह ऐसे शब्दों का जवाब कैसे दे सकता है? आखिरकार चाहे वह सहमत हो या आपत्ति जुटाए, ये हमेशा सुंदर मास्टर को उसके सामने असहज महसूस कराएगा। तब अगला पल वह युआन की आंखें चारों ओर लुढ़क गई और उसने जानबूझकर इस विषय को बदल दिया, ये कहते हुए, मास्टर आप विशेष रूप से मेरे कमरे में मेरी वापसी की प्रतीक्षा में रुके थे। मुझे लगता है कि आपके पास मेरे साथ चर्चा करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है ना? ये सुनकर कि उसने युआन ने जानबूझकर जो कुछ भी कहा था उससे बचने के लिए चुना, परी लिंगम याओ ने अपनी भौहें उठाईं और अपने छोटे शिष्य को अपनी खूबसूरत आंखों से सार्थक रूप से देखा। हालांकि ये सोचकर कि वह जू मियाजिन नहीं थी और उसे युआन के निजी जीवन में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं था, फेयरी लिंगम याओ ने इस विषय पर ध्यान नहीं दिया। उसने पास की चंदन की मेज से ताजा डाली गई पुष्प चाय उठाई और एक घूंट लिया जो उसके स्वाद की कलियों पर चाय को खिलता है। उसके मूड ने भी बहुत आराम किया। उसने कहा, मैंने सिर्फ आपके चाचा डिंग और चाचा जू के साथ चर्चा की कि हम कल 3:30 बजे संप्रदाय के लिए तैयार होंगे। आखिरकार हमें अभी भी तियानही की यात्रा के लिए तैयारी करने की आवश्यकता है, इसलिए पेंगलाई द्वीप पर बहुत लंबे समय तक रहना उचित नहीं है। उद्धरण चिन्ह। कल सुबह 3 बजे उन्होंने युआन ने सिर हिलाया, फिर रुचि के साथ सुंदर मास्टर पर नजर डाली और कहा, लेकिन अगर आप कल सुबह प्रस्थान के समय के शिष्य को सूचित करना चाहते हैं तो मास्टर सिर्फ वरिष्ठ बहन से शिष्य को सूचित करने के लिए कह सकता है। शिष्य के कमरे में व्यक्तिगत रूप से उसकी वापसी के लिए इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है ना? उद्धरण चिन्ह। युआन के शब्दों को सुनने के बाद लिंग मियाओ फेयरी के सुंदर चेहरे ने अप्राकृतिकता का संकेत दिखाया। एक पल के बाद वह सूख गई और कहा, ठीक है, इसका कारण मैं आपके कमरे में आपके लिए इंतजार कर रहा था, वास्तव में क्योंकि मैं आपके साथ कुछ पुष्टि करना चाहता था। वह युआन जल्दी से सीधे बैठ गया, एक गंभीर चेहरे के साथ उसके विपरीत सुंदर गुरु को देखा और कहा, मास्टर कृपया बोलें। फेयरी लिंगम याओ ने विचार किया और कहा, मुझे ईमानदारी से बताएं, क्या आपने और जेनेक्सियन पैलेस में असंख्य जहर संप्रदाय के नेता के क्लोन ने कोई भी राक्षसी तकनीक सीखी है जो धर्मी गठबंधन द्वारा स्वीकार नहीं की जाती है?
वास्तव में वह ये सवाल पूछना चाहती थी कि जब उसने युआन के शव में झेनिक्सियन पैलेस में रहस्यमय युआनशिन को देखा तो ली केंगन पर हमला करने के लिए इस अमर हथियार को नियंत्रित कर रहा था, जो अमर मार्शल सम्मेलन में गोल्डन कोर के दूसरे चरण में था। ये सिर्फ इतना था कि वह कुछ तुच्छ मामलों में देरी कर रही थी और इस मामले के बारे में युआन से पूछने का समय नहीं था। उसने वांग लिन और जू जियांग को जादू का इस्तेमाल करते देखा था, इसलिए वह जानती थी कि मैजिक का कल्टीवेटर्स के दिमाग पर बहुत प्रभाव पड़ा है। जू जियांग का उल्लेख न करें। आइए बस वांग लिन के बारे में बात करते हैं, जो कभी पेंगलाई मंडप में युवा पीढ़ी के सबसे अच्छे रूप में थे। डेस्टिनी के इस बच्चे का इतना उज्जवल भविष्य था, इससे पहले कि वह दानववाद में गिर गया कि वह तियानुवान महाद्वीप में सभी बड़े और छोटे संप्रदायों के शिष्यों के लिए एक रोल मॉडल बन गया। पर अब जब लोगों ने वांग लिन को फिर से देखा जब वह शैतान के जाल में गिर गया, तो उन्हें लगा कि उन्हें पछतावा और अवमानना है। यदि पेंगलाई मंडप के पूर्व प्रमुख लिन जिंगताओ उस समय उपस्थित नहीं थे, तो भयंकर टेम्पर्स वाले कुछ काश्तकारों ने मौके पर वांग लिन पर भी हमला किया हो सकता है। निश्चित रूप से यह इस तथ्य से भी संबंधित है कि राक्षसों के खिलाफ महान युद्ध बहुत लंबे समय से चल रहा है और बचाव का काम बहुत लंबे समय से चल रहा है, इसलिए दानव संप्रदाय के प्रति धर्मी गठबंधन की शत्रुता धीरे धीरे फीका हो गई है। अन्यथा यदि यह हजारों साल पहले हुआ था, भले ही पूर्व पेंगलाई मंडप मास्टर लिन जिंगताओ मौजूद थे, वह राक्षस में गिरने के बाद वांग लिन को घेरने और मारने से मंच के नीचे प्रसिद्ध और ईमानदार संप्रदायों को रोकने में सक्षम नहीं थे। इसलिए फेयरी लिंगमियाओ को डर था कि वह युआन भटक जाएगा, इसलिए उसने अपने कमरे में इंतजार किया और उसके साथ इसकी पुष्टि की। विज्ञापन। इसका कारण यह है कि उसने इस सवाल को सीधे युआन के सामने पूछा, क्योंकि फेयरी लिंगमियाओ ने मूल रूप से उसके साथ कुछ समय बिताने के बाद युआन के चरित्र को निर्धारित किया था, इसलिए उसे लगा कि वह अपने सवालों का सामना करने पर युआन झूठ नहीं बोलेगी। आशा के अनुसार परी लिंगमियाओ के सवाल को सुनने के बाद और अपने सुंदर गुरु की टकटकी का सामना करने के बाद, जो बिना पलक झपकाए उस पर तय कर लिया गया था, उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, मास्टर, जब मैं आपके साथ और जू जियांग के साथ सीनियर चेन के अवशेषों की व्याख्या करने के लिए राक्षसी घाटी में गया, तो मुझे कभी भी उम्मीद थी कि मैं वरिष्ठ चेन की लेगरी प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति होगा। इसलिए इस विरासत को प्राप्त करने के बाद मैं दानव संप्रदाय की विरासत के बारे में बेचैनी की शेष भावना के साथ खुशी, घबराहट और उत्साह का मिश्रण महसूस कर रहा हूँ। लेकिन बाद में जब मैंने देखा कि वरिष्ठ चेन मुझे 10,000 जहर संप्रदाय के जादू कौशल को सिखाना नहीं चाहते थे, लेकिन मुझे 10,000 आत्माओं के शरीर के निर्माण में मदद करने के लिए दृढ़ थे, तो मुझे एहसास हुआ कि शायद हमें जादू की खेती के बारे में कुछ गलतफहमी थी। एक ठहराव के बाद उन्होंने जारी रखा, हम में से उन लोगों की नजर में जो धर्मी पथ का पालन करते हैं, प्रत्येक दानव कल्टीवेटर एक निर्दयी खलनायक है जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं रोकेंगे। हालांकि वास्तव में ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ दानव कल्टीवेटर बेहद शातिर तकनीकों का अभ्यास करते हैं, जिससे धर्मी काश्तकारियों के लिए ये भ्रम पैदा होता है। हालांकि दानव काश्तकारियों के बीच अभी भी कुछ ऐसे हैं जो सामान्य तकनीकों का अभ्यास करते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सामान्य दानव कल्टीवेटर धर्मी कल्टीवेटिव के रूप में एक ही तकनीकों का उपयोग करते हैं। वे स्वर्ग और पृथ्वी से आध्यात्मिक ऊर्जा को भी अवशोषित करते हैं, बजाय रक्त, क्यूई और आत्मा को मनुष्यों या अन्य दौड़ से लूटने के। केवल एक चीज जो उन्हें बाहर खड़ा करती है वह ये है कि वे सामान्य कल्टीवेटर्स की तुलना में अधिक तरीकों का उपयोग करते हैं जब ये प्राकृतिक खजाने और संसाधनों को प्राचीन स्वामी द्वारा पीछे छोड़ दिया जाता है। लेकिन वास्तव में हम में से कुछ तथाकथित प्रतिष्ठित और ईमानदार संप्रदायों की कोई निचली रेखा नहीं होती है जब ये प्राकृतिक खजाने के लिए लड़ने की बात आती है। हमारे तरीके उन तथाकथित राक्षसी काश्तकारियों की तुलना में और भी अधिक भयावह हैं। यह सुनकर फेयरी लिंगमियाओ चुप हो गए, केवल इसलिए कि वह जानती थी कि उसने युआन ने जो कहा वह सच था। धार्मिकता के अपने गठबंधन में वास्तव में कुछ बेशर्म लोग हैं जो दुर्लभ खजाने और अवसरों के लिए लड़ने के लिए कुछ भी करेंगे। उनके तरीके इतने क्रूर हैं कि वे दुष्ट कल्टीवेटर्स की तुलना में भी अधिक बुरे हैं। आखिरकार दुनिया में हर किसी का लालच है और यह कुछ ऐसा है जिससे कोई भी बच नहीं सकता है, चाहे वे दानव कल्टीवेटर हों या धर्मी काश्तकार हों। एक बार जब लालच उठता है तो लोग अक्सर काम करने के लिए जो कुछ भी करते हैं वह करेंगे। इस तरह की सोच फेयरी लिंगमियाओ ने थोड़ा डूब गया और कहा, तो युआन, जो आप कह रहे हैं वह ये है कि चेंग तियायाओ, जो नेता ने 10,000 जहर संप्रदाय की स्थापना की थी, वास्तव में हमारे प्रतिष्ठित संप्रदाय द्वारा गलत समझा जाता है। अच्छा, उन्होंने युआन ने सिर हिलाया और शांति से कहा, पिछले समय में वरिष्ठ चेन की मेरी समझ के आधार पर मेरा मानना है कि सीनियर चेन का कारण क्लेश क्रॉसिंग स्टेज पर खेती करने में सक्षम था, वह उसकी अद्वितीय प्रतिभा के कारण था, न कि क्यूई, रक्त और अन्य राक्षसी खेती करने वालों की आत्माओं को लूटने से। आखिर उन्होंने एक गहरी आवाज में कहा, एक कैसे हो सकता है किसी के दाव दिल को ठोस करें और क्लेश क्रॉसिंग स्टेज तक पहुंचे, जहां एक लगभग अमर उद्गम के बिंदु पर है, बस लूटपाट और ज्ञान को जमा करने पर भरोसा करके। फेयरी लिंगमियाओ अपने सिर को सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए चुप थे और कह रहे थे, वास्तव में आप सही हैं। जहां तक मुझे पता है, 10,000 साल पहले महान दानव मारने वाले युद्ध में उच्चतम खेती के स्तर के साथ एक चेंग तियायाओ था, जो 10,000 जहर संप्रदाय के नेता थे, जो क्लेश क्रॉसिंग स्टेज पर थे। अगली उच्चतम तलवार संप्रदाय के नेता वान जियानी थे। यद्यपि वह आत्मा परिवर्तन चरण के 9वें चरण के चरम पर था, वह कई वर्षों से उस स्तर पर अटक गया था। उद्धरण चिन्ह। तो चेंग तियायाओ जैसे किसी के लिए ये असंभव है, जो पूरे तियानुआन महाद्वीप में सबसे मजबूत है, इसे खुद को मजबूत करने के लिए दूसरों के सार और भावना को लूटकर इसे प्राप्त करना। हम ये कहने के बाद उसने राहत महसूस की और राहत की सांस ली। ठीक है, अब जब मैंने आपका स्पष्टीकरण सुना है युआना, मैं आखिरकार अपनी चिंताओं को आराम करने के लिए रख सकता हूँ। यह सही है। अचानक, जैसे कि उसने अचानक कुछ सोचा था, उसने कहा, अमर कातिल तलवार और आपके हाथों में अमर चौंकाने वाला महल दोनों अमर कलाकृतियां हैं जो एक बार जुवानुआन परिवार के थे। शायद आप उस शान्युंग किंगी से बात कर सकते हैं इन दो अमर कलाकृतियों को मरम्मत के लिए हवेन्युआन परिवार में लाने के बारे में। उद्धरण चिन्ह। वास्तव में जब वह युआन पहली बार शान्युंग किंगी से मिले, जो हथियार रिफाइनर्स के एक परिवार से आए थे, तो उनके पास लिंगमियाओ परी के समान ही विचार था। ये सिर्फ इतना है कि वह इन 2 दिनों में एक चीज या किसी अन्य द्वारा देरी कर रहा था और उसके पास जुवानुआन परिवार की बेटी को देखने का समय नहीं था। उन्होंने युआन ने कहा, किस मास्टर ने कहा, क्या ये हो सकता है कि जुवानुआन परिवार की बेटी ने अभी तक होहाई शहर नहीं छोड़ा है? ये सुनकर फेयरी लिंगमियाओ ने कहा, आज जब आप पेंगलाई मंडप के नए प्रमुख से मिलने के लिए पेंगलाई पर्वत जा रहे थे,
तो मैं गलती से जुवानवान किंगी में भाग गया और उसे बताया कि मैं आपके लिए अमर स्लेइंग तलवार और अमर परिवार के लिए उकसाने के लिए है। यह मिस जुवानवान इस मामले में काफी रुचि रखता है। वह आपके साथ चर्चा करने के लिए व्यक्तिगत रूप से आपको देखने की योजना बना रही है कि इन दो अमर कलाकृतियों की मरम्मत कैसे करें। उसने खिड़की से बाहर देखा और कहा, इस समय मिस जुवानवान को जल्द ही आ रहा होना चाहिए। विज्ञापन आशा के अनुसार जिस तरह फेयरी लिंगमियाओ ने अपने शब्दों को समाप्त कर दिया, जू मियाजिन की आवाज अचानक दरवाजे के बाहर से आई, ये कहते हुए, मास्टर जूनियर भाई वह मिस किंगी यहाँ है। दरार जैसे ही दरवाजा खुला धकेल दिया गया, वरिष्ठ बहन जू मियाओजिन ने जुनियुआन किंगी का नेतृत्व किया, जो लाल कपड़े पहने हुए थे और कमल के पैरों के साथ चले गए। ये दूसरी बार था जब उन्होंने युआन जुवानवान परिवार की बेटी से मुलाकात की। रिंग पर आखिरी बार की तुलना में जुवानवान किंगी कम तेज और जानलेवा था, लेकिन अधिक वीरतापूर्ण, जैसे कि वह किसी भी आदमी की तुलना में कम सक्षम नहीं थी। जब उसने फेयरी लिंगमियाओ को देखा और वह युआन, तो वह उनके पास झुकी और फिर युआन के निमंत्रण पर बैठ गई। जू मियाओजिन ने स्वाभाविक रूप से परिचारिका की जिम्मेदारियों को लिया। जुवानवान किंगी लिंगमियाओ फेयरी और वह युआन के लिए चाय डाली और फिर चुपचाप बैठने के लिए युआन से दूर एक सीट नहीं चुनी। तब शान्यूंग किंगी सीधे इस बिंदु पर पहुंच गया और कहा, भाई वह मैंने मास्टर किंगी से सुना है कि आपको अमर स्लेइंग तलवार और अमर चौंकाने वाले महल को मरम्मत के लिए अपने हवेनियान परिवार को भेजना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि क्या भाई ऐसा करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि युआन ने ये कहने से पहले एक पल के लिए विचार किया, लेकिन उस दिन मंच पर मैंने ग्रीन में युवा महिला को सुना कि आपके जुवानवान परिवार ने 10,000 वर्षों में एक भी अमर कलाकृतियों को बनाया है, और यह कि आपका परिवार अब गिरावट में है। मैं जो पूछना चाहता हूँ, क्या जुनियुआन परिवार में अभी भी इन दो अमर कलाकृतियों को ठीक करने की क्षमता है। ये सुनकर जुवानवान किंगी की सुंदर भौहें थोड़ी बढ़ गईं और उन्होंने कहा, ईमानदार होने के लिए हमारे जुवानवान परिवार के पूर्वज किंगटियन की 10,000 साल पहले की मृत्यु के बाद से हम वास्तव में अमर कलाकृतियों को तोड़ने की क्षमता खो चुके हैं। हालांकि हाल के वर्षों में मेरे पिता ने पूर्वज किंगटियन द्वारा पारित स्मेल्टिंग सूत्र का अध्ययन किया है और कुछ प्रगति की है। यद्यपि वह पूर्वज किंगटियन के रूप में अच्छा नहीं है, वह अपनी क्षमता के लगभग 70% तक पहुंच गया है। उद्धरण चिन्ह मेरे पिता रहे हैं हाल ही में एक शीर्ष श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार को बनाने पर ध्यान केंद्रित करना। वह जागृत करने से सिर्फ एक कदम दूर है। यदि भाई को कोई चिंता है, तो आप इस अवधि के दौरान मेरे जुनियुआन परिवार के लिए क्विंजी का अनुसरण कर सकते हैं, जो कि मेरे पिता के शीर्ष ग्रेड के आध्यात्मिक हथियार का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह आध्यात्मिक हथियार को सक्रिय करने के लिए वह युआन की पलकें मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन जब वह ये सुनती थी तो थोड़ा चिकोटी डालती थी। सिद्धांत रूप में चाहे वह एक शीर्ष श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार हो या एक अमर हथियार, हथियार की भावना को पोषित करने के लिए एक बहुत लंबी प्रक्रिया लेता है, लेकिन कुछ भी निरपेक्ष नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे जुवानवान किंगियो ने कहा, वस्तु को सीधे आभूषण करने के लिए गलाने की विधि का उपयोग करना एक आत्मा के साथ वस्तु को सीधे संक्रमित करने के बराबर है। उनके तरीके पुनरुत्थान और मृत्यु के दायरे में सच्चे अमर दायरे से भी कम नहीं है। निश्चित रूप से आखिरकार एक कलाकृतियों की आत्मा का पोषण करना एक मानव भिक्षु को फिर से जीवित करने से बहुत अलग है। इसलिए जब तक कि स्मेल्टिंग तकनीक पर्याप्त रूप से उन्नत होती है, तब तक स्मेल्टर को बहुत उच्च स्तर की खेती तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं हो सकती है। लेकिन फिर भी एक मृत वस्तु को पुनर्जीवित करने और इसे एक जीवित चीज की तरह एक आत्मा देने में सक्षम होना एक ऐसा कौशल नहीं है जिसे साधारण हथियार रिफाइनर प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने युआन ने कहा, मिस किंगी ने क्या कहा, ये सुनने के बाद मैं वास्तव में काफी दिलचस्पी रखता हूँ। इसलिए हम कल दोपहर में माउंटेन गेट पर वापस आ जाएंगे। अगर मिस किंगी के पास कुछ और नहीं है, तो मैं कल सुबह जुवानवान परिवार के साथ कैसे जाता हूँ। शान्यूंग किंगी ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, चलो भाई का पालन करें, वह व्यवस्था करता है। आगे की देरी के बिना मैं वापस जाऊंगा और वापसी यात्रा के लिए तैयार हो जाऊंगा। ऐसा कहने के बाद उसने बस उन तीनों को बधाई दी, फिर खड़े होकर चले गए। फेयरी लिंगमियाओ ने लगभग सब कुछ समझाया था, इसलिए वह खड़ी हो गई और नवविवाहित दंपति को अलविदा कहा, वह युआन और जू मियाजिन। जब केवल वह युआन और जू मियाजिन को कमरे में छोड़ दिया गया था, तो वातावरण एक पल के लिए चुप हो गया। एक पल के बाद जू मियाओजिन चुप्पी को तोड़ते हुए बोलने वाले पहले व्यक्ति थे। सर, आप इस बार मिस जुवानवान के साथ जुवानवान परिवार में जा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि संप्रदाय में लौटने से पहले आपको कितना समय लगेगा। उन्होंने युआन ने कहा, बस 2 अमर कलाकृतियों की मरम्मत करना बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मेरे पति इस समय जाने के लिए मेरा मुख्य उद्देश्य हवेनियान परिवार के प्रमुख हथियार रिफाइनिंग कौशल का निरीक्षण करना है। यदि वह एक ऐसे स्तर तक नहीं पहुंच सकता है जो आपको संतुष्ट करता है, तो आप स्वाभाविक रूप से उसे मरम्मत के लिए इन 2 अमर कलाकृतियों को नहीं देंगे। उद्धरण चिन्ह ठीक है, देर हो रही है, चलो एक ब्रेक लें। विज्ञापन अध्याय 256 छिपा हुआ परिवार। जू मियाजिन का सुंदर चेहरा बिना किसी कारण के फ्लश हो गया जब उसने ये सुना, और उसने एक आवाज में एक मच्छर के रूप में प्रकाश के रूप में कहा, हाँ। ये शब्द कहने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे कि यूं ही पीठ की वरिष्ठ बहन की सारी ताकत का सेवन किया गया, जिससे उसका शरीर लंगड़ा हो गया और वह लगभग गिर गई। सौभाग्य से उसने अपने वसंत की तरह भी तारांकन एको समय में फैलाया और उसके बगल में चंदन की कुर्सी पर आयोजित किया, ताकि उसके नाजुक शरीर को जमीन पर फिसलने से रोका जा सके। अगला पल वह युआन ने उसे कमर से उठाया और उसे विंग के पीछे एक लकड़ी के सोफे पर ले जाया। आगे जो हुआ वह उन दृश्यों की एक श्रृंखला थी जो बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं थे। यह एक अज्ञात समय के लिए चला। जब जू मियाजिन को लगा कि वह युआन उसे अपने पूरे शरीर को तोड़ने के बिंदु पर कर रहा था, तो उसने युआन को आखिरकार उसे जाने दिया। बाद में उन्होंने युआन ने जू मियाजिन की गहरी नींद का फायदा उठाया, चुपचाप बिस्तर छोड़ दिया और फिर चुपके से हल्के कदमों के साथ कमरे से बाहर निकल गए। वह युआन को नहीं जानता था। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकला, जू मियाजिन, जो मूल रूप से कमरे में सो रहा था, अचानक अपनी खूबसूरत आंखें खोल दी। उसने युआन को एक जटिल रूप से गायब कर दिया। अंत में उसने युआन को फोन नहीं किया और अपने नए पति को कमरे से बाहर जाने दिया। यह इसलिए था क्योंकि वह अच्छी तरह से जानती थी कि उसे अपनी 2 अमर कलाकृतियों की मरम्मत के लिए युआन को जुवानवान परिवार जाना पड़ा। इसलिए आज रात उसके साथ समय निकालना उसके लिए बहुत दुर्लभ था। जैसा कि वह युआन की आधिकारिक पत्नी और ताओवादी साथी, जू मियाजिन ने स्वाभाविक रूप से समझा था कि कुछ चीजें थीं जिनके लिए उन्हें अपने नए पति को जाने के लिए जाने की आवश्यकता थी।
सबके बाद उसका नवविवाहित पति अब स्वर्ग का एक पसंदीदा बच्चा बन गया है जो तियान्युआन महाद्वीप में सभी संप्रदायों द्वारा प्रतिष्ठित है। वह जितना अधिक उत्कृष्ट है उतना ही अधिक दबाव जू मियाओजिन लगता है। शायद जू मियाजिन ने अपने दिल में गुप्त रूप से सोचा कि उसे इस जूनियर साथी प्रशिक्षु के साथ रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। ये सोचने के लिए उसे लगा जैसे वह इस समय के दौरान सपने देख रही थी। सबसे पहले अपने गुरु और संप्रदाय नेता के संयुक्त प्रयासों के साथ वह वांसियन संप्रदाय के सबसे नापसंद प्लेबॉय के साथ एक दोहरी खेती भागीदार बन गई। तब इस समय के दौरान उसने अपनी आंखों से देखा कि उसके इस जूनियर भाई ने एक नए पत्ते को चालू करने के लिए चुना जाने के बाद खेती में तेजी से प्रगति की थी। वह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक बेकार कल्टीवेटर होने के लिए गया जिसे वह भी यूनही पीक की वरिष्ठ बहन ने देखा। इतना ही नहीं, उन्होंने सभी आत्माओं का एक शरीर भी बनाया जो 10,000 वर्षों तक चलेगा और 2 अमर कलाकृतियों को प्राप्त किया जो अनगिनत खेती करने वालों ने सपना देखा था। अब वह तियान्युआन महाद्वीप में सबसे बड़े अमर मार्शल आर्ट सम्मेलन में प्रसिद्ध हो गए हैं और वर्तमान खेती की दुनिया में सबसे अधिक आंखों को पकड़ने वाले युवा कल्टीवेटर बन गए हैं। सभी सम्मानों के साथ उन पर सम्मानित किया गया। उनके परिवार के इस जूनियर साथी शिष्य की प्रसिद्धि एक अभूतपूर्व शिखर पर पहुंच गई है। एक बार जब कोई व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाता है तो वह अनिवार्य रूप से दूसरों द्वारा याद किया जाएगा। तियान्युआन महाद्वीप पर विभिन्न संप्रदायों, बड़े और छोटे, साथ ही साथ महाद्वीप के हर कोने में सक्रिय तेजस्वी महिला काश्तकार वे सभी लोग हैं जो वह युआन को प्रतिष्ठित कर सकते हैं। चलो वह युआन के बारे में बात करते हैं। वह स्वाभाविक रूप से नहीं जानता था कि उसके जाने के बाद कमरे में वरिष्ठ बहन जू मियाजिन अचानक उसके दिमाग में इतने विचार थे। अपने मास्टर फेयरी लिंगमियाओ और लुओ चेंग के पिता और बेटी के लिए विदाई देने के बाद वह पेंगलाई पर्वत पर गई और पेंगलाई मंडप के नए नेता लिन लिनी को अलविदा कहा। तब इसके बाद उन्होंने हवेन्युआन की गई का पीछा किया और हवेन्युआन परिवार की यात्रा पर निकल पड़े। शान्युंग परिवार की बात। इस परिवार ने 10,000 साल पहले 2 अमर कलाकृतियां, अमर स्लेरिंग तलवार और अमर झपकी देने वाले महल का निर्माण किया था और वास्तव में तियान्युआन महाद्वीप पर एक शानदार युग था। हालांकि जुवानुआन किंगटियन की मौत के साथ जुवानुआन परिवार के पास अब एक प्रतिभाशाली हथियार बनाने वाला वंशज नहीं था जो परिवार के बैनर को ले जा सकता था, इसलिए परिवार के प्रभाव ने धीरे धीरे गिरावट आई। अब तक वे सैकड़ों वर्षों से दुनिया से एकत्र हो चुके हैं। ये तब तक नहीं था जब तक कि शान्युंग किंगी दिखाई नहीं दिया कि सभी को याद आया कि तियान्युआन महाद्वीप में ऐसा हथियार रिफाइनिंग परिवार था। विज्ञापन। पेंगलाई फेयरी आइलैंड छोड़ने के बाद दोनों उत्तर की ओर अपनी तलवारों पर हजारों मील की दूरी पर उड़ रहे थे, जब तक कि वह युआन ने लगभग नहीं सोचा था कि वे उत्तर से सुदूर उत्तर में प्रवेश करने जा रहे हैं। तब वे बस एक घाटी के सामने रुक गए। शान्युंग किंगी घाटी में एक असंगत ब्लूस्टोन के लिए चला गया और फिर बाहर पहुंच गया और कुछ समय के लिए ब्लूस्टोन के साथ फिसल गया। अगला पल अचानक ब्लूस्टोन आधा पैर बाईं ओर चला गया। इसके पीछे एक पोर्टल स्पेस का खुलासा किया गया जो 2 लोगों के पास से गुजरने के लिए काफी बड़ा था। इस पोर्टल से गुजरने के बाद लगभग 100 फीट पीछे लटका हुआ एक झरना है। युआन का नेतृत्व झरने के माध्यम से जुवानुआन किंगिया द्वारा किया गया था और झरने के पीछे की चट्टान पर आया था। उन्होंने पाया कि झरने के पीछे एक बड़ा पहाड़ी सुरक्षा गठन था। हवेन्युआन किंगई ने एक हथेली के आकार का टोकन निकाला और कहा, फिर मेरे हवेन्युआन परिवार को स्वर्गीय दानव द्वारा आदरणीय रूप से दानव संप्रदाय के लिए एक शीर्ष ग्रेड आध्यात्मिक हथियार बनाने के लिए मजबूर किया गया था। किसी अन्य विकल्प के साथ हमारे पास ईशान स्थान पर छिपाने के लिए चुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ओह, वह युआन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी नाक की नोक को छूता है और कहा, मिस जुवानुआन, आप मुझे अब यहाँ लाए हैं। क्या आपको डर नहीं है कि मैं आपके जुवानुआन परिवार की वर्तमान स्थिति को उजागर करूंगा? यह सुनकर शान्युंग किंगी ने अचानक उसके शरीर को घुमाया, शांति से उस पर नजर डाली और कहा, तथ्य यह है कि आपके पास 2 अमर कलाकृतियों को प्राप्त करने का अवसर है। अमर स्लेइंग तलवार और अमर चौंकाने वाला महल आपके चरित्र को दिखाने के लिए पर्याप्त है। वह युआन। हालांकि ये 2 अमर कलाकृतियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं और अपनी आत्माओं को खो चुके हैं, एक मास्टर अवशेषों का चयन करने की उनकी वृत्ति, यदि आप और युआन उनके निम्नलिखित के योग्य नहीं हैं। इस पल वह युआन आश्चर्यचकित था और पूछा, क्या ये वास्तव में सच है? शान्युंग किंगी ने अपने कंधों को हिलाया और कहा, लोगों का कहना है कि अमर कलाकृतियों में आत्माएं हैं। एक ओर यह अमर कलाकृतियों द्वारा पोषित आत्माओं को संदर्भित करता है, लेकिन दूसरी ओर यह अमर कलाकृतियों की आध्यात्मिकता को संदर्भित करता है। अमर कलाकृतियों के रूप में यहाँ तक कि आत्माओं पर भरोसा किए बिना वे अभी भी वृत्ति से अपने स्वामी का चयन कर सकते हैं। बोलते समय शान्युंग किंगी ने पहले से ही पर्वत सुरक्षा गठन के एक अदृश्य आधार पर टोकन को दबाया था। अगला पल फिर गठन से एक मामूली क्लिक ध्वनि सुनी गई। तुरंत तब एक अंतराल उस गठन में दिखाई दिया जो एक व्यक्ति के पास से गुजरने के लिए काफी बड़ा था। उन दोनों ने तुरंत अंतराल का पालन किया और गठन में प्रवेश किया। एक पल के बाद अंतर फिर से बंद हो गया, जैसे कि यह कभी अस्तित्व में नहीं था। गठन में प्रवेश करने के बाद उन्होंने युआन को पता चला कि गठन के पीछे एक और दुनिया थी। हर जगह पहाड़ और नदियां हैं, हरे पेड़ और पक्षी गाते हैं और फूल हर जगह खिलते हैं। यह एक छोटी सी दुनिया की तरह लगता है जिसे अपने आप खोला गया है, शायद इसलिए कि उन्होंने कई सालों से मनुष्यों को नहीं देखा था। घास और जंगल के माध्यम से चलने वाले जानवरों ने कोई डर नहीं दिखाया जब उन्होंने देखा कि उन्होंने युआन और जुवानुआन किंगी को देखा था। कुछ एल्क जो वास्तव में फोजिंग कर रहे थे, उन्हें 2 लोगों से संपर्क करने की हिम्मत थी। इन 2 बिन बुलाए मेहमानों को उत्सुकता से देखते हुए एक छोटे से गिलहरी ने भी एक गिरे हुए पाइन शंकु का पीछा करते हुए सीधे जुवानुआन किंगी के कंधे पर कूद लिया। शान्युंग किंगी रुक गया और फिर से चलने से पहले गिलहरी के नीचे कूदने का इंतजार किया। उन दोनों ने इतनी मेहनत की कि वे एक छोटे से गांव को देखने से पहले लगभग 20 मील की दूरी पर चले गए थे। इस गांव में कुछ दर्जन घर हैं। ये पहले से ही शाम थी और हरे धुएं के बुद्धिमान गांवों में धीरे धीरे थैले और अडोब हाउस के ऊपर उठते हुए देखा जा सकता था। ये स्पष्ट था कि यहाँ रहने वाले ग्रामीण आग और खाना बना रहे थे। ये दृश्य उन साधारण गांवों की तरह था जिन्हें उन्होंने युआन ने फुतू सिटी के पास देखा था, जो वांसियन संप्रदाय के मुख्य शिखर के नीचे स्थित था। लेकिन सुरक्षा के साधन के रूप में पर्वत सुरक्षा गठन का उपयोग कौन कर सकता है? क्या वह सिर्फ एक साधारण नश्वर है? आशा के अनुसार जुवानुआन किंगी ने गांव के सबसे बड़े घर की ओर इशारा किया और कहा, ये किंगी का घर है। मेरे पिता जो शीर्ष ग्रेड आध्यात्मिक हथियार जागने की तैयारी कर रहे हैं, वह वर्तमान में मेरे घर के सामने रिफाइनिंग भट्टी में रखी गई है। उन्होंने युआन से उत्सुकता से पूछा, मिस किंगी, आपकी खेती पहले
से ही नींव निर्माण के 8वें स्तर तक पहुंच गई है। मुझे यकीन है कि आपके सभी कबीले आम लोग नहीं हैं, ठीक है? वे अभी भी आम लोगों की तरह आग क्यों बनाते हैं और खाना बनाते हैं और दिन में 3 भोजन का आनंद लेते हैं? विज्ञापन। ये सुनकर शान्युंग किंगी ने अपना सिर झुका लिया, उस पर नजर डाली और कहा, भाई वह आप नहीं जानते होंगे कि जब से हमारे हवेन्युआन परिवार ने दुनिया से वापस लेने के लिए चुना है, हमारे कुलों के लिए खेती के संसाधन अभूतपूर्व रूप से दुर्लभ हो गए हैं। सौभाग्य से यह एक छोटी सी दुनिया है जिसे हमारे जुवानुआन परिवार के पूर्वजों द्वारा खोला गया है और आध्यात्मिक ऊर्जा काफी प्रचुर मात्रा में है। इसलिए हम आमतौर पर इस छोटी सी दुनिया में उत्पादित आध्यात्मिक फलों, सब्जियों और मीट पर भरोसा करते हैं और खुद को सुधारने के लिए प्रभाव में सुधार हुआ है। और इस बार किंगी ने एकांत से बाहर आने के लिए चुना और वह पहले से हमारे हवेन्युआन परिवार के लिए रास्ता तलाशना चाहता था और बाहरी लोगों को ये बताने की तैयारी करता था कि हमारा शान्युंग परिवार फिर से एकांत से बाहर आने की योजना बना रहा है। जुवानुआन किंगी के शब्दों को सुनने के बाद वह युआन एक पल के लिए चुप था। ईमानदार रहना। अगर वह इस छोटी सी दुनिया में रहना चाहते थे जो कि दर्जनों या सैकड़ों वर्षों के लिए बाहरी दुनिया से जुड़ा नहीं है, तो वह शायद इसे बहुत पहले सहन करने में असमर्थ रहे होंगे। जुवानुआन परिवार सैकड़ों वर्षों से इस छोटी सी दुनिया में एकांत में रह रहा है और उनके पास वास्तव में पर्याप्त साहस है। वे दोनों एक दूसरे से बात करते हुए रुकने के बिना चले गए और गांव पहुंचे। इस समय गांव के प्रमुख का एक घर सबसे पहले शोर को सुनता था, इसलिए घर का मुखिया घर से बाहर निकलता था। जब उन्होंने देखा कि यह जुवानुआन किंगी था जो लौट आए थे, तो उन्होंने जल्दी और जोर से उनका अभिवादन किया। तो ये है QINGYI जो पीछे है। ये युवक कौन है? शान्युंग किंगी ने जल्दी से उस आदमी को सम्मानपूर्वक जवाब दिया। तीसरे चाचा, यह एक नया दोस्त किंगी है जो बाहर बनाया गया है। मैं उसे यहाँ लाने के लिए बहने वाले बादल उड़ने वाले चाकू को देखने की योजना बना रहा हूँ जो मेरे पिता ने जाली है। शायद इसलिए कि तीसरे चाचा की आवाज बहुत जोर से थी। एक पल बाद गांव के सभी ग्रामीण अपनी तंग झोपड़ियों से बाहर आ गए और जुवानुआन किंगी को बधाई दी। शान्युंग किंगी ने परेशानी का बुरा नहीं माना और एक एक करके एक मुस्कान के साथ उन्हें जवाब दिया। इन ग्रामीणों में से अधिकांश बुजुर्ग लोग और बच्चे हैं और युवा पीढ़ी बहुत कम अल्पसंख्यक बनाती है। शान्युंग किंगी ने देखा कि उन्होंने युआन की भ्रम की स्थिति को देखा और समझाया, अभी हमारी छोटी दुनिया में यह वसंत माना जाता है। इन जनजातियों में अधिकांश युवा और मजबूत पुरुष पीछे के पहाड़ में पुनर्निर्मित भूमि में कुछ आध्यात्मिक पौधों को लगाने के लिए गए हैं। वे सूर्योदय से सूर्यास्त तक काम करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, इसलिए उन्हें अभी भी काम करना चाहिए। आध्यात्मिक पौधे लगाना। वह ये सुनकर युआन थोड़ा स्तब्ध था। हालांकि उन्होंने कोई और सवाल नहीं पूछा। इसके बजाय उन्होंने 1 दर्जन से अधिक घरों के माध्यम से शान्युंग किंगी का पीछा किया और गांव के केंद्र में घर पर आए। घर के बाहर एक मध्यम आयु वर्ग के एक वर्ग के चेहरे के साथ एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी और मोटे कपड़े पहने हुए कपड़े के रूप में उपयोग करने के लिए दरवाजे के सामने 2-3 फुट लंबी तलवारें डाल रहे थे। उन्होंने शान्युंग किंगी पर नजर डाली और उन्होंने युआन को उन पर थोड़ा सिर हिलाया, लेकिन और कुछ नहीं कहा। उसने शांति से अपने पैरों पर एक धातु बेसिन में धोए गए कपड़े ले लिए और उन्हें 2 तलवारों पर लटका दिया, फिर बेसिन में गंदे पानी को बाहर निकाल दिया। जब उन्होंने युआन को मध्यम आयु वर्ग के आदमी के हाथ में धातु बेसिन की सामग्री पर ध्यान दिया तो उसका चेहरा चौंका गया और उसने कहा, क्या मैं चीजों को देख रहा हूँ? इस धोने के बेसिन में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री एक तरह का काला लोहे है। शान्युंग किंगी ने कहा और कहा, भाई वह आप गलत नहीं हैं। ये वास्तव में काले लोहे से बना कुछ स्क्रैप है, जैसे कि हथियार। किंगी ने अमर मार्शल आर्ट्स सम्मेलन में मंच पर खुलासा किया है। ये बचे हुए हैं जो मेरे पिता ने प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किया था। वह युआन चुप था उस समय जब उन्होंने जुवानुआन किंगी को ये कहते हुए सुना कि वे इस छोटी सी दुनिया में एकांत में रह रहे थे और खेती के लिए संसाधनों की कमी थी, तो उन्हें इस परिवार के प्रति काफी सहानुभूति महसूस हुई। हालांकि इस समय जब उसने अपने घर के सामने बिखरी हुई बारीक सामग्री से बने इन हथियारों को देखा तो वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन गुप्त रूप से शिकायत करता है। यह आपको अच्छी तरह से सेवा देता है कि आपके परिवार में खेती के लिए संसाधनों का अभाव है। आप हथियारों को अनुचित कच्चे माल के रूप में परिष्कृत करने के लिए कीमती सामग्री का इलाज कर रहे हैं, कुछ और उल्लेख करने के लिए नहीं। 2 तलवारें ले लो कि जुवानुआन किंगी के पिता ने कपड़े के रूप में इस्तेमाल किया था और धातु बेसिन कपड़े धोने के लिए उपयोग किया जाता था। यदि उन्हें बाहर रखा गया था तो वे निश्चित रूप से जादुई हथियार होंगे जो कई काश्तकारों को उन पर लड़ने और चोट पहुंचाने का कारण बनेंगे। लेकिन तब जब उसने काले लोहे के चूल्हे को देखा जो कि एक आदमी के रूप में लंबा था जो कि झोंपड़ी के सामने खड़ा था, उसके दिमाग में सभी विचलित करने वाले विचारों को फेंक दिया गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस काले लोहे की भट्ठी ने उसे एक ऐसा एहसास दिया जो बहुत राजसी और दबंग था। इस भावना को तब भी अनुभव नहीं किया गया था जब मैंने तलवार की भट्ठी का सामना किया था जिसमें ताइवू तलवार के मकबरे में अमर स्लेरिंग तलवार थी। शान्युंग किंगी ने कहा, भाई वह भट्ठी जो अब आप देख रहे हैं वह कियानकुन भट्ठी हमारे हवेन्युआन पूर्वजों द्वारा पारित किया गया है। अमर हत्या की तलवार और अमर चौंकाने वाला महल मूल रूप से इस भट्ठी से बनाया गया था। ये सुनकर वह युआन हैरान था और कहा, तो यह वह भट्टी है जो एक बार अमर कलाकृतियों को जाली बनाती थी। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं इसे तब भी नहीं देख सकता था जब मैं इसके सामने खड़ा था। इसलिए क्या इसका मतलब ये है कि आपके द्वारा बताए गए शीर्ष ग्रेड आध्यात्मिक कलाकृतियों को इस किनकुन फनेस में जागृत होने वाला है? शान्युंग किंगी ने सिर हिलाया और तुरंत उन्होंने युआन की पहचान को चौकोर चेहरे वाले व्यक्ति के लिए पेश किया। एक चौकोर चेहरे वाला मध्यम आयु वर्ग का आदमी जुवानुआन परिवार का वर्तमान प्रमुख है और जुवानुआन किंगी के पिता जुवानुआन ये। शान्युंग तू ज्यादा नहीं कहे। बस वह युआन को आमंत्रित करने और एक सीट लेने के बाद वह व्यस्त होने के लिए अकेले रसोई में गया। उन्होंने युआन को तुरंत अडोब से बने घर के चारों ओर देखा। मैंने देखा कि घर का इंटीरियर बहुत बड़ा था जिसमें सभी फर्नीचर की जरूरत थी। फर्श को रेत के साथ पक्का किया गया था और अब जरी 2 खुले बेडरूम और एक बंद विंग रूम थे। शान्युंग किंगी ने 2 खुले बेडरूमों की ओर इशारा किया और कहा, बाईं ओर एक वह जगह है जहां की किंगी आमतौर पर ध्यान और प्रथाओं का ध्यान रखती है और दाईं ओर एक वह जगह है जहां मेरे पिता टिकी हुई हैं। बंद कमरे के लिए इसमें मेरे पिता के रिफाइनिंग के लिए कच्चा माल होता है। विज्ञापन। अध्याय 257 अमर तलवार को फिर से भरना। उन्होंने युआन ने जुवानुआन किंगी और उनकी बेटी द्वारा आयोजित एक शानदार रात्रिभोज का आनंद लिया। यद्यपि इस छोटी सी दुनिया में खेती के अवसरों का अभाव है, लेकिन इसके भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा वास्तव में काफी प्रचुर मात्रा में है। इसलिए यहाँ लगाए गए आध्यात्मिक पौधे आध्यात्मिक ऊर्जा से समृद्ध सभी स्वादिष्ट व्यंजन हैं।
उदाहरण के लिए एक वयस्क की बांह से बड़े व्यास के साथ कुछ बीन फली हैं, एक स्पोर्ट्स कार के साथ विशाल फल और सब्जियां और खट्टे, मीठे, कड़वे, मसालेदार और नमकीन के 5 स्वादों के साथ जौ के चावल को उबला हुआ है। पूर्ण भोजन के बाद वह युआन जुवानुआन किंगई और उनकी बेटी के नेतृत्व में भट्टी में आए, जहां एक शीर्ष ग्रेड आध्यात्मिक हथियार जाली हो रहा था। स्टोव को एक लकड़ी के मंडप में कई फीट की झोपड़ी में रखा गया था। मंडप बड़ा नहीं है और कुल क्षेत्र त्रिज्या में केवल 1 दर्जन फीट है, लेकिन ये भट्टी वास्तव में छोटी नहीं है। अकेले स्टोव का आधार लगभग पूरे मंडप को कवर करता है। भट्टी लगभग 3 मीटर ऊंची है और बस वहां खड़े लोगों को राजसी उत्पीड़न की भावना मिलती है। इस समय भट्टी में एक उग्र लौ जल रही थी, पूरे मंडप को झुलसा रहा था। सौभाग्य से मंडप का शीर्ष एक तरह की काली लोहे की सामग्री से बना है, जो भट्टी की भयंकर गर्मी का सामना कर सकता है। भट्टी के बगल में एक अज्ञात सामग्री से बने आधे व्यक्ति की ऊंचाई के बारे में एक फोजिंग टेबल है। अभी ये फोजिंग टेबल स्याही की तरह काली थी, जिसमें कई गड्ढे और डेंट थे, जो एक लोहे के हथौड़े से हथौड़ा मारने से था। ये देखकर वह युआन मदद नहीं कर सकता, लेकिन एक गहरी सांस ले सकता है। यद्यपि वह फोजिंग टेबल की सामग्री नहीं देख सकता था, वह बता सकता था कि फोजिंग टेबल बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कच्चे माल कम से कम पत्थर या धातु थे, जो काले लोहे की तुलना में कठिन थे। भले ही यह इतना कठिन है, फिर भी यह फोजिंग प्रक्रिया के दौरान लगातार अंकित होता है, जिससे कई डेंट छोड़ते हैं। ये स्पष्ट है कि यह फोजिंग टेबल एक निश्चित अवधि से गुजरी होगी। शान्युंग तू ने देखा कि वह युआन की आंखें फोजिंग टेबल पर गिरती है और तुरंत उसे समझाती है, ये फोजिंग टेबल एक आध्यात्मिक हथियार है जो मेरे जुवानुआन कबीले के पूर्वज जुवानुआन किंगटियन द्वारा जाली है। इसका 12,000 से अधिक वर्षों का इतिहास है। इस फोजिंग टेबल पर सैकड़ों हजारों कलाकृतियों को जाली होना चाहिए, बहुत ज्यादा। वह युआन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन ये सुनते ही थोड़ा स्तब्ध दिखता था। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने इस फोजिंग टेबल पर इतने सारे गड्ढे और डेंट देखे। ये पता चला कि यह बात 12,000 वर्षों से मौजूद थी और सैकड़ों से अधिक बार अंकित किया गया था। इस तरह से इसके बारे में सोचो, फिर फोजिंग टेबल पर दिखाई देने वाले फोजिंग मार्क्स को समझाया जा सकता है। शान्युंग तू ने युआन के आश्चर्य को नजरअंदाज कर दिया। वह सीधे भट्टी में चला गया और आग को अंदर देखा। एक पल के बाद उन्होंने कहा, ये सिर्फ इतना होता है कि मैं जिस तलवार को अभी बनाता हूँ, वह लगभग जला दिया गया है। इसके बाद मैं उस पर अंतिम स्पर्श डालने की योजना बना रहा हूँ और फिर मैं इसे जागूंगा। छोटा भाई, बस तरफ से देखो। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने युआन ने पूरी तरह से सिर हिलाया। तब उन्होंने और जुवानुआन किंगी ने एक तरफ कदम रखा और जुवानुआन परिवार के प्रमुख के कार्यों को देखा। अगला पल शान्युंग तू आगे बढ़ा और अचानक उसके सामने स्टोव को थप्पड़ मारा, लेकिन फिर मैंने स्टोव से एक स्पष्ट गुनगुना ध्वनि सुनी। तब फिर स्टोव का आवरण अचानक हवा में कूद गया, जैसे कि यह एक विशाल बल से टकरा गया था। तुरंत एक 3 फुट लंबा चाकू, जो सभी लाल रंग का था, अचानक भट्टी से बाहर निकला। जुवानुआन ये की आध्यात्मिक शक्ति के मार्गदर्शन में उग्र लाल चाकू उसके बगल में फोजिंग टेबल पर लगातार उतरा। अगले क्षण काले लोहे से बना एक विशाल लोहे का हथौड़ा शान्युंग ये के हाथ में दिखाई दिया। एक क्लैंग ध्वनि के साथ हथौड़ा ने चाकू के हैंडल को मारा। तब विज्ञापन। जुवानुआन परिवार के सिर ने अपने हाथ में हथौड़ा को बड़ी ताकत से घुमाया। एक पल में उन्होंने दर्जनों बार उग्र लाल चाकू का पालन किया। आखिरकार फिर मरम्मत किए गए चाकू को पास में एक पूल में डालें, लेकिन आप सुन सकते हैं निरंतर सिजलिंग ध्वनि। जैसे ही धुएं के एक बुद्धिमान ने बह गया, चाकू पर उग्र लाल रंग गायब हो गया। एक चांदी के प्रभामंडल द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जो एक व्यक्ति के चेहरे को प्रतिबिंबित करने के लिए काफी बड़ा था। शान्युंग ने लापरवाही से चांदी की चमक वाली तलवार को उठाया और इसे हवा में ऊंचा कर दिया। अचानक एक चांदी की रोशनी ब्लेड से आकाश में गोली मार दी। एक पल के बाद मंडप धीरे धीरे इस गांव के ग्रामीणों से घिरा हुआ था। वे सभी जुवानुआन तू के हाथ में जलती हुई आंखों से चाकू को घूरते रहे और उनके चेहरे पर खुशी की एक नजर थी जो छिपाना मुश्किल था। शान्युंग किंगी, जो युआन के बगल में खड़ा था, ने भी उसके चेहरे पर एक उत्साहित नजर डाली। उसने कहा, माँ, क्या तुमने देखा कि पिता आखिरकार सफल हो गया? उसने अपना पूरा जीवन इस सर्वोच्च आध्यात्मिक हथियार को बनाने के लिए बिताया। हम स्वतंत्र हैं। चारों ओर ग्रामीणों को देखते हुए हर कोई चिल्ला रहा था, सफलता। परिवार का मुखिया आखिरकार सफल हो गया। हाँ, हमारे शान्युंग कबीले आखिरकार पैदा हो सकते हैं। अफसोस, एक पूर्ण 2170 वर्षों के लिए हम जुवानुआन को चू नाम के उस शैतान द्वारा हर जगह छिपाने के लिए मजबूर किया गया है, और आखिरकार दुनिया से बचने के लिए इस छोटी सी दुनिया में हमारे पूरे कबीले को भी छिपा दिया। अब हम आखिरकार दुनिया में आ सकते हैं। उन्होंने युआन ने जुवानुआन परिवार के सदस्यों की उत्साहित प्रतिक्रियाओं को देखा और मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके दिल में आह भरी। वास्तव में वह इसे समझ सकता था। उनका उल्लेख नहीं करने के लिए, अगर यह वह था, तो अपने दुश्मनों द्वारा एक छोटी सी दुनिया में 100 से अधिक वर्षों तक छिपने के लिए मजबूर किया जा रहा था, बिना बाहर आने में सक्षम होने के बिना। वह शायद पागल हो जाएगा। यद्यपि छोटी दुनिया में बहुत सारे आध्यात्मिक हथियार हैं और भोजन और पेय के बारे में कोई चिंता नहीं है, लोग अभी भी बचपन से ही उनके लिए तरस रहे हैं। ये छोटी सी दुनिया थोड़ी बड़ी पिंजरे की तरह है। यदि आप इसमें हैं और लंबे समय तक बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो ये जेल में रहने जैसा है। शान्युंग परिवार ने एक नए तैयार किए गए शीर्ष ग्रेड आध्यात्मिक हथियार के साथ बाहरी दुनिया में अपनी वापसी की घोषणा की। ये कैसे नहीं कर सकता है कि कबीले जो इस छोटी सी दुनिया में फंस गए थे, सैकड़ों वर्षों से बेवजह उत्साहित महसूस करते हैं। शान्युंग तू धीरे से चाकू को अपने हाथ में डाल दिया और कहा, इस चाकू ने केवल आकार लिया है, लेकिन यह अभी तक आध्यात्मिक रूप से नहीं किया गया है। इसलिए यह अभी भी एक सच्चे शीर्ष ग्रेड आध्यात्मिक हथियार होने से एक कदम दूर है। इसे पूरी सफलता नहीं माना जा सकता है। अब वह अचानक चिल्लाया, मुझे इसे एक आत्मा देने दो। ऐसा कहने के बाद अचानक शान्युंग तुम अपने दाहिने अंगूठे को काट दिया और चाकू के ब्लेड पर खून की एक बूंद को टपका। फिर उन्होंने जटिल सूत्रों की एक श्रृंखला का पाठ किया। इसमें एक पल नहीं लगेगा। चाकू जो अपने बाएं हाथ की हथेली में चुपचाप लेटा हुआ था, अचानक एक गूंजती हुई आवाज हो गई। तब चाकू अचानक अपने आप हवा में लटका हो गया और फिर दक्षिणावर्त घूमने लगा। ये पहले धीरे धीरे घुमाया गया और ब्लेड से गूंज ध्वनि मुश्किल से सुना जा सकती है। तथापि कुछ सांसों के बाद इसकी गति तेज और तेज हो गई और ब्लेड के गुनगुनाहट में धीरे धीरे एक बहरे ड्रैगन की गर्जना में आरोपित हो गया। थोड़ी देर बाद ड्रैगन की गर्जना जोर से और जोर से हो गई, यहाँ तक कि गड़गड़ाहट की आवाज के साथ।
कहानी। अचानक जैसे ही चाकू की कटाई का आकार अप्रत्याशित हो गया था और हवा के माध्यम से कटौती करने वाला था, जुवानुआन तू उसके बगल में अचानक एक स्पष्ट सीटी बाहर निकल गया। सीटी की आवाज शाम के ड्रम और सुबह की घंटी की तरह थी, जिसने तेजी से घूर्णन चाकू को मुश्किल से मारा। क्लैंग। अचानक एक चौंकाने वाला ड्रैगन दहाड़ तलवार से आया और तेजी से कटाई ब्लेड तुरंत बंद हो गया। फिर से चाकू को देखते हुए आप एक तेज हथियार की तरह उस पर उत्कीर्ण एक 5 पंजे वाले ड्रैगन को देख सकते हैं। वह युआन बहुत दूर नहीं था, वह स्पष्ट रूप से ब्लेड पर नुकीले ड्रैगन को स्पष्ट रूप से देख सकता था, जिसमें आध्यात्मिक ऊर्जा लगातार उस पर बहती थी। विज्ञापन। ऐसा लगता है कि पूरा ड्रैगन लाइफलाइक है। शान्युंग किंगी, जो खड़े थे, ने युआन की जिज्ञासु अभिव्यक्ति की एक झलक पकड़ी और उन्हें समझाया, ये हमारे जुवानुआन परिवार की अनूठी आध्यात्मिक शक्ति है और यह हमारे लिए कलाकृतियों को बनाने का भी आधार है। आत्मा क्या कला के लिए 9 स्तर हैं। ये कहा जाता है कि हमारे पूर्वज किंगटियन, जिन्होंने अमर स्लेरिंग तलवार और अमर कांव पैलेस का निर्माण किया, ने 9वें स्तर पर आत्मा बोस्टिंग कला की खेती की, जो कि दायरे का है। सभी चीजों का निर्माण इस प्रकार कलाकृतियों पर आत्माओं को सर्वश्रेष्ठ करने में सक्षम है। उद्धरण चिन्ह। पिता पिछले 5000 वर्षों में हमारे जुवानुआन परिवार के सबसे प्रतिभाशाली सदस्य हैं। उनके आध्यात्मिक बंदोबस्ती कौशल आखिरकार 7वें स्तर तक टूट गए, इसलिए उन्होंने दुनिया में हमारे जुवानुआन कबीले का नेतृत्व करने के लिए इस शीर्ष ग्रेड आध्यात्मिक हथियार को बनाने के लिए चुना। बावल। उसने ब्लेड पर उत्कीर्ण दैवीय ड्रैगन मार्क पर इशारा किया और कहा, उस दिव्य ड्रैगन मार्क को मेरे पिता द्वारा विशेष रूप से उकेरा गया था जब वह मेरे लिए हथियार को परिष्कृत कर रहा था। वास्तव में जब तलवार जागृत होती है तो यह जरूरी नहीं कि यह एक दिव्य ड्रैगन भावना को जन्म दे। उन्होंने युआन ने सिर हिलाया, ये दर्शाता है कि वह समझ गया और कहा, ये कुछ संप्रदायों के नेताओं के मोहरों की तरह है। यद्यपि सील को अजीब जानवरों जैसे कि एजियो ड्रैगन, व्हाइट टाइगर, वर्मिलियन बर्ड और ब्लैक कछुए के साथ उकेरा जाता है, वास्तव में वे सिर्फ एक निशान है और सच्चे 4 प्रतीकों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। उद्धरण चिन्ह। हाँ, यही मेरा मतलब है। शान्युंग किंगी की खूबसूरत आंखें जलती हैं और उसने उसे गहराई से देखा। साथ ही डोइस्ट, वह आप बहुत बुद्धिमान हैं और उत्कृष्ट प्रतिभा है, इसलिए मुझे आश्चर्य नहीं है कि अमर हत्या की तलवार और अमर चौंकाने वाले महल ने आपको चुना। मेरे पिता ने पहले से ही एक आत्मा के साथ तलवार की नकल की है और अब हमें बस इतना करना है कि आत्मा धीरे धीरे बढ़ने के लिए इंतजार कर रहा है। आप मेरे पिता के साथ 2 अमर कलाकृतियों की मरम्मत के बारे में चर्चा कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। वह युआन एक पल के लिए चुप था। हवेन्युआन ये को अपने प्रतिद्वंद्वी के हाथ में तलवार को आत्मा देने के बाद उसने ध्यान से तलवार को एक लकड़ी के बक्से में रोजवुड से बने रखा। यह आत्मा पोषण है। चाकू में नवजात आत्मा को गर्म करने और पोषण करने के लिए लाल चंदन में लकड़ी की आत्मा का उपयोग करें। ये सब करने के बाद हवेन्युआन ये ने अपना सिर घुमाया और उन्होंने युआन पर नजर डाली। छोटे भाई, मैंने किंगी से सुना कि आप अमर हत्या की तलवार लाने की योजना बना रहे हैं और अमर चौंकाने वाला महल, 2 अमर कलाकृतियों को हमारे जुवानुआन परिवार से परिष्कृत किया गया मरम्मत के लिए। उन्होंने युआन पर विचार किया और कहा, वास्तव में यह मुख्य रूप से अमर कातिल तलवार के कारण है जो 5 टुकड़ों में टूट गया है। जेनेक्सियन पैलेस को इस समय के लिए इसे ठीक करने के लिए जुवानुआन परिवार के मास्टर की आवश्यकता नहीं है। आखिरकार चेंग तियाओ का क्लोन अभी भी जेनेक्सियन पैलेस में है, इसलिए उसके लिए दिखाना उचित नहीं है। शान्युंग तू इन चीजों की परवाह नहीं करता था। उन्होंने कहा, अमर हत्या की तलवार की मरम्मत करने में सक्षम होना मेरे लिए एक महान सम्मान है। आखिरकार जब से हमारे जुवानुआन परिवार के पूर्वज स्काई क्वीन की मृत्यु के बाद से हमारे जुवानुआन परिवार ने लगभग 10,000 वर्षों में एक अमर हथियार नहीं देखा है। उन्होंने युआन ने तुरंत इम्योरल कातिल तलवार के 4 टुकड़ों को जेनेक्सियन पैलेस से बाहर ले जाया, उन्हें अपनी आंखों के सामने निलंबित कर दिया। उन्होंने कहा, मास्टर जुवानुआन, कृपया इसे देखें। अमर स्लेटिंग तलवार इस राज्य में टूट गई है, क्या इसे ठीक करना संभव है? ये सुनकर हवेन्युआन ये ने अपनी आंखों को थोड़ा संकुचित कर दिया। ध्यान से वह युआन के सामने अमर स्लैशिंग तलवार के 4 टूटे हुए टुकड़ों की जांच कर रहा था। एक लंबे समय के बाद उन्होंने कहा, अफसोस, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ब्रह्मांड की एक बार सर्वोच्च तलवार इस तरह बन जाएगी, लेकिन यह मुझे लगता है कि इन टूटी हुई तलवारों में से एक टुकड़ा गायब है ना? उद्धरण चिन्ह। उन्होंने युआन ने सिर हिलाया और स्वीकार किया, हाँ, तलवार का एक खंड विस्फोट हो गया जब मैंने दुश्मन का सामना किया और अब केवल 4 टूटे हुए टुकड़े बने हुए हैं। शान्युंग ये ने कहा, फिर हमें इसे भट्टी में वापस करना होगा और इसे फिर से शुरू करना होगा। हालांकि पुनरावर्ती तलवार अभी भी अपने अमर आकार को बनाए रखेगी। इसकी आत्मा और बनावट नष्ट हो जाएगी, इसलिए इसकी शक्ति शायद कभी भी मूल अमर तलवार के समान स्तर तक नहीं पहुंचेगी। मुझे आशा है कि आप इसके लिए तैयार रह सकते हैं, छोटे भाई। उद्धरण चिन्ह। वह युआन ने कहा और कहा, तो पुनरावृत्ति करने के बाद पितृसत्ता जुआनुआन को लगता है कि यह हासिल कर सकता है? शान्युंग ये ने कहा, यह एक अमर हथियार और एक शीर्ष श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार के बीच है। पुनरावृत्ति करने के बाद मैं इसे पुनर्जीवित करने के लिए स्पिरिट इन्फ्यूजन तकनीक का उपयोग करूंगा। एक बार जब हथियार की आत्मा होती है तो इसकी शक्ति पहले से अधिक 10 या दर्जनों बार अधिक होगी। शान्युंग ये के शब्दों को सुनने के बाद उन्होंने युआन ने सिर हिलाया और कहा, अगर ऐसा होता है तो मैं पैट्रियार्क जुवानुआन को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मुझे आश्चर्य है कि मेरे लिए अमर हत्या की तलवार को खत्म करने के लिए इनाम क्या होगा? शान्युंग तो अचानक उसकी ओर देखा और कहा, मैं आपके लिए इस तलवार को, छोटे भाई, नी शुल्क दूंगा। हालांकि मैं चाहूंगा कि आप एक शर्त से सहमत हों। हमारे जुवानुआन परिवार के सदस्यों ने इस छोटी सी दुनिया को छोड़ दिया। हम आपके संप्रदाय के पास बसना और आश्रय की तलाश करना चाहेंगे। वह युआन जुवानुआन परिवार के प्रमुख के शब्दों से आश्चर्यचकित नहीं था। आखिरकार शान्युंग किंगी ने अमर मार्शल आर्ट सम्मेलन में उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, इसलिए उनके लिए किसी से अपनी पहचान के बारे में नहीं पूछने का कोई कारण नहीं था। इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि वह युआन वांसियन संप्रदाय से था, जो तियानुआन महाद्वीप में सबसे बड़ा संप्रदाय है। इस मामले में ये समझ में आता है कि शान्युंग ये चाहते हैं कि वंसिंग संप्रदाय अपने लोगों के लिए एक आश्रय बन जाए। उन्होंने युआन ने सिर हिलाया और कहा, सौदा। अमर कातिलों की तलवार को फिर से शुरू करने और इसे आत्मा देने में कम से कम 3 दिन लगेंगे, इसलिए वह युआन इस छोटी सी दुनिया में बस गए। क्योंकि जुवानुआन तू को हर समय आग देखने के लिए स्टोव द्वारा रहने की जरूरत थी, उसने अपना कमरा युआन को दिया। मूल रूप से युआन की तरह एक कल्टीवेटर के लिए खुली हवा में सोना कुछ भी नहीं था। हालांकि चूंकि यह इस तरह की पेशकश थी, इसलिए वह मना नहीं कर सका।
3 दिन बाद शान्युंग तो आखिरकार अमर स्लेटिंग तलवार के 4 टूटे हुए टुकड़ों को एक साथ फिर से पिघलाने में सफल रहा। रिकास्ट अमर स्लेटिंग तलवार केवल 2 फीट और 7 इंच लंबी थी, लेकिन यह एक नई तलवार की तरह लग रहा था, बिना किसी एक साथ जुड़े होने के बिना। इसके बाद आत्मा देने वाला चरण आता है। इस बार वह आत्मा के साथ एक जादुई हथियार को समाप्त कर रहा था, इसलिए शान्युंग ये के चेहरे पर अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से बहुत अधिक थी जब वह पहले आत्मा के साथ तलवार को समाप्त कर रहा था। विज्ञापन अध्याय 258 वाइपर क्रोध। सौभाग्य से हवेन्युआन ये के आत्मा संक्रमित कौशल 60वें स्तर तक टूट गए थे, इसलिए आत्मा संक्रमित प्रक्रिया सुरक्षित और ध्वनि थी। अंत में लगभग 2 घंटे बिताने के बाद शान्युंग तू सफलतापूर्वक रिकास्ट अमर स्लेटिंग तलवार को जीवन दे दिया। क्योंकि तलवार के शरीर का एक हिस्सा गायब था, जो तलवार थी वह अब अमर स्लेटिंग तलवार नहीं कही जा सकती थी। उन्होंने युआन को फिर से तलवार जूजियान का नाम दिया। दुनिया में सभी अमर को मार डालो। शान्युंग ये ने भी रिकास्ट जूजान तलवार के लिए एक स्कैबर्ड बनाया। स्कैबर्ड काले लोहे से बना है और विशेष रूप से जुयान यू द्वारा ज़ेक्सियन तलवार के आकार के अनुसार बनाया गया था, इसलिए ये ज़ेक्सियन तलवार को पूरी तरह से फिट करता है। वह युआन ने अपने पीछे के स्कैबर्ड के साथ अमर निष्पादन तलवार को खिसकाया। जुवानुआन ये और जुवानुआन किंगई को झुकाया और अलविदा कहा, मुझे इतने लंबे समय के लिए आपको परेशान करने के लिए खेद है, और मैं जुवानुआन पितृसत्ता के लिए आभारी हूँ कि मुझे इस अमर निष्पादन तलवार को खत्म करने में मदद मिली। मैं अपनी कृतज्ञता के बारे में और अधिक नहीं कहूंगा। जब आपका पूरा कबीला इस छोटी सी दुनिया से बाहर निकलने का फैसला करता है, तो कृपया मेरे वानक्सियन संप्रदाय पर आने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। मैं तब अपने पिता से कहूंगा कि आप बसने के लिए एक जगह की व्यवस्था करें। उद्धरण चिन्ह। हवेन्युआन ये ने जल्दी से युआन को अभिवादन लौटा दिया और कहा, आपने जो कहा उसके लिए छोटे भाई, मैं मेरे जुवानुआन कबीले की ओर से आपके प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहेंगे। तब शान्युंग किंगी के मार्गदर्शन में उन्होंने युआन ने मूल मार्ग का अनुसरण किया और इस छोटी सी दुनिया को छोड़ दिया। हालांकि वह युआन को बाहर भेजने के बाद जुनयुआन किंगई ने थोड़ा झुका और उससे कहा, दोस्त वह किंगी इस बार परिवार में लौट आया, जो कि छोटी दुनिया से बाहर पूरे कबीले के अगले स्थानांतरण की तैयारी के लिए था, इसलिए मैं आपके साथ पेंगलाई फेयरी आइलैंड में वापस नहीं जाऊंगा। आप और मैं यहाँ अलविदा कहेंगे। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने युआन ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, जब आप इस छोटी सी दुनिया से बाहर निकलते हैं तो बस मुझे खोजने के लिए वानसियन संप्रदाय पर आते हैं, मैं आपके लिए उचित व्यवस्था करूंगा। तब दोनों ने कुछ संक्षिप्त शब्दों का आदान प्रदान किया और फिर भाग लिया। युआन ने इस छोटी सी दुनिया को छोड़ने के बाद वह रुक नहीं गया और सीधे अपनी तलवार पर वानक्सियन संप्रदाय की ओर उड़ गया। उन्होंने समय की गणना की और महसूस किया कि उनके गुरु परिलिंगमियाओ और उनके समूह को पहले ही लगभग आधे रास्ते में वापस आ जाना चाहिए था, इसलिए अगर उसने पेंगलाई द्वीप से वानसियन संप्रदाय में लौटने के लिए मार्ग चुना तो वह शायद उनके साथ पकड़ नहीं पाएगा, इसलिए उन्होंने बस एक पास के एक मार्ग को चुना जो सीधे वानसियन संप्रदाय की ओर ले गया। हालांकि केवल कुछ दर्जन मील चलने के बाद उन्होंने शहर से आगे आने वाले रक्त की एक मजबूत गंध को महसूस किया। एक गहरे भ्रूभन के साथ उन्होंने युआन ने तुरंत अपनी गति को तेज कर दिया और जल्दी से छोटे शहर में पहुंचे। जैसे ही वह पास हो गया, अचानक शहर से खून की एक तीखी गंध आई। उसी समय शहर की सड़कों से खून बहते हुए देखा जा सकता था। एक बार जब आप शहर में प्रवेश करते हैं तो आप हर जगह जमीन पर टूटे हुए अंग देख सकते हैं। वह मेन स्ट्रीट के साथ चला गया और पाया कि कम से कम सैकड़ों लोग सड़क पर क्रूरता से मारे गए थे और उनके अधिकांश शरीर अव्यवस्था में थे। सड़क के दोनों किनारों पर घरों को देखते हुए लगभग हर घर के दरवाजे खुले थे और अंदर खून में ढका हुआ था। ये स्पष्ट था कि अंदर रहने वाले शहरवासियों को घरों में मौत के घाट उतार दिया गया था। वह युआन की अभिव्यक्ति अचानक बेहद बदसूरत हो गई और उसने खुद को सोचा, पृथ्वी पर कौन इन छोटे शहरों में आम लोगों के लिए ऐसा क्रूर काम करेगा। उन्होंने शहर की कई सड़कों पर गश्त की, स्थिति के बारे में पूछताछ करने के लिए कुछ जीवित शहरवासियों को खोजने की कोशिश की। ये पता चला कि पूरा शहर नरसंहार किया गया था और किसी को भी जीवित नहीं छोड़ दिया गया था। उन्होंने युआन को तुरंत इस छोटे से शहर को केंद्र के रूप में लिया और एक एक करके आसपास के गांवों की जांच की। तब हालांकि वह ये जानकर भयभीत था कि दर्जनों मील की त्रिज्या के भीतर सभी गांव इस छोटे से शहर पर केंद्रित थे, छोटे शहर की तरह ही पूरी तरह से नरसंहार किए गए थे। हालांकि उन्होंने इन गांवों से राक्षसों की कुछ गंध को सूंघा। जाहिर तौर से इन गांवों को छोटे शहर के बाद नरसंहार किया जाना चाहिए था, इसलिए हत्यारों की आभा इतनी जल्दी नहीं फैलती थी। मुझे पहले से सोचना चाहिए था। एक गंभीर रूप से वह युआन की आंखों में चमक गया, जैसा कि उसने खुद को सोचा था। ये जगह आकाश सागर के काफी करीब है, इसलिए यहाँ मानव जाति का हत्यारा कौन हो सकता है, उन राक्षसों के अलावा जो आकाश सागर से रात को चुपके से घेरते थे। हालांकि ये राक्षस वास्तव में बोल्ड हैं। वे इतने खुले तौर पर खाई और इस पीढ़ी के मानव गांवों और कस्बों के बड़े पैमाने पर नरसंहार करते हैं। क्या वे इस पीढ़ी के मानव संप्रदायों से दबाए जाने से नहीं डरते हैं? इस तरह की सोच वह युआन फिर हवा में बढ़ गया, अपनी 5 इंद्रियों को अभूतपूर्व सीमा तक बढ़ाकर आसपास के वातावरण में उतार चढ़ाव को महसूस करता है। अंत में एक पल के बाद उसने एक दिशा चुनी और अपनी तलवार पर जल्दी से उड़ान भरी। विज्ञापन अधिक लंबे समय बाद तक नहीं। जब वह युआन अपने गंतव्य से संपर्क करने वाला था तो उसने बेहोश होकर सामने से आने वाली भयंकर लड़ाई की आवाज सुनी। जगह के ऊपर का आकाश एक काले राक्षसी बादल द्वारा कवर किया गया था और यह स्पष्ट था कि एक शक्तिशाली दानव अपने जादू का उपयोग कर रहा था। वह युआन जल्दी से ऊपर उठ गया और जल्द ही उस जगह पर पहुंचा जहां से लड़ाई की आवाज आई थी। इस समय उसने बस खोजा, ये पता चला कि जिसने डार्क ईविल क्लाउड बनाया वह एक विशाल पाइथन राक्षस था। विशाल सांप का शरीर एक विशाल पर्वत जैसा था। इसने अपने मुंह से काली धुंध को उगल दिया और हर बार जब इसने अपनी पूंछ को हिला दिया तो यह नीचे के शहर में एक हिंसक तूफान लाएगा। इसी समय ये बिजली को भी नियंत्रित कर सकता है। सुपर बड़े बिजली के बोल्ट के साथ नीचे मानव भिक्षुओं पर बमबारी कर सकता है। उन्होंने युआन एक बार इस विशाल सांप दानव के साथ एक संक्षिप्त मुठभेड़ की थी। वह लिंगवान शहर में था। सू जिनर और सीनियर सिस्टर 17 के बाद एक विशाल रक्त पाइथन का शिकार करने के लिए एक साथ काम किया। उन्होंने ब्लड पाइथन की मां सांप को लुभाने और उन्हें शिकार करने के लिए लुभाया। मां सांप का नाम बावी है और यह विशाल सांप दानव है जो वर्तमान में इस शहर में कहर बरपा रहा है। उस समय इस विशाल सांप दानव को दबाने के लिए फेरी लिंगमियाओ और किनशॉन वानक्सियन संप्रदाय के 2 जिंदन स्टेज मास्टर्स को एक साथ भेजा गया था, लेकिन उन्होंने इसे केवल घायल कर दिया और अंततः इसे लिंगवान शहर से भागने दिया।
अब बस 2 महीने से अधिक बीत गए थे और यह बीए वाइपर स्पष्ट रूप से पर्याप्त रूप से ठीक हो गया था। उसने अपने लोगों को मानव क्षेत्र में ले जाया और जलने, मारने और लूटने लगे। नीचे शहर में एक मानव संप्रदाय है। संप्रदाय में उच्चतम खेती के स्तर वाला व्यक्ति एक ऑक्टोजेरियन है जो गोल्डन कोर क्षेत्र के 5वें स्तर पर है। प्रतिद्वंद्वी स्पष्ट रूप से वाइपर के लिए कोई मुकाबला नहीं था और शहर में मनुष्यों की बमुश्किल इस विशाल सांप राक्षस द्वारा वध करने से बचने के लिए शहर की रक्षा गठन को सख्त रूप से बनाए रख सकता था। इस समय बुजुर्ग आदमी की आवाज, जो अभी तक शक्तिशाली थी, सुना गया था। बावी, हालांकि आपकी दानव दौड़ और हमारी मानव जाति कई वर्षों से दुश्मन रही है, इस दौरान हमने चुपचाप बड़े पैमाने पर पारस्परिक आक्रामकता में संलग्न नहीं होने के एक अलिखित नियम का पालन किया है। उद्धरण चिन्ह। अब आप नियमों को तोड़ने और मेरे तियानफू संप्रदाय और आसपास के गांवों और कस्बों के बड़े पैमाने पर नरसंहार को अंजाम देने की हिम्मत करते हैं। क्या आपको डर नहीं है कि हमारी मानव जाति काश्तकारियों की एक बड़ी सेना बनाएगी और अपने तियानी राक्षस कबीले के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर पलटवार लॉन्च करेगी? हे मध्य हवा में बीए वाइपर, जो लगातार शहर के सुरक्षात्मक गठन पर हमला करने के लिए विभिन्न राक्षसी मंत्रों से आग्रह कर रहे थे, एक दुर्भावनापूर्ण और बुरी मुस्कान के साथ मुस्कुराए, ये कहते हुए, यह आप मनुष्य थे जिन्होंने पहले नियमों को तोड़ दिया और मेरे गरीब बेटे को नुकसान पहुंचाया। अब मैं आपके तियानफू संप्रदाय और आपके आसपास के इन नीच मनुष्यों को अपने बेटे का बदला लेने के लिए वध कर रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि यह बोला गया था, ये देखा गया कि नीचे शहर की रक्षा गठन पर हमला करने के लिए ये बल और भी अधिक क्रूर हो गया। यद्यपि शहर रक्षा गठन को तियानफू संप्रदाय से ऑक्टोजेनियन द्वारा लगातार मजबूत किया जा रहा था, यह अभी भी हिंसक रूप से हिल रहा था और ऐसा लगता था कि इसे किसी भी समय बीए वाइपर द्वारा उल्लंघन किया जा सकता है। ऑक्टोजेरियन की आवाज कांप गई, जैसा कि वह बोलता था, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के बड़े पैमाने पर कमी के कारण प्रतीत होता है। आपका बच्चा मर चुका है, उन्होंने कहा। हम में से कितने मनुष्य वर्षों से आपके दानव की दौड़ से मारे गए हैं। हालांकि मैं डिंगी प्रतिभा में सुस्त हूं और केवल 160 साल की खेती के बाद गोल्डन कोर के 5वें स्तर तक पहुंच गया हूं। मेरे तियानफू संप्रदाय की खातिर और तियानफू शहर में दसियों हजार टेरन लोगों के लिए मैं आपको अंत तक लड़ूंगा, भले ही यह मेरे जीवन का खर्च आता है। हम्फ, आप अपनी खुद की क्षमताओं को कम करते हैं। ये सुनकर वाइपर अचानक कराह उठ गया और अचानक एक विशाल बिजली के बोल्ट को नियंत्रित किया, जो लगभग 10 फीट मोटा था और नीचे शहर के रक्षा गठन की ओर नीचे पटक दिया। दरार बावेई के शक्तिशाली झटका के बाद पर्वत सुरक्षा गठन के कई ठिकानों ने अचानक बिखरने वाली आवाजों की एक श्रृंखला बनाई। इससे पहाड़ की सुरक्षा का गठन हुआ, जो पहले से ही हिल रहा था, एक पल में और भी अधिक अनिश्चित हो गया। मास्टर, शिष्य आपकी मदद करने के लिए यहाँ है। मास्टर, हम आपकी मदद करने के लिए यहाँ हैं। नीचे दिए गए तियानफू शहर में तियानफू संप्रदाय शिष्यों का एक समूह, ये देखते हुए कि ऑक्टोजेरियन गिरने वाला था, ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को पहाड़ी सुरक्षा गठन में इंजेक्ट करने का आग्रह किया। इसे थोड़ी देर के लिए बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन क्या अफसोस है, यहाँ तक कि अगर उन्होंने पहाड़ी सुरक्षा गठन को एक पल के लिए जारी रखने की पूरी कोशिश की, तो वे अंततः स्थिति को बदलने में असमर्थ थे। इसके अलावा, हालांकि इस पर्वत सुरक्षा गठन ने बीए वाइपर को अलग कर दिया, लेकिन इसने भागने की उनकी संभावना को भी काट दिया। इसलिए एक बार जब पहाड़ की सुरक्षा का गठन टूट गया था, तो उन्हें क्या इंतजार था और शहर के सभी मानव नागरिकों को हवा में वाइपर द्वारा वध किया जाना था। जाने के लिए बिल्कुल कोई और रास्ता नहीं है। आखिरकार वर्षों से मानव जाति और दानव दौड़ के बीच शिकायतों और उलझनों को देखते हुए ये बहुत कम संभावना है कि कोई भी अपने जीवन को बचाने के लिए दानव दौड़ के लिए आत्मसमर्पण करेगा। क्या अधिक है, अभी शहर के बाहर की रखवाली एक सांप दानव राजा है जो मानव जाति के प्रति घृणा से भरा है। इस वाइपर से निकलने वाली मानव जाति के प्रति घृणा और नाराजगी से जब उन्होंने अभी डिंगी से बात करना शुरू किया, तो ये देखा जा सकता है कि सांप के कबीले के इस दानव राजा ने लंबे समय से मानव जाति से नफरत की है और वह कभी भी किसी भी मानव को नहीं ले जाएगा जो आत्मसमर्पण करता है। विज्ञापन। जबकि तियानफू संप्रदाय और बीए वाइपर तियानफू शहर के ऊपर मार्शल आर्ट में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, वह शहर के बाहर युआन ने पहले से ही अपनी सांस रोक ली थी और चुपके से शहर की रक्षा गठन के पक्ष में चले गए थे। वह युआन शहर में तियानफू संप्रदाय के लिए कोई अजनबी नहीं था। आखिरकार उन्होंने वांग यांग संप्रदाय के सबसे बड़े शिष्य और न्यू एल्डर को हराया, जो कि अमर मार्शल आर्ट सम्मेलन में अखाड़े में बहुत पहले नहीं था। हालांकि यह वांग यांग पहले से ही स्वर्गीय दानव आदरणीय चू किंगू द्वारा रखी गई थी और अमर मार्शल आर्ट सम्मेलन में उन्होंने अपने दोनों हाथों पर कब्जा कर लिया था, जिससे उन्हें अपने ट्रम्प कार्ड को उजागर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो अभी उन्होंने युआन को शहर में तियानफू संप्रदाय के शिष्यों के बीच वांग यांग नहीं पाया और अनुमान लगाया कि दूसरा पक्ष बहुत दूर भाग गया होगा। सबके बाद अगर संप्रदाय के नेता को पता था कि यह आदमी स्वर्गीय दानव आदरणीय था, उसके लिए संप्रदाय नेता द्वारा दंडित नहीं किया जाना मुश्किल होगा, है ना? दानव आदरणीय चू किंगू की प्रतिष्ठा 10,000 साल पहले 1000 हाथ वाले जहर मास्टर गू लियूफॉर्म की तुलना में बहुत बेहतर नहीं थी। यदि एक सभ्य व्यक्ति इस तरह से एक बड़े शैतान का सामना करता है, तो उसे जल्द से जल्द समाप्त कर दिया जाना चाहिए। आइए इस बारे में बात न करें, बस ये कहने के लिए कि युआन शहर के रक्षा गठन के आसपास के क्षेत्र में चुपके से उन्होंने अभी भी अपनी आभा को छोड़ने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने अपने शरीर में किसी भी खेती के बिना एक साधारण व्यक्ति के रूप में खुद को प्रच्छन्न किया। अब जब वह तियानफू शहर के बाहर आया, तो उसने किसी का ध्यान आकर्षित नहीं किया। यहाँ तक कि बीए वाइपर के रूप में शक्तिशाली व्यक्ति शहर के रक्षा गठन पर बमबारी करने पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहा था कि उसने शहर के गेट तक एक मानव कल्टीवेटर को चुपके से नोटिस नहीं किया। बूम। अंत में बीए वाइपर के बाद आखिरकार अपने मुंह से एक शक्तिशाली सार थूक दिया और इसे शहर के रक्षा गठन पर मुश्किल से पटक दिया। पर्वत संरक्षण गठन अब नहीं पकड़ सकता था और एक पल में ढह गया। एक ही समय पर डिंगी शहर में एक ऑक्टोजेनियन एक वाह ध्वनि के साथ रक्त का एक माउथफुल बाहर थूक दिया, फिर 5 कदम पीछे हटना और लगभग जमीन पर गिर गया। उसके पीछे के कई तियानफू संप्रदाय शिष्यों ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा थक दी और जमीन पर गिर गए। अभी उनके चेहरे पर निराशा का एक नजर दिखाई दी। समापन। तियानफू शहर अब समाप्त हो गया है। उन्होंने अपने दिल में सख्त सोचा, हाँ, अब जब शहर का रक्षा गठन टूट गया है, तो समय आ गया है कि आप कम मनुष्यों के मरने के लिए हैं। आकाश के ऊपर पागल वाइपर जोर से हंसे और कहा, मेरे आदमी, मुझे शहर में फॉलो करें और इन नीच मनुष्यों का वध करें। बावेई के आदेश के बाद तियानफू शहर के चारों ओर अनगिनत जहरीले सांपों ने तियानफू शहर की ओर झूलते
हुए कहा। एक ही समय पर वाइपर का विशाल शरीर बिजली की तरह झपट्टा मार दिया। एक ही समय पर वह युवान जो शहर के बाहर छिपा हुआ था ने अचानक बैंगनी हवेली में जेनेक्सियन पैलेस की बलि दी। महल के शरीर को चेंग तियायाओ के क्लोन द्वारा नियंत्रित किया गया था और एक पलक झपकते ही यह एक पहाड़ के आकार में बदल गया। एक धमाके के साथ ये डाइविंग वाइपर के सांप शरीर में भारी पटक दिया। हुश! उसी समय उन्होंने युवान को अपने हाथ में जेक्सियन तलवार को अनसुना कर दिया और वाइपर के क्यूकुन पर इसे जोर से मार दिया जिसे जेनेक्सियन पैलेस द्वारा दस्तक दी गई थी। पफ! जूजियान तलवार केवल वाइपर के शरीर में कुछ फीट में प्रवेश करती है और किसी भी गहरे नहीं जा सकती थी। इससे पता चलता है कि इस विशाल सांप राक्षस की त्वचा और मांस कितना कठिन है। उन्होंने युवान ने जल्दी से अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का आग्रह किया और झक्सियन तलवार को याद किया। वाइपर को गंभीर विस्फोट की एक श्रृंखला का सामना करना पड़ा और इसके शरीर में अचानक हवा में वापस उड़ गया, लेकिन ये डगमगा गया और इसके पहाड़ की तरह सांप के शरीर ने हिंसक रूप से हिलाया जिससे बहुत सारे सुनहरे सांप का खून आ गया। अगला पल सांप के दानव ने युवान को विषैले रोष के साथ देखा, उसके विद्यार्थियों को खड़ा किया और कहा कि जानलेवा, आप कैसे नीच मानव मुझे कैसे चोट पहुंचाते हैं। वह युवान जेनेक्सियन हॉल में लौट आया और हॉल में चेंग तियायाओ के क्लोन की कमजोर आवाज सुनी। उन्होंने कहा, ये सांप दानव बहुत शक्तिशाली है। मैंने इसे घायल करने के लिए बहुत सारी आत्मा शक्ति खर्च की है। मुझे 1 महीने के लिए सोने और भर्ती करने की आवश्यकता है। आप अपना ख्याल रखते हैं बच्चे। उसके बोलने के बाद वह चुप थी। उन्होंने युवान ने शांति से जेनेक्सियन पैलेस को एक पैर के आकार में बदल दिया और इसे अपनी हथेली में निलंबित कर दिया। साथ ही उन्होंने अपने दूसरे हाथ में अमर निष्पादन तलवार को आयोजित किया जिसमें वाइपर में तलवार की नोक को मध्य हवा में इंगित किया गया था और कहा, आप जानवर, पिछली बार मेरे मास्टर और एल्डर किन ने आपके जीवन को बख्शा था, फिर भी आपने पश्चाताप करने से इनकार कर दिया और हमारी मानव जाति पर हैवॉक को वापस करने की हिम्मत की। मास्टर और अन्य शीघ्र ही यहाँ होंगे। मैं आपको रोकने जा रहा हूँ, चाहे जो भी हो, और मास्टर के आने और पूरी तरह से अपनी आत्मा को नष्ट करने की प्रतीक्षा करें। विज्ञापन अध्याय 259 वाइपर को डराओ। वाइपर जो हवा में भाग गया था अचानक चौंका दिया गया जब उसने सुना कि उसने युवान के जोर से शब्दों को सुना। उस चेहरे पर जो एक मानव व्यक्ति की उपस्थिति में बदल गया था, उसके भौहों को गहराई से फुलाया गया था और उसकी अभिव्यक्ति जटिल हो गई थी। विपरीत लड़का वास्तव में शिष्य हेलिंग मियाओ परी की, और उन्होंने जो कहा उससे लिंग मियाओ मानव महिला जो अपने दानव कबीले के लिए क्रूर और निर्दयी थी, जल्द ही आ रही थी। वाइपर की ऊर्ध्वाधर विद्यार्थियों की जोड़ी अचानक चारों ओर घूमती है। बहुत समय पहले वह लिंग मियाओ के संयुक्त हमले से गंभीर रूप से घायल हो गया था, उस बदबूदार महिला और वांसियन संप्रदाय के एल्डरकिन। यद्यपि वह मुश्किल से अब इसे बरामद कर चुका है, फिर भी वह अपनी पूरी ताकत नहीं दे सकता है। इसलिए अगर वह इस समय फिर से उस लिंग मियाओ अमर आदरणीय का सामना करता तो उसके पास जीतने का कोई मौका नहीं होता। तियानफू शहर में वह युवान और डिंगी और अन्य लोगों पर जमकर देखते हुए वाइपर की आवाज जानलेवा इरादे से भरी हुई थी। जैसा कि उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं आपके गुरु से डरता हूँ। अगर आपका गुरु अनैतिक नहीं था और मुझे गंभीर रूप से घायल करने के लिए किन के साथ मिलकर नहीं किया था, तो मैं उससे क्यों डरता। ये कहते हुए कि स्नैक दानव राजा अभी भी जल्दी से तियानफू शहर की सीमा से वापस ले लिया है। दृश्यमान वह युवान के शब्दों के बारे में अभी लिंग मियाओ फेयरी के साथ बीए वाइपर को धमकी देने के बारे में कुछ प्रभाव डालते हैं। विशाल सांप दानव राजा ने यहाँ रहने की हिम्मत नहीं की और जल्द से जल्द अपमान में भाग गए। नाइट, आपकी मदद के लिए धन्यवाद, अन्यथा हमारा तियानफू शहर उस सांप के दानव द्वारा पूरी तरह से नष्ट हो गया होगा। तियानफू संप्रदाय के ऑक्टोजेरियन नेता अपने शिष्यों के साथ वह युवान के पास आए और उनकी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उन्हें झुका दिया। फिर उन्होंने कहा, मैंने सिर्फ आपसे सुना है कि आपका गुरु जल्द ही आ रहा है। मुझे आश्चर्य है कि आपका गुरु कौन है। वह युवान ने मुस्कुराते हुए कहा, संप्रदाय के मास्टर डिंग। मैंने सिर्फ ये कहा कि सांप दानव राजा को डराने के लिए मेरे गुरु पहले से ही दूसरी दिशा से संप्रदाय में लौट आए हैं। वैसे संप्रदाय मास्टर डिंग, कृपया जान ले कि मेरा नाम वह युवान है और मैं वांसियन संप्रदाय के परी लिंग मियाओ की कमान के तहत सबसे कम उम्र के शिष्य हूँ। उद्धरण चिन्ह। डिंगी को अचानक एहसास हुआ, तो आप वांसियन संप्रदाय के एक शिष्य हैं। तियान्युआन महाद्वीप में सबसे बड़े संप्रदाय के रूप में आपका संप्रदाय हमेशा हमारे जैसे छोटे संप्रदायों के लिए एक रोल मॉडल रहा है। इसके अलावा आपके मास्टर अमर मास्टर लिंग मियाओ भी हमारे जैसे काश्तकारियों द्वारा प्रशंसित एक प्रमुख महिला आकृति है। इसलिए डोइस्ट साथी वह, जब आप हमारे तियानफू संप्रदाय में आते हैं तो आप हमारे सबसे कीमती अतिथि हैं। ये सुनकर उन्होंने युवान को कड़वा मुस्कुराया और कहा, वरिष्ठ डिंग, कृपया इतना विनम्र मत बनो। मैं अपने गुरु की प्रतिष्ठा के कारण उस वाइपर को डराने में सक्षम था, इसलिए मैं सिर्फ एक काया हूँ, एक सच्चा गुरु नहीं हूँ। इसलिए आपके लिए इतना विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपनी नाक की नोक को छुआ और कहा, मैं वांसियन संप्रदाय में केवल एक आंतरिक शिष्य था। इससे पहले कि मेरे गुरु ने मुझे यूं ही पीठ में ले लिया, मैं अभी भी एक अनजान और अकुशल प्लेबॉय था। ये हाल ही में है कि मैंने एक नया पारा बदल दिया है और अंत में अपनी खेती में सुधार करने में सक्षम है। इस बिंदु पर उनकी टकटकी डिंगी के पीछे तियानफू संप्रदाय के शिष्यों में स्थानांतरित हो गई और उन्होंने तुरंत कहा, वैसे मैं सीनियर के सबसे बड़े शिष्य वरिष्ठ भाई वांग यांग को क्यों नहीं देखता। ये सुनकर डिंगी की अभिव्यक्ति बल्कि असहाय हो गई, क्योंकि उन्होंने कहा, साथी डोइस्ट वह, कृपया जानते हैं कि मेरे वरिष्ठ शिष्य अमर मार्शल आर्ट सम्मेलन में भाग लेने के बाद से संप्रदाय में नहीं लौटे हैं। अफसोस, ईमानदार होने के लिए मुझे नहीं पता कि मेरा वरिष्ठ शिष्य कहाँ गया है। ये कहते हुए कि तियानफू संप्रदाय के नेता ने उनके चेहरे पर अकेलेपन का निशान दिखाया। मुझे भी ऐसा ही लगता है। आखिरकार वांग यांग डिंगी के प्रत्यक्ष शिष्य हैं जिन्हें 10 साल से अधिक समय से प्रशिक्षित किया गया है। वह उसे तियानफू संप्रदाय के अगले नेता के रूप में प्रशिक्षित करने की योजना बना रहा है। किसने सोचा होगा कि एक मार्शल आर्ट सम्मेलन में भाग लेने के बाद दूसरी पार्टी वास्तव में अपने तियानफू संप्रदाय को छोड़ देगी और कभी नहीं लौटेगी। उन्होंने अपने सबसे बड़े शिष्य के बारे में अफवाहें सुनी थीं, जो स्वर्गीय दानव के वंशानुगत थे, लेकिन उनके जैसे पुराने लोगों के लिए जो 100 साल से अधिक समय से रहते हैं, वे इन वर्षों के दौरान कुछ अफवाहें कैसे सुन सकते थे। इसलिए अगर उसने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो वह कभी भी इन तथाकथित अफवाहों पर विश्वास नहीं करता। लेकिन वह अब अपने सबसे बड़े शिष्य वांग यांग की खबर के बारे में पूरी तरह से निश्चित होने की हिम्मत नहीं करता था, जो वास्तव में गायब हो गया था।
निश्चित रूप से ये केवल अपने स्वयं के तियानफू संप्रदाय के आंतरिक मामले थे और वह उन्हें एक बाहरी व्यक्ति के सामने नहीं दिखा सका जैसे वह युआन। चलो वह युआन के बारे में बात करते हैं। जब उन्होंने तियानफू संप्रदाय के नेता के शब्दों को सुना उसके सामने वह जानता था कि इस बूढ़े व्यक्ति को शायद अभी भी अपने सबसे बड़े शिष्य के लिए आशा की एक झलक थी और महसूस किया कि वांग यांग जो अफवाह है कि स्वर्गीय दानव का शरीर था वह सच नहीं था। विज्ञापन उन्होंने युआन ने इसे मौके पर नहीं बताया। आखिरकार ये सिर्फ तियानफू संप्रदाय के नेता के साथ उनकी पहली मुलाकात थी। जहां तक वह याद कर सकता है मूल उपन्यास तलवार अमर में इस ऑक्टोजेरियन का अधिक वर्णन नहीं था, इसलिए फिलहाल वह नहीं जानता था कि क्या उसे तियानफू संप्रदाय के नेता को अमर मार्शल सम्मेलन में वांग यांग से लड़ने के बारे में अपनी सच्ची भावनाओं के बारे में बताना चाहिए। इस समय तब उन्होंने डिंग येदो को ये कहते हुए सुना, मैंने सुना है कि एक युवा नायक है जिसने अमर मार्शल आर्ट्स कॉन्फ्रेंस में अपनी कौशल का प्रदर्शन किया जो हमारे तियानयुआन महाद्वीप में हर संप्रदाय के युवा कौतुक बन गया। हम वे आपके बारे में बात कर रहे होंगे, युवा नायक वह सही। ये सुनने के बाद कि तियानफू संप्रदाय नेता डिंगी ने क्या कहा वह युआन ने कहा और थोड़ा सिर हिलाया, यह सही है लेकिन यह उतना आश्चर्यजनक नहीं है जितना वे कहते हैं। इस बिंदु पर उन्होंने युआन का चेहरा शायद ही कभी शर्मिंदगी का निशान दिखाया हो। उन्होंने कहा, मैं अमर मार्शल सम्मेलन में उत्कृष्ट खेती और प्रतिभा के साथ एक और युवा प्रतिभा के बाद एक को हराने में सक्षम था क्योंकि मैं एक प्राचीन शक्तिशाली होने की विरासत को गलती से प्राप्त करने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली था और फिर मैं सभी आत्माओं के शरीर को बनाने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली था। तब उन्होंने फिर से कहा और कहा, उसके बाद सरासर भाग्य से मैं 2 और क्षतिग्रस्त अमर कलाकृतियों को प्राप्त करने में सक्षम था। उनका उपयोग करते हुए मैं उन पियरलेस जीनियस को सफलतापूर्वक हराने में सक्षम था। तथापि हालांकि उन्होंने युआन ने कहा कि यह बहुत हल्के से है, लेकिन जब डिंग यी विपरीत पक्ष पर तियानफू संप्रदाय के नेता ने ये सुना तो वह निस्संदेह शब्दों से परे हैरान था। 10,000 का शरीर, 10,000 आत्माएं। डिंग यी की आवाज मदद नहीं कर सकती लेकिन कांपती है क्योंकि उनका तियानफू संप्रदाय तियानही के अपेक्षाकृत करीब था लेकिन अभी भी पेंगलाई फेयरी आइलैंड और वानक्सियन संप्रदाय से एक निश्चित दूरी थी। उन्होंने कभी भी वानसियन संप्रदाय के बारे में अफवाहों के बारे में नहीं सुना था जो सभी आत्माओं के शरीर के साथ एक पियरलेस जीनियस का उत्पादन करता था। इसलिए अभी जब डिंग यी ने सुना कि वह युआन व्यक्तिगत रूप से कहता है कि उसके पास सभी आत्माओं का काया था जो 10,000 वर्षों तक तियानयुआन महाद्वीप में दिखाई नहीं दिया था, वह पूरी तरह से गिर गया। सभी आत्माओं के शरीर की अवधारणा क्या है? एक शक्तिशाली जिंदन स्टेज मास्टर के रूप में जो लगभग 200 वर्षों से रहता है, वह निस्संदेह इसे बहुत अच्छी तरह से जानता है। कुछ और उल्लेख करने के लिए नहीं, चलो बस ये के बारे में बात करते हैं। आखिरकार वह केवल सोने के एकल पहलू में आत्माओं के साथ संवाद करने में सक्षम था और फिर खेती के मार्ग पर शुरू किया। फिर भी हालांकि अपने 100 से अधिक वर्षों की खेती के दौरान वह गोल्डन कोर के 5वें स्तर तक टूट गया। यदि वह 5 तत्वों के बीच एक और तरह की आध्यात्मिकता में महारत हासिल कर सकता है तो उसकी उपलब्धियां वानसियन संप्रदाय के नेता फेयरी लिंगमयाओ और पेंगलाई मंडप के नेता लिन जिंगताओ से कम नहीं होंगी। लेकिन अब उसके सामने खड़े वानसियन संप्रदाय के युवा शिष्य में वास्तव में सभी आत्माओं का एक शरीर है जो सभी आत्माओं के साथ संवाद कर सकता है। यानी जब तक वह युआन शांत और अभ्यास करने के लिए तैयार है, भले ही उसके पास इस बीच कोई रोमांच नहीं है, 100 साल बाद वह युआन के दायरे को कम से कम गोल्डन कोर के 9वें स्तर के चरम पर होना चाहिए या यहाँ तक कि नवजात आत्मा के ऊपर भी होना चाहिए। ये भी अधिक हो सकता है। इस बारे में सोचते हुए डिंग यी ने युआन को उत्साह के संकेत के साथ देखा, लेकिन उन्होंने जल्दी से इस अभिव्यक्ति को दबा दिया और कहा, अफसोस युवा मास्टर के साथ वह वानसियन संप्रदाय में मुझे डर है कि हमारी ताकत में और सुधार होगा। यदि युवा मास्टर वह हमारे तियानफू संप्रदाय से है तो हमारा तियानफू संप्रदाय तुरंत तियानयुआन महाद्वीप में शीर्ष संप्रदायों में से एक बन जाएगा। जैसा कि उन्होंने बात की, ऑक्टोजेरियन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान प्रकट करता है। वह सिर्फ इस बारे में बात कर रहा था। आखिरकार 2 प्रमुख संप्रदायों के अलावा वानक्सियन संप्रदाय और पेंगलाई मंडप अन्य छोटे संप्रदायों में एक प्रतिभा की खेती करने के लिए संसाधन कैसे हो सकते हैं जैसे कि वह युआन। इन भिक्षुओं के लिए योग्यता एक पहलू है और दूसरा पहलू खेती संसाधन है। आखिरकार कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली हैं, अगर आपके पास पर्याप्त नहीं है अभ्यास करने के लिए संसाधन, आप केवल कुछ ही ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं जो आम लोग शायद ही पहुंच सकते हैं और यह विस्मय और सदमे के स्तर तक पहुंचने से दूर है। विज्ञापन उस समय तियानफू संप्रदाय के बूढ़े नेता ने युआन पर मुस्कुराते हुए कहा, बेशक ये सिर्फ मेरी इच्छाधारी सोच है युवा, वह उन्हें दिल से मत ले। मुझे आश्चर्य है कि अगर आपके पास अगले में भाग लेने के लिए कोई महत्वपूर्ण मामला है, यदि नहीं तो नहीं, तियानफू संप्रदाय में क्यों न आएं और एक समय के लिए आराम करें। तियानफू संप्रदाय के बूढ़े नेता हमेशा प्रतिभाशाली लोगों की भर्ती के लिए उत्सुक रहे हैं। इस समय यह इस तथ्य से देखा जा सकता है कि वह व्यक्तिगत रूप से एक साधारण काउहर्ड लड़के वांग यांग को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए पहाड़ से नीचे चला गया और उसे तियानफू संप्रदाय में वापस लाया। आखिरकार वह इस पियरलेस जीनियस को जाने के लिए अनिच्छुक था जिसने सभी आत्माओं का एक शरीर बनाया था। यद्यपि उसे अपने तियानफू संप्रदाय में रखने का कोई तरीका नहीं था, यहाँ तक कि इस पियरलेस प्रतिभा के साथ थोड़ी देर के लिए रहने में सक्षम होने के नाते भी उसे आभारी महसूस करने के लिए पर्याप्त होगा। इसके लिए वह युआन केवल कड़वाहट से मुस्कुरा सकता था और कहा, मुझे डर है कि मैं आपके अनुरोध के लिए सहमत नहीं हो सकता वरिष्ठ। यह इसलिए है क्योंकि जिस तरह से मैंने पाया कि आपके तियानफू संप्रदाय के अलावा अन्य संप्रदायों के नियंत्रण में गांव और कस्बे भी हैं जो दानव जनजाति द्वारा बड़े पैमाने पर वध का सामना कर चुके हैं। इसलिए इस बिंदु पर उनका चेहरा थोड़ा गहरा हो गया क्योंकि उन्होंने बात की, मुझे चिंता है कि यह एक संकेत है कि राक्षस हमारी मानव जाति के बड़े पैमाने पर आक्रमण की योजना बना रहे हैं। इसलिए मैं तुरंत संप्रदाय में लौटने का इरादा रखता हूं और इस मामले के संप्रदाय के मास्टर को सूचित करता हूं। मुझे आशा है कि वह हमारे सभी ईमानदार संप्रदायों को इस बात पर चर्चा करने के लिए बुलाएगा कि तियानही राक्षसों द्वारा प्रस्तुत इस आपदा से कैसे निपटें। ये सुनकर कि वह युआन के शब्द, डिंग यी ने समझौते में सिर हिलाया और कहा, युवा वह सही है। दरअसल मैं तियानफू शहर और बाहर के गांवों और कस्बों के माध्यम से बीए वाइपर के रैम्पेज से भी बहुत आश्चर्यचकित था। तियानही के इस तरह के बड़े पैमाने पर राक्षस आक्रमण और जलन, हत्या और लूटपाट द्वारा हमारी मानव जाति के विनाश वर्षों में नहीं हुआ है। उन्होंने सख्ती से कहा, युवा नायक, वह आपको अपने व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
जल्दी करो और अपने कबीले के नेता को इस मामले के नेता को सूचित करें। इस तरह हम मनुष्य राक्षसों द्वारा बड़े पैमाने पर आक्रमण के लिए अग्रिम रूप से तैयार कर सकते हैं। तब उन्होंने युआन ने डिंग, यी और तियानफू संप्रदाय के सभी शिष्यों को अलविदा कहा। तब वह अपनी तलवार पर उड़ गया और तेजी से गति से वानक्सियन संप्रदाय की ओर सीधे उड़ गया। अब उनकी खेती फाउंडेशन बिल्डिंग के 9वें चरण के माध्यम से टूट गई है और वह गोल्डन अमृत चरण में पदोन्नत होने से केवल आधा कदम दूर है। इसलिए तलवार के साथ उड़ान भरने की गति कई गुना तेज है जब वह नींव निर्माण के 6ठे चरण में था। इसके अलावा वह जिस पर खड़ा था वह अमर स्लेटिंग तलवार थी जो कि हवेनिवान ये ने उसके लिए रिकास्ट किया था। ओह नहीं, सटीक होने के लिए यह अब झूजियान तलवार है। इसलिए तलवार के साथ उनकी वर्तमान उड़ान की गति पहले की तुलना में लगभग 5 गुना तेज थी। तियानफू संप्रदाय से वानसियन संप्रदाय की दूरी लगभग हजारों मील की दूरी पर है। हालांकि तियानफू संप्रदाय को पारित करने के बाद यह मूल रूप से सभी अंतर्देशीय है। आखिरकार तियानही में राक्षस अभी भी अंतर्देशीय में मानव संप्रदायों से सावधान है, इसलिए वे कहर बल पाने के लिए अंतर्देशीय में गहराई से नहीं जाने की हिम्मत करते हैं। उन्होंने युआन को रास्ते में दानव जनजाति द्वारा वध किए जाने के कोई और दुखद दृश्य नहीं देखे। अपनी तलवार पर वानक्सियन संप्रदाय के लिए वापस उड़ते हुए वह युआन अभ्यास करना नहीं भूलता था। तलवार को नियंत्रित करते हुए उन्होंने अपनी ऊर्जा और भावना को एक अर्ध मध्यस्थ राज्य में बनाए रखा। आधे बैठे ध्यान का कारण ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे अभी भी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा और चेतना के आधे हिस्से को अपने पैरों के नीचे ज़ेक्सियन तलवार को नियंत्रित करने के लिए बनाए रखने की जरूरत है और उसे वापस वानक्सियन संप्रदाय की ओर ले जाया जाए। इसमें लगभग 3 दिन लगे। उन्होंने युआन ने सफलतापूर्वक हजारों मील की दूरी पर तलवार की उड़ान पूरी की और संप्रदाय में पहुंचे। वानसियन संप्रदाय के मुख्य हॉल में पहुंचते हुए वह युआन तुरंत अपने दत्तक पिता से मिले। वह वांगशिंग और अपने पिता को तियानही लाइन के साथ मानव जाति पर कहर बरतते हुए दानव जनजाति के बारे में सूचित किया। ये सुनकर वह वांगशिंग की अभिव्यक्ति अचानक अंधेरा हो गया। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि इतने वर्षों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के बाद राक्षसों को यकीन हो गया है कि हम मनुष्य आसान शिकार हैं। उन्होंने वास्तव में हिम्मत की है तियानही डिफेंस के माध्यम से तोड़ने के लिए और हमारे मानव क्षेत्र में गहराई से घुसना, जलना, हत्या करना और लूटना। वे हमारे मानव क्षेत्र में गहराई से घुसने की हिम्मत करते हैं। क्या हम मनुष्य तियानही में अपने दानव क्षेत्र पर आक्रमण नहीं कर सकते? अपने उग्र पिता का सामना करते हुए उन्होंने युआन ने असहाय रूप से कहा, पिता, आप दानव की दौड़ में बदला लेने की योजना बनाते हैं। मैं इससे सहमत हूँ, लेकिन मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि इस बार तियानही दानव दौड़ में हमारा बदला उन राक्षसों तक सीमित होना चाहिए जिन्होंने हमारी मानव जाति पर आक्रमण किया। उन दानव जनजातियों के लिए जिन्होंने हमारी मानव जाति पर आक्रमण नहीं किया है। ये हमारे लिए एक सौम्य और सुसंगत दृष्टिकोण को अपनाना सबसे अच्छा है, उन्हें अन्य बर्बर और क्रूर दानव जनजातियों से अलग करना। इस तरह हम उन दानव जनजातियों को एक एकीकृत गठबंधन बनाने से रोकेंगे और स्वाभाविक रूप से उन्हें हमारी मानव जाति के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य संचालन शुरू करने से रोकेंगे। उद्धरण चिन्ह। ओह, वह वांगशिंग मदद नहीं कर सकता था, लेकिन जब उसने युआन के शब्दों को सुना तो वह आश्चर्य की बात दिखाती थी। उन्होंने अपने कीमती बेटे को ऊपर और नीचे देखा और कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा, वह वांगशिंग, एक दिन मुझे इस तरह की उपयोगी सलाह दे पाएगा। हाँ, ये वास्तव में मुझे राहत महसूस करता है। वह वांगशिंग की बड़ी खुशी और उत्साह की अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से उसके दिल के नीचे से थी, यहाँ तक कि खुशी के आंसू उसके विद्यार्थियों से बाहर निकले। विज्ञापन अध्याय 260 गोल्डन कोर की सफलता। अहम। वह युआन 2 बार खांसी, उसके चेहरे पर एक असहाय नजर और कहा, पिता, युआना पहले इतना बुरा नहीं था। क्या वह था? वह वांगशिंग, वह एक सुस्त अभिव्यक्ति के साथ अपने इकलौते बेटे की ओर घबरा गया और कहा, आप जानते हैं कि क्या, मैंने आपको कई बार गला घोंटने का आग्रह किया है, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं आपका गला घोंटता हूं तो मेरे निधन के बाद मेरे शरीर को इकट्ठा करने के लिए कोई नहीं होगा, मैं वापस आयोजित किया। उन्होंने युआन ने जल्दी से कहा, पिता अब अपने प्रमुख में हैं। यदि वह नवजात आत्मा के मंच के माध्यम से टूट सकते हैं तो उनके जीवनकाल को सैकड़ों या हजारों साल तक बढ़ाया जाएगा। इसलिए इस तरह के अशुभ शब्दों को कहना सबसे अच्छा नहीं है जो उनकी मृत्यु और उनके ताऊ के निधन के बारे में है। ये सुनकर एक गहन अभिव्यक्ति ने वांगशिंग के चेहरे को पार कर लिया, क्योंकि उन्होंने कहा, इस दुनिया में कौन अमर है? यहाँ तक कि प्राचीन स्वामी जो एक बार खेती के अद्वितीय स्तर तक पहुंच गए थे, हाल ही में अभी भी पृथ्वी के ढेर में बदल रहे हैं। इसके अलावा तियानयुआन महाद्वीप वर्तमान में आध्यात्मिक ऊर्जा से भूखा है, जिससे नवजात आत्मा मंच के माध्यम से टूटना अविश्वसनीय रूप से मुश्किल हो जाता है। एक ठहराव के बाद उन्होंने जारी रखा, वास्तव में जब मैं गोल्डन कोर के 9वें स्तर तक टूट गया तो मैंने भविष्यवाणी की कि वर्तमान तियानयुआन महाद्वीप में जहां आध्यात्मिक ऊर्जा दुर्लभ है, मुझे डर है कि भले ही मैं अपना पूरा जीवन बिताता हूं, मैं फिर कभी नवजात आत्मा मंच के माध्यम से नहीं तोड़ पाऊंगा। लेकिन ये कहने के बाद उनकी अभिव्यक्ति अचानक उज्जवल हो गई और उन्होंने राहत की नजर से युआन को देखा। उन्होंने कहा, जब से आप, युआना ने, सभी आत्माओं का शरीर बनाया, मैं, आपके पिता ने आशा को फिर से जगाया है। यह आशा है कि आप, युआना, क्योंकि केवल आप जिन्होंने सभी आत्माओं का शरीर बनाया है, इस तियानयुआन महाद्वीप में आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी के अवरोध के माध्यम से तोड़ सकते हैं और नवजात आत्मा क्षेत्र को आगे बढ़ा सकते हैं। वह वांगशिंग के शब्दों को सुनने के बाद वह युआन एक पल के लिए चुप था। एक पल के बाद उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति बहुत गंभीर हो गई और उसने कहा, चिंता मत करो पिता, युआना जल्द या बाद में नवजात आत्मा के मंच के माध्यम से टूट जाएगा और यहाँ तक कि एक उच्च स्तर तक पहुंच जाएगा। उन्होंने वांगशिंग को सिर हिलाया। पिता और पुत्र के बीच संचार यहाँ समाप्त हो गया। तब वह युआन लिंग मियाओ फेरी, जू मियाओजिन, सू जैना और अन्य लड़कियों के साथ मिलने के लिए यूहाई शिखर पर लौट आया। उन्होंने वांगशिंग ने एक दानव हत्या के गठबंधन की स्थापना पर चर्चा करने के लिए वानसियन संप्रदाय और प्रत्येक शिखर के स्वामी के बुजुर्गों को बुलाया। आज तियानही में राक्षस तियानफू संप्रदाय के पास मानव जाति के एक बड़े पैमाने पर नरसंहार को पूरा करने के लिए तैयार हैं। ये पहले से ही मानव जाति की निचली रेखा को चुनौती दे रहा है। इसलिए मानव भिक्षु सेना को जल्द से जल्द एकीकृत करना आवश्यक है कि तियानी राक्षसों को रोकने के लिए जो मानव क्षेत्र पर आक्रमण करने का प्रयास करें। अन्यथा मुझे डर है कि मानव जाति इस तबाही में राक्षसों के बीच अधिक हताहत होगी। बुजुर्गों और शिखर परास्नातक ने वांगशिंग के आदेश को प्राप्त किया और तियानुवान में विभिन्न संप्रदायों को समाचार देने के लिए लोगों को भेजना शुरू कर दिया। महाद्वीप उन्हें सूचित करते हुए कि वानसियन संप्रदाय धर्मी गठबंधन की एक बैठक आयोजित करने की तैयारी
कर रहा था। आखिरकार वानेक्सियन संप्रदाय आज तियान्युआन महाद्वीप में सबसे बड़ा संप्रदाय है, इसलिए उन्होंने उन छोटे संप्रदायों के लिए धर्मी गठबंधन सम्मेलन को बुलाने की खबर को पारित किया। स्वाभाविक रूप से इन संप्रदायों के मजबूत पुरुष जल्द से जल्द भाग लेने के लिए वानेक्सियन संप्रदाय में आए। 10 दिन बाद तियान्युआन महाद्वीप में बड़े और छोटे संप्रदायों के लगभग सभी शक्तिशाली लोग आ गए हैं। इस बार धर्मी गठबंधन सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति वह वांगशेंग है, वानेक्सियन संप्रदाय के नेता जिन्होंने परी लिंगमियाओ की तुलना में गोल्डन कोर के 9वें स्तर में प्रवेश किया था। निस्संदेह तियान्युआन महाद्वीप में सबसे मजबूत इंसान है। उनकी टकटकी एक बाज की तरह तेज थी। प्रत्येक संप्रदाय से एक एक करके शक्तिशाली पुरुषों के चेहरे पर झाड़ू। उन्होंने कहा, मैं कुछ और नहीं कहूंगा। मेरा मानना है कि आप सभी ने अपने संबंधित संप्रदायों में तियानफू संप्रदाय के पास तियानही रक्षा लाइन में बदलाव के बारे में सुना है। वे राक्षस अब रक्षा क्षेत्र में बेचैन हो गए हैं, यहाँ तक कि बड़े पैमाने पर हमारे क्षेत्र पर आक्रमण कर रहे हैं और हमारे लोगों का वध कर रहे हैं। अगर हम उन्हें जारी रखने की अनुमति देते हैं तो मुझे डर है कि हमारी मानव जाति को और भी अधिक हताहतों की संख्या से पीड़ित होगा। इसलिए हमें तियानही पर आक्रमण करना चाहिए, इससे पहले कि राक्षसों की अगली लहर तियानही के बचाव और उन राक्षसों पर सटीक क्रूर बदला लेने पर आक्रमण करे जिन्होंने हमारे लोगों को मार डाला है। वांगशेंग के शब्दों को सुनने के बाद इन संप्रदायों के शक्तिशाली पुरुष धर्मी आक्रोश से भरे हुए थे। वे चाहते थे कि वे तुरंत पंख उग सकते हैं और पागल नरसंहार को पूरा करने के लिए आकाश के समुद्र में भाग सकते हैं और उन राक्षसों का बदला ले सकते हैं जिन्होंने मानव क्षेत्र पर आक्रमण करने की हिम्मत की। उन्होंने वांगशेंग स्वाभाविक रूप से देखा कि ये लोग क्या करने के लिए तैयार थे। उन्होंने भीड़ पर अपना हाथ लहराया और गहरी आवाज में कहा, मुझे पता है कि आप सभी राक्षसों से बदला लेने के लिए तियानही जाने के लिए उत्सुक हैं। हालांकि अमेरिकी मनुष्यों और राक्षसों के बीच ये युद्ध पिछले छोटे पैमाने पर झड़पों से अलग है। ये दो दौड़ के बीच एक बड़े पैमाने पर संघर्ष है, इसलिए हमें एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण लेना चाहिए और एक सावधान योजना बनानी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। जब वह वांगशेंग धर्मी गठबंधन सम्मेलन को आयोजित करने के लिए तियान्युआन महाद्वीप में सभी बड़े और छोटे संप्रदायों से शक्तिशाली पुरुषों को इकट्ठा कर रहा था, वह युआन अपनी गुफा में गोल्डन कोर मंच तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। उनके भौतिक शरीर और आत्मा को नींव निर्माण चरण के शिखर पर खेती की गई है, इसलिए वह गोल्डन अमृत चरण के माध्यम से तोड़ने से केवल आधा कदम दूर है। हालांकि जिंदन स्टेज और फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पूरी तरह से दो अलग अलग दुनिया हैं। यहाँ तक कि अगर वह फाउंडेशन बिल्डिंग के 9वें चरण के चरम पर है तो उसकी लड़ाकू शक्ति अभी भी 10 या दर्जनों बार गोल्डन अमृत के पहले चरण की तुलना में कम है। वास्तव में तलवार अमर की पूरी मूल दुनिया को देखते हुए नियत नायक जू जियांग को छोड़कर, जिसे उन्होंने युआन के बारे में पढ़ा था, जिन्होंने एक बार वांगशेंग को चुनौती दी थी, जो कि गोल्डन कोर के 9वें स्तर पर थे, दो अमर कलाकृतियों की मदद से और नींव स्थापना के 9वें स्तर की स्थापना के आधार पर उन्होंने कभी भी एक दूसरे को नहीं देखा। कोई अन्य कारण नहीं है, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि दो स्थानों के बीच का अंतर, हालांकि एक चेस नहीं है, दूर नहीं है। विज्ञापन। फाउंडेशन स्थापना चरण में एक व्यक्ति के रूप में भले ही आप फाउंडेशन की स्थापना के 9वें चरण के चरम पर पहुंच गए हो और गोल्डन कोर चरण के माध्यम से तोड़ने से केवल एक कदम दूर हो, आपको केवल एक मास्टर कहा जा सकता है। जब आप गोल्डन एलिक्सिर को संघनित कर चुके हैं और गोल्डन एलिक्सिर चरण के माध्यम से टूट गए हैं, तो क्या आप एक शक्तिशाली व्यक्ति कहलाने के लिए योग्य होंगे। तथाकथित महान शक्ति उस शक्तिशाली व्यक्ति को संदर्भित करती है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माण को इकट्ठा किया है। दूसरे शब्दों में, केवल जब एक मानव कल्टीवेटर गोल्डन कोर चरण के माध्यम से टूट जाता है तो उसे खेती का एक मास्टर माना जा सकता है। जब भी जिदान चरण में इस तरह का एक शक्तिशाली व्यक्ति एक छोटे या मध्यम आकार के संप्रदाय में रखा जाता है तो वह निश्चित रूप से संप्रदाय के मास्टर या एल्डर की तरह होगा। यहाँ तक कि वांसियन संप्रदाय और पेंगलाई मंडप जैसे सबसे बड़े संप्रदायों में से एक में जिदान चरण निश्चित रूप से एक बड़े या एक शाखा शिखर के मास्टर के रूप में सेवा करने के लिए पर्याप्त है। वह युआन एक कुटियन पर क्रॉस लेग किया, पूरा व्यक्ति ध्यान की गहरी स्थिति में प्रवेश किया है। जिफू में जेनेक्सियन पैलेस में चेंग तियायाओ का क्लोन बहुत पहले नहीं एक गहरी नींद में गिर गया क्योंकि उसने स्नैक डेमन किंग बावेई को घायल करने के लिए जेनेक्सियन पैलेस में हेरफेर किया था। इसलिए जब वह गोल्डन कोर स्टेज के लिए प्रयास कर रहा था तो वह केवल अपने सुंदर मास्टर लिंग मियाओ परी से उसे बचाने और मार्गदर्शन करने के लिए कह सकता था। फेयरी लिंग मियाओ ने उन्हें गोल्डन एलिक्सिर को संघनित करने की तकनीक सिखाई और फिर खड़े होकर अपने रक्षक के रूप में काम किया क्योंकि वह गोल्डन अमृत मंच पर पहुंच गया। उन्होंने युआन ने इस डैनजेगोंग पद्धति का अनुसरण किया जो कि क्यू है डेंटियन में आध्यात्मिक ऊर्जा को बार बार जुटाते हुए इसे डेंटियन में एक सुनहरे अमृत में संघनित करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने सैकड़ों बार यह कोशिश की है लेकिन परिणाम संतोषजनक नहीं है। सच्चाई ये है कि उसके सभी आध्यात्मिक निकाय के डेंटियन ने बहुत बड़ा विस्तार किया है। पूरे डेंटियन को एक सुनहरा अमृत में संघनित करने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक ऊर्जा भी बेहद विशाल है। यदि हम कहते हैं कि जब वह नींव निर्माण के चरण में था तो प्रत्येक उन्नति के लिए उसे जो आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता थी वह एक बड़ी नदी की तरह थी। तो इस समय अगर वह गोल्डन अमृत को संघनित करना चाहता है और गोल्डन अमृत चरण तक पहुंचता है तो उसे जिस आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता है वह निश्चित रूप से एक झील या यहाँ तक कि एक महासागर के रूप में भी है। इसलिए इस समय आध्यात्मिक बादल के ऊपर कंडेंस वह युआन के सिर ने लगभग पूरे यूहाई शिखर को कवर किया। आध्यात्मिक ऊर्जा के खंभे एक बच्चे की बांह के रूप में मोटे आध्यात्मिक ऊर्जा बादल से नीचे की ओर बढ़े हुए वह युआन के 8 असाधारण मेरिडियन से जुड़ने के लिए और बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा को पागल रूप से वह युआन के शरीर में ले जाया गया। गुफा के बाहर फेयरी लिंग मियाओ जो युआन की रक्षा कर रहे थे ने अपने सिर के ऊपर आध्यात्मिक बादल को देखा जो लगभग पूरे यूनिहाई शिखर को कवर करता था और उसके सुंदर चेहरे पर एक अजीब सा लुक दिखाई दिया। वह बड़बड़ाया, इस बच्चे को गोल्डन कोर स्टेज के पहले स्तर तक पहुंचने के लिए इतनी विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा बादल की आवश्यकता है। यदि वह गोल्डन कोर स्टेज के उच्च स्तर पर आगे बढ़ता है तो मुझे डर है कि हमारे वांसियन संप्रदाय के 12 उपचोटियों को भी पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम नहीं होगा। हम 3 या 4 घंटे तक इस तरह रहे। फेयरी लिंग मियाओ मदद नहीं कर सकते थे लेकिन उसकी सुंदर भौहों को भड़काते हुए यह सही नहीं है। वह अपने आप को चकित कर देती है और म्यूट कर जाती है। फाउंडेशन की स्थापना के चरण में एक सामान्य 9वें स्तर की खेती करने वाला हमारे वांसियन संप्रदाय के डैन यिनजू का अभ्यास करने के बाद सिर्फ 1 या 2 घंटे में एक सुनहरा अमृत कर सकता है। भले ही इस बच्चे के पास सभी आत्माओं का एक शरीर है लेकिन इस दायरे से गुजरने के लिए उसे जिस
आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता है वह एक साधारण कल्टीवेटर की तुलना में थोड़ा अधिक है, लेकिन उसे कोई भी प्रतिक्रिया दिखाने के लिए उसे 3 या 4 घंटे नहीं लेना चाहिए, है ना? उद्धरण चिन्ह। इस बारे में सोचते हुए फेयरी लिंगम याओ ने गुफा में अपनी आध्यात्मिक अर्थ की जांच की। ये पता चला कि वह युआन अभी भी उसके सिर के ऊपर आध्यात्मिक ऊर्जा के विशाल बादल को अवशोषित कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसके दांटियन में कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। फेयरी लिंगम याओ ने अपने दाहिने हाथ की वसंत प्यास जैसी जेड उंगलियों को बढ़ाया, उसकी ठुड्डी को छुआ और खुद को म्यूट कर दिया। शायद यह इसलिए है क्योंकि असंख्य आत्माओं के शरीर की सफलता के लिए आवश्यक आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत बड़ी है। मैं 1 या 2 घंटे देखने के लिए इंतजार करूंगा। तथापि 1 और 2 घंटे बीत गए और वह युआन जो गुफा में एकांत में था अभी भी आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के अपने पिछले आसन को बनाए रख रहा था। अभी भी उनके दांटियन क्यूई सागर में गोली को संघनित करने का कोई संकेत नहीं था। अब फेयरी लिंगम याओ अब भी नहीं बैठ सकते थे। वह खड़ी हो गई, अपनी पतली हरी स्कर्ट को चिकना कर दिया जिसे क्रॉस लेग बैठने से झुर्रियों से मिला। लंबे बालों का एक स्ट्रैंड उठा लिया गया जो उसके माथे के सामने हवा से गड़बड़ हो गया था। अपने कमल के पैरों के साथ आगे बढ़ा और सीधे युआन की गुफा में चला गया। इस समय पहली चीज जो उसने देखी जब उसने गुफा में कदम रखा तो वह युआन था जो गोल्डन कोर स्टेज तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। वह एक अथाह गड्ढे की तरह था, फिर भी उसके सिर के ऊपर आध्यात्मिक बादल से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। ये कैसे हो सकता है? क्या यह आदमी एक ग्लूटन है? फेयरी लिंगम याओ ने गहराई से डूब गया और अचानक अपने 5 इंद्रियों को इंजेक्शन लगा दिया जिसमें वह युआन के शरीर में उसके सामने था। लड़के की वर्तमान शारीरिक स्थिति का निरीक्षण करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे यह अजीब लगा कि उसकी वर्तमान 9वें स्तर की जिदान की खेती के साथ वह देखने में असमर्थ थी। वह युआन के माध्यम से जो अभी तक जिदान मंच पर नहीं पहुंचा था। क्या ये हो सकता है? ये ऑल स्पिरिट बॉडी की क्षमता है। फेयरी लिंगम याओ ने एक गहरी सांस ली। इस स्थिति में यह उसके लिए सुविधाजनक नहीं था कि वह अपने 5 इंद्रियों के साथ युआन को देखती रही। उसे यहाँ इंतजार करना पड़ा। युआन के शरीर में नए बदलावों की प्रतीक्षा कर रहा था। विज्ञापन। अंत में 8 घंटे तक इंतजार करने के बाद उसने आखिरकार देखा कि उसने युआन को देखा जो ध्यान में क्रॉस लेग बैठा था और उसका बाग शरीर अचानक हिल गया। तब उनके दांटियन क्यूई सागर में आध्यात्मिक ऊर्जा लग रही थी कि मामूली बदलाव आया है। वहां ऐसा लग रहा था जैसे एक शक्तिशाली आभा के साथ एक गोल वस्तु थी जो धीरे धीरे संघनित थी। क्या यह अमृत करने का समय है? जब वह ये देखा तो फेयरी लिंगम याओ का नाजुक शरीर कांप गया और उसकी सुंदर आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। वह बिना पलक झपकाए युआन को घूरता रहा। अपनी 5 इंद्रियों के माध्यम से वह स्पष्ट रूप से देख सकती थी कि वह युआन के दंतियन में आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा एकत्रित एक सुनहरा अमृत धीरे धीरे पैदा हो रहा था। बहुत बड़ा। जब फेयरी लिंगम याओ ने पहली बार गोल्डन एलिक्सिर को युआन के शरीर में संघनित देखा तो वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन अपना मुंह चौड़ा खोल सकती थी और आश्चर्य में लगभग रोई। वह युआन के शरीर में संघनित गोल्डन एलिक्सिर 2 गुना से अधिक मोटी थी जब वह पहली बार गोल्डन अमृत के पहले स्तर तक टूट गई थी, और यह अभी तक गोल्डन अमृत का अंतिम रूप नहीं है। ऐसा इसलिए था क्योंकि फेयरी लिंगम याओ स्पष्ट रूप से समझ सकते थे कि आध्यात्मिक ऊर्जा वह युआन के डेंटियन में इकट्ठा हुई थी अभी भी गोल्डन अमृत की ओर इकट्ठा हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि यह मजबूत हो रहा है। अंत में आधे घंटे से अधिक बीत गए। गोल्डन एलिक्सिर ने आखिरकार बढ़ना बंद कर दिया। अभी ये संघनित गोल्डन एलिक्सिर वास्तव में फेयरी लिंगम याओ द्वारा गठित एक के आकार का 1.5 गुना था जब वह अपने गोल्डन अमृत के पहले चरण में थी। क्या एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा में उतार चढ़ाव? वह युआन क्यूई के समुद्र में गोल्डन एलिक्सिर की पिटाई महसूस करते हुए लिंग मियाओ फेयरी का दिल मदद नहीं कर सकता, लेकिन प्रोब अगर उसने अपनी आंखों से यह नहीं देखा कि वह युआन ने सिर्फ गोल्डन एलिक्सिर को संघनित किया था और गोल्डन एलिक्सिर के पहले चरण के माध्यम से टूट गया था, तो उसने सोचा होगा कि उसके सामने वह युआन एक वरिष्ठ गोल्डन एलिक्सिर स्टेज मास्टर था जो गोल्डन एलिक्सिर के तीसरे या चौथे चरण में पहुंच गया था। जैसे ही अमृत का गठन होता है वह गोल्डन अमृत के तीसरे या चौथे स्तर की आभा के अधिकारी हो सकता है। यह कोई आश्चर्य नहीं है कि इस बच्चे ने एक पंक्ति में 10 घंटे के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा बादल को अवशोषित किया है। फेयरी लिंगम याओ ने गुप्त रूप से विचार किया। स्विश। इस समय उन्होंने युआन ने अचानक अपनी आंखें खोली। वह पल उसकी आंखों से चमकने वाली प्रतिभा जिदान मंच में शक्तिशाली पुरुषों की कुछ पुरानी पीढ़ी को भी भयभीत करने के लिए पर्याप्त थी। यहाँ तक कि गोल्डन कोर के दायरे के 9वें स्तर पर एक सर्वोच्च शक्ति लिंगम याओ फेयरी मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन जब उसने देखा कि युआन ने उसे बस दिया था तो उसने अपनी पलकों को चिकोटी दी। आप समझ सकते हैं, यदि वह युआन को अपनी खेती में सुधार जारी रखने के लिए अधिक समय दिया जाता है तो शायद यदि वह केवल गोल्डन कोर के चौथे या 5वें स्तर तक खेती करता है तो उसकी ताकत उसके साथ तुलनीय होगी। इस बारे में सोचो। फेयरी लिंगम याओ की आंखें जटिल हो गईं क्योंकि उसने देखा कि वह युआन को देखती है जो उसके सामने खड़ा था। उसने मूल रूप से सोचा था कि सभी आत्माओं का शरीर बहुत असाधारण था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसने अभी भी उसे कम करके आंका है। मालिक। उन्होंने युआन ने अपने चेहरे पर असंबद्ध आनंद की नजर के साथ फेयरी लिंगम याओ को झुकाया और कहा, धन्यवाद मास्टर, मेरी रक्षा करने के लिए। मैं आखिरकार गोल्डन कोर स्टेज के माध्यम से टूट गया हूँ। फेयरी लिंगम याओ ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, हालांकि आपकी खेती अब गोल्डन कोर स्टेज पर पहुंच गई है, फिर भी आपको इसे आगे बढ़ाने और इसी तकनीकों का अभ्यास करने की आवश्यकता है। मैं बाद में आपके लिए यह व्यवस्थित करूंगा। यह सही है, उन्होंने अचानक कहा। कल आपके पिता ने धर्मी गठबंधन का आयोजन किया और मुख्य हॉल में एक भव्य गठबंधन की बैठक आयोजित की। उद्देश्य ये था कि सभी धर्मी संप्रदायों से जिंदान मंच के ऊपर शक्तिशाली लोगों को इकट्ठा करना था जो संयुक्त रूप से तियानहई दानव कबीले को जीतने के लिए था। अब जब आपकी खेती गोल्डन कोर स्टेज पर पहुंच गई है तो यह आपके लिए एलायंस आर्मी में शामिल होने के लिए एकदम सही है और प्रशिक्षण के लिए दानव जनजाति के हार्टलैंड में गहरी मार्च करें। विज्ञापन।